माँ बोली ना पुलिया लोको, माँ बोली ना पुलिया, माँ बोली ना पुलिया लोको, माँ बोली ना पुलिया। राप में बरतानिया बिच दुबईया अमरीका, माँ बोली ना पुलिया लोको, माँ बोली ना पुलिया, माँ बोली ना पुलिया लोको, माँ बोली ना पुलिया। राप में बरतानिया बिच दुबईया अमरीका, माँ बोली ना पुलिया लोको, माँ बोली ना पुलिया, माँ बोली ना पुलिया लोको, माँ। आज का ये जो नुमाइंदा इजलास यहाँ पर बुलाया गया है, इसका मकसद ये था कि आज स्पीकर चैम्बर के अंदर मौजूदा वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब ने हमारे कायद जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के हवाला से जो गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की, हम उसकी भरपूर तरीके से शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ पर रोड ब्लॉक करके टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है, जो आज साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और मौजूदा वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के दरमियान गालम गलोच हुई। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में टायर जलाकर यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये किसी सूरत में भी काबिल बर्दाश्त नहीं है जी। ये एक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हो या पाकिस्तान का हो, उसका एक अपना स्टेटस है और हमारी आज़ाद कश्मीर असम्बली और ये एहसास किया है यहाँ से जो आज मनफी पैगाम गया है, तो इसके लिए हम बहुत पुरज़ोर अल्फाज में मज़ामत करते हैं। अपने कायद सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की जो तज़हीक की है मौजूदा वज़ीर आज़म ने, इस पर बहुत दुखिया हैं। इस दरवेश शख्स इंसान की तज़हीक हुई है, इनकी तज़हीक की है इस वज़ीर आज़म ने, और गालम गलोच तक हमारे पास भी खबरें आई हैं। तो हम वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मौजूदा तहरीक अमल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस नशेई शख्स से हमारी जान छुड़ाई जाए। ये रियासत की तज़हीक कर रहा है और इस शख्स को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी करवाया जाए और किसी दूसरे पार्टी के मेंबर को वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज किया जाए। नहीं कर सकते हैं। ये 11 बजे का टाइम है रात का, और ये सब कारकुन पीटीआई के ये रोड पर आ गए हैं। तो असल में ये जो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज का जो वाक़या हुआ है हम इसकी मज़म्मत करते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब 8 माह वज़ीर आज़म रहे। उनके दौरे हुकूमत में ना अपोजिशन को कोई प्रॉब्लम हुई, ना लोगों को प्रॉब्लम हुई, बल्कि रियासत भर के आवाम और अपोजिशन समेत सारे लोग बहुत खुश चल रहे थे। लेकिन ये जो मौसूफ अमरा मुसल्लत किए गए हैं, इन्होंने आते ही ना सिर्फ आवाम को तंग किया हुआ है, तामीर तरक्की का एक पहिया जो चल रहा था सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के दौर में, वो सारा के सारा रुक गया है। और उसके साथ साथ इन्होंने पार्लिमान के साथ, अपोजिशन के साथ, सबके साथ एक लामतराई बदतमीजी का सिलसिला शुरू कर रखा है। हालिया वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने खासी स्पीकर हाउस में, उन्होंने चैम्बर में उन्होंने बदतमीजी की, नाजायज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। तो उनको अपनी जो गुफ्तगू है इस पर कंट्रोल करना चाहिए। हम अपने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मुंतखब किया, ये ना तो इतना कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ना ये होश में होता है। ये दिन को भी एक नशा करता है और एक नशा ये रात को करता है। ये दोनों नशे वाला आज़ाद कश्मीर के ऊपर इन्होंने वज़ीर आज़म मुसल्लत कर दिया है। खुदा रहा हम अपने इमरान खान चेयरमैन को वास्ता देते हैं कश्मीरी कौम की तरफ से कि वो इसको फारग करें हालिया इसी दिनों में, नहीं तो हम पूरे आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा एहतजाज रखेंगे। 4 दाखिली रास्ते हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल होते हैं, वो बंद करेंगे और फिर जो है ना उसका एहतजाज बड़ा होगा, क्योंकि ये इस काबिल नहीं था ये आदमी, इसको आपने वज़ीर आज़म लगाया है। ये एक चपरासी रहना चाहिए था, क्योंकि ये सऊदी अरब में रहा है। तो सऊदी अरब में ये जो अरबियों के नीचे लोग रहते हैं ना, इनको कोई तामीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो अरबियों का इस्तेमाल लफ्ज़ करते हैं।
तो यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। हम नहीं ये कहते हैं कि सरदार अब्दुल कयूम न्याई साहब को वजीर आज़म लगाएं। पार्टी के अंदर काबिल लोग हैं, इससे काबिल हैं, इससे अच्छे हैं, और इसलिए इसको फौरी तौर पे आज की कॉल पे ये जो रात 11 बजे हम एहतजाज कर रहे हैं, ये हम नोटिस दे रहे हैं इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो साबिक हैं, उनको ये नोटिस दे रहे हैं कि फौरन इसका हल निकाला जाए, नहीं तो इसके रिजल्ट गलत होंगे। बाग साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर पर वज़ीर कानून की तरफ से हमले के खिलाफ नून लीग के कारकुनान का एहतजाज। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर पर असम्बली इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा वज़ीर कानून फ़हीम अख्तर रब्बानी की तरफ से हमले के खिलाफ बाग में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का हैदरी चौक में एहतजाज। टायर जलाकर चौक बंद कर दिया गया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलिका ताबवान, साबिक सदर अंजुमन ताजरान हाफिज तारिक, खुर्शीद आलम, राजा रियाज, नईम मिन्हास ने वाक़े की मजम्मत की। बाकी जानते हैं यूसुफ कश्मीरी की इस रिपोर्ट। JKTV देखने वालों को बाग जम्मू कश्मीर से यूसुफ कश्मीरी का सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं बाग के हैदरी चौक में, जहां पे मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो राजा फारूक हैदर साबिक वज़ीर आज़म पे PTI के वज़ीर कानून फ़हीम अख्तर रब्बानी की तरफ से किए गए हमले की मजम्मत कर रहे हैं। और उन्होंने इस वक्त रोड ब्लॉक कर रखी है और टायर जला कर रोड ब्लॉक कर रखी है, और हम इन्हीं से तफसील जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वाक़या किस तरह से हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आफ्ताब आवान साहब, जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं नून लीग के। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ है। ये आज आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून फ़हीम अख्तर रब्बानी ने रियासत जम्मू व कश्मीर के, मैं कहता हूँ कि हीरो और कायद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब जो तहरीक इस्तिक़ाक़ पे अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पे उन पे हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद मैं कहता हूँ कि रियासत भर के अंदर इस वक्त पूरी कश्मीरी कौम सरापा एहतजाज है। और इस वक्त मुजफ्फराबाद के अंदर, बाग के अंदर, पूरे पुंछ डिवीजन के अंदर लोग राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर के हक़ में उनके साथ हज़ारे यकजहती के लिए बाहर निकल आए। और इसी सिलसिले में इस वक्त हैदरी चौक के अंदर सारी ट्रैफिक जाम है और भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस मरहले पे रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर बड़ा रवादारी का खित्ता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों ने बड़ी रवादारी की मिसालें कायम की हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ कि दूसरे नंबर पे जिस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर बेहूदगी की है, वही बेहूदगी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर लाना चाहते हैं। लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर लोग बागारत हैं, बाहिम्मत हैं, उस कल्चर को आज़ाद कश्मीर के अंदर परवान नहीं चढ़ने देंगे। इसी सिलसिले में इस वक्त हमारा एहतजाज जारी है। अगर वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर और पूरी अपोजिशन से माफ़ी ना मांगी, तो हम उनके हुक्म के मुताबिक रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर अपनी इस पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दत की तरफ ही लेके जा सकते हैं। ये समझता हूँ कि ये जो कल्चर पाकिस्तान में इमरान खान ने फैलाया है, उसका आज इन्होंने आगाज़ किया है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। फारूक हैदर रियासत का बड़ा आदमी है। ये डाकू और चोर, ये पैसे की बुनियाद पे ये हुकूमत में आए हैं। अगर इन्होंने इसका इजाला न किया, अभी पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद बंद है, बाग हैदरी चौक में हमने शार्ट नोटिस पे दोस्तों को कहा यहाँ एहतजाज हो रहा है, अभी बड़ी तादाद में लोग आएंगे यहाँ, उस वक्त तक हम इसको बंद रखेंगे जब तक इसका इजाला नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत के ऊपर हमला है और रियासत के इदारों को और उन लोगों को सोचना चाहिए कि फारूक हैदर रियासत का नुमाइंदा है, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का नुमाइंदा है, और उसने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए पूरी दुनिया में उस मसले को उजागर किया है। उसके ऊपर हमला करना काबिल मजम्मत है। मैं एक बात कहता हूँ, गो तनवीर गो, गो तनवीर गो, गो वज़ीर कानून गो, गो वज़ीर कानून गो।
अगर ये गो न हुए तो रियासत भर में जो अभी चिंगारी उभरी है इसको कोई नहीं रोक सकता। इनको इस्तीफा देकर इनको कानून के हवाले करना चाहिए। जब तक ये बात नहीं होती मुस्लिम लीग नून को ये बात कबूल नहीं है। मैं आज़ाद कश्मीर की सारी जमातों को स्वाय PTI के सारी जमातों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जो इकदाम हुआ इसकी भरपूर मदद की है। बाग में मैं तारक साहब यहाँ आए थे, दिगर जो दोस्त हैं हमारे राजा रियाज साहब मौजूद हैं, मलक आफ्ताब साहब मौजूद हैं, सबील चुकता है, राजा इम्तियाज साहब, सारे लोगों का, आप साफियों का भी शुक्रगुजार हूँ। आप सोशल मीडिया के जो लोग यहाँ तशरीफ लाए आपने भी इसकी मदद की, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। जो लोग इस तरह का ये काम कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए मुश्किलात होंगी, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी आप नहीं निकल सकेंगे। ये मैं कहता हूँ कि उससे पहले इसका इज़ाला होना चाहिए। अगर ये न हुआ तो बहुत खतरनाक बात होगी। यहाँ पे असम्बली के अंदर हमला हुआ, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। फारूक अदर रियासत का एक बड़ा आदमी है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है और इस रियासत के लिए, इस मुल्क और कौम के लिए और इस मज़हब के लिए उसकी बड़ी खिदमत है। खुसूसन जो ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने जो है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर कानून साज़ी की, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है। कोई भी सियासी जो है लीडर हो, चाहे वो PTI का है, चाहे नून लीग का है, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है या पीपल्स पार्टी का है और किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर इस तरह जो है ना लोग, जो नए लोग पहली दफ़ा असम्बली में आए और हादसाती तौर पे आए, वो अगर इस तरह का इकदाम करेंगे तो ये काबिल मजम्मत है और ये रीत नहीं पड़नी चाहिए। आज अगर फारूक अदर बाइज़्ज़त नहीं है तो कल और भी कोई जो है ना वो बाइज़्ज़त नहीं रहेगा। इस रियासत का एक हमारे इलाके की कुछ रवायात है, यहाँ रस्म व रवाज है, इज़्ज़त एहतराम है, एक दूसरे का लिहाज है और वो चीज़ जो है ना इस रियासत से ख़त्म नहीं होनी चाहिए और ना ही हम ख़त्म करने देंगे। तो मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं ये अपील करता हूँ कि फौरी तौर पे उस जो वज़ीर है उसको जो है वो उस वजारत से उसको हटाया जाए और अमलन व असम्बली में वो माफ़ी मांगे और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। फारूक अदर साहब पे जो हमला किया गया है यकीनन ये बेहूदगी का मुजाहरा किया गया है और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की दहशतगर्दी और रियासत के अंदर मतलब है इतने बड़े आदमी को जो कि इस वक्त मतलब कश्मीर इशूज़ पे एक नामी गिरामी शख्सियत के तौर पे जाने बजाने जाते हैं और आज़ाद कश्मीर भर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक बड़े आदमी हैं। सियासतदानों को अगर इस तरीके से रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की गुंडागर्दी की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये काबिल मजम्मत है और इस वक्त तो ये फौरी तौर पर मतलब चूँकि अभी थोड़े ही मतलब देर पहले इस तरह की मतलब इत्तला मिली है, तो जब ये इस तरह की सूरत मतलब आज़ाद कश्मीर भर में रियासत के लोगों को इसका इल्म हो जाएगा तो ये फिर हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से हुकूमत चलाने में वो जो है ना इनको रुकावटें पैदा होगी और कल ये कहेंगे कि मतलब मुस्लिम लीग नून के तरफ का लोग जो हैं वो इस वक्त मतलब हुकूमत के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर वो होश में तो नहीं होते, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई होश में हो तो उन्हें इस पर खुद कोई एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये गुंडागर्दी का खात्मा हो सके। रियासत के बावकार और रियासत के सबसे बड़े पोर्टफोलियो पे रहने वाले हमारे आज़ाद कश्मीर के रियासत के अंदर एक मुनफरद मकाम रखने वाले राजा फारूक अदर साहब पे आज असम्बली के अंदर आजकल के जो ये नौमौलूद चंद में ओछे और शोधापुन जो लड़के आजकल असम्बली के अंदर आए हुए हैं उसकी भरपूर मज़ामत करता हूँ। आज के इस एहतजाज की वसातत से ये बावर करवाता हूँ कि अगरचे उन्होंने इसी तरह की रवश रखी तो उनका हर ज़िला के अंदर 10 अजला के अंदर अपने अपने चौकों चौराहों में एहतजाज करके इनका दफातर के अंदर और इनका बिलखुसूस अपने अजला के अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। और MSFN मर्कज़ी क़यादत की तरफ से ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि अगरचे इसकी जायज़ फोरम पे इसका अज़ाला ना किया गया तो हम हर जायज़ फोरम पे जाने के लिए हरगिज़ तैयार रहेंगे। शुक्रिया।
समझो हमने भुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया। सबसे पहले तो मैं सरदार मराद आपका शुक्रिया और आपके JKTV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका बख्शा के हम आपसे गुफ्तगू करें सरदार फ़हीम अकरम शहीद के बारे में। तो सरदार फ़हीम अकरम शहीद मेरे कॉलेज फेलो और मेरे करीबी दोस्तों में से था। वो हमेशा रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जदोजहद करता रहा और बेहतरीन और बेमिसाल इंसान था वो। उसने सारी ज़िंदगी जवानी में जितनी भी उसने जदोजहद की वो अपने रियासत की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए की और इसी जदोजहद में वो अल्लाह को प्यारा हो गया और इसी राह में वो शहीद हुआ। तो क्या समझते हैं उनकी जो जदोजहद थी, सीज़ फायर लाइन ने तोड़ी, कॉलेज के अंदर जो है वो उस वक्त की जो तलबा तंजीम थी NS है उसको स्ट्रेंथन किया, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? सरदार फ़हीम अकरम शहीद ने NSF के प्लेटफार्म से सियासत कर रहे थे वो, और बेहतरीन उस वक्त वो मतलब वो लीडर थे NSF के, स्टूडेंट लीडर थे वो मतलब बाग के अंदर, और उनका इंतहाई अच्छा करेक्टर का मालिक था वो मतलब और बेहतरीन इंसान था। जब बॉर्डर लैंड NSF ने कॉल दी तो उसमें वो पेश रहा और बॉर्डर लैंड पे गया। उसके बाद उसकी जदोजहद में जब 1990 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जब उसने मकबूजा कश्मीर में अपनी तहरीक का आगाज़ किया तो हमारा रेडा में एक कैंप होता था। तो सरदार फ़हीम अकरम शहीद क्योंकि मेरे करीबी दोस्त थे तो वो इस वजह से हमारे पास कैंप में वक्तन फ़क्तन आते रहते थे और इस मौजू पे हमारी बेभाव गुफ्तगू होती रही और हमेशा वो आज़ादी की तड़प दिल में रखता था। और एक वक्त में वो ये भी चाहता था कि मैं पार जाऊँ, उसके अंदर मतलब बड़ी तड़प थी, मुमकिन है वो शहीद न होते इस राह में तो वो पार भी चले जाते, लेकिन उस वक्त बस अल्लाह को ऐसा ही मंजूर था कि वो इस रास्ते में शहीद हो गया और सारी ज़िंदगी अपनी जदोजहद में मसरूफ़। 26 सितंबर को फ़हीम अकरम शहीद की जो है बरसी है, और जो कौम और जो शहीद होता है वो सियासी तंजीमों का नहीं होता बल्कि वो कौम का सरमाया होता है। तो इस हवाले से जो लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखो कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो इस सिलसिले में जो 26 को मतलब सरदार फ़हीम अकरम शहीद की बरसी हो रही है तो मैं बाग के लोगों से खुसूसन इसलिए कि शहीद किसी एक का नहीं होता है या एक घराने का नहीं होता है, शहीद सारी कौम का होता है। तो लोगों को जोक दर जोक उसकी बरसी में शिरकत करनी चाहिए और उसको बेहतरीन खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो उसने अपने रियासत के लिए मुकम्मल आज़ादी और मुख्तारी के लिए। बहुत शुक्रिया मुराद अनवर साहब और आपके साथ JKTV जो आपका प्रोग्राम है उसका हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, बात करने का मौका दिया। तो फ़हीम अकरम शहीद के हवाले से मैं जब उनकी शहादत हुई तो उस वक्त मैं तो बहुत छोटा था, और जो हमने सुना अपने दोस्तों से अपने बुजुर्गों से कि वो एक दिलेर आदमी और इस रियासत की जंग लड़ता रहा, वो हक और सच की बात करता रहा, हर जगह पे वो खड़ा रहा इस रियासत के लिए, और उसने अपनी पूरी जवानी जो इस जो नज़रिया था खुद मुख्तारी इसके लिए उसने सर्व किया, और फिर वो एक हादसे में वो शहादत का रुतबा पा लिया उन्होंने। तो ये जो उनकी 26 तारीख को जो उनका प्रोग्राम है जो बरसी का, तो मैं बिला जमात तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो बिला जमात क्योंकि जो शहीद होता है वो पूरी कौम का शहीद होता है, कोई भी जो शहीद होता है उसके लिए कौम उनके पीछे खड़ी होती है और उनको हमेशा याद करती है।
तो इसमें वो बिला रंग और नस्ल और जमात तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो 26 तारीख के प्रोग्राम में फ़हीम अकरम साहब की जो बरसी है उसमें शामिल हों और उनको खराज अकीदत पेश करें ताकि वो जो हमारा हक बनता है वो हम अदा कर सकें। इसी तरह नेशनलिस्टों का जो जहाँ भी है ये जो मतलब तहरीक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जिस तरह पार इस वक्त कश्मीर में यासीन मलिक साहब ने लिबरेशन फ्रंट के, वो हम दूसरे हम सियासी जमातों से भी तल्ले रखते हैं और वो हमारे कौमी हीरो के तौर पर इस वक्त बात सब किए जाते हैं क्योंकि वो पूरी रियासत की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो बिला जमात बिला तफरीक वो इस प्रोग्राम में शिरकत करें और उनको खराज अकीदत पेश। शुक्रिया मराद साहब। इस वक्त NSF के साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सरदार फ़हीम अकरम शहीद की 31वीं बरसी नेशनल अवामी पार्टी और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ाहिर एहतमाम बाग शहर के अंदर 11 चौक के अंदर बनाई जा रही है। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का 5 अगस्त का जो एक्ट था जिसमें उसने कश्मीर की खुसूसी शनाख्त को ख़त्म किया, रियासत कश्मीर की खुसूसी शनाख्त को और स्टेट सब्जेक्ट रूल को मुअत्तल किया, वही इकदाम लेके पाकिस्तान इस वक्त पर 15वीं तरमीम आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस छोटे से खित्ते में करना चाहता है। इस हवाले से लेकर आवाम के अंदर एक बहुत बड़ा इज़्तिराब मौजूद है। आवाम चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हैं, किसी भी तरह के नज़रियात रखते हैं, वो कश्मीर की वहादत पर और कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ऐसे हालात में सरदार फ़हीम अकरम शहीद की बरसी बनाई जा रही है जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए और यहाँ पर अवामी हकूक़ के लिए अपनी जान आफरीन के हवाले की, तो उनकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। हम इस मौके पर तमाम पार्टी के लोगों को बिला तखसीस पार्टी रंग नस्ल आवाम को दावत देते हैं कि वो आएँ और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें ताकि कश्मीर इशू के हवाले से कोई मुश्तरका लायामल दिया जा सके कि कश्मीर का इशू कैसे सॉल्व हो सकता है, इसकी इबादत को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इसकी इबादत पे या इसके जो आज़ाद कश्मीर का जो स्टेटस है इस पर जो खतरात मंडरा रहे हैं उनको उन साजिशों को कैसे बेनकाब किया जा सकता है। इस हवाले से हम दावत देते हैं कि हम तमाम लोग आएँ। हम बिलखसूस ने यहाँ बाग के अंदर जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है उनको दावत देते हैं, वो भी अपने व्यूज़ रखें। वहाँ पे तमाम तरह की जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं वो आएँ हमारे प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में आके अपने व्यूज़ रखें, अपनी राय दें और हम वहाँ पे मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं, मेज़बानी कर लें। शहादत है इस हवाले से क्योंकि इनकलाबी शऊर की तर्जुमान जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जिसका क़याम 1966 में तलबा हकूक़ रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जदोजहद उसकी इस खित्ते के अंदर जो तवील जदोजहद है उसी का एक तसलसल आज रियासत जम्मू कश्मीर पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो रियासत जम्मू कश्मीर की बंदर बांट और तकसीम के हवाले से है, तो इस तकसीम के ख़िलाफ़ जो फ़हीम अकरम शहीद और गुलनवाज भट्ट की क़यादत में 1990 के अंदर जो इस उन्होंने जो वकील है इस रियासत जम्मू कश्मीर की पहुँची वो उस वक्त के सदर गुलनवाज भट्ट और सेक्रेटरी जनरल फ़हीम अकरम शहीद की क़यादत में हज़ारों नौजवानों को कोर्ट के मुकाम पर पहुँच के इस खूनी लकीर को अपने कौम तले रौंदा और दुनिया को ये पैगाम दिया कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो जबरी तकसीम है कोई भी कश्मीरी इसे कबूल नहीं करता। आज फ़हीम अकरम शहीद की बरसी पे हम ये यूम शहादत के मौका पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के इनकलाबी दोस्त और इस खित्ते के अंदर जो सबसे बड़ी रवायत है ज़िंदा है, कोई भी ताले आज़मा रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम नहीं कर सकता और ना ही रियासत जम्मू कश्मीर की बंदर बांट कर सकता है। हम ये पैगाम पूरी दुनिया पे पहुँचाना चाहते हैं जहाँ जहाँ पे भी आज़ादी पसंद लोग हैं कि फ़हीम अकरम शहीद क्योंकि उसका तल्लुक़ जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से था, लेकिन शोधा की तंजीमें सियासी तंजीमें नहीं हुआ करती बल्कि कौमें हुआ करती हैं। फ़हीम अकरम शहीद एक कौमी लीडर है और उसे कौमी लीडर के तौर पे देखा जाए और
26 सितंबर को पूरी दुनिया के अंदर और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जहाँ फ़हीम अकरम के फॉलोवर हैं, जहाँ जहाँ भी आज़ादी पसंद हैं, वो फ़हीम अकरम शहीद का जुम्मे शहादत जुम्मे तजदीद आयत के तौर पर बनाएंगे, क्योंकि उसने अपने अमली जदोजहद में इस रियासत की ऊपर जो जबरी तकसीम थी उसको अपने पांव तले क़यादत में रौंदा था, और यकीनन आज भी उसी जदोजहद को लेकर यहाँ आज़ादी पसंद जदोजहद कर रहे हैं। कहेंगे आप? हम ये समझते हैं कि पहली बार जब सीज़फायर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने भी जो कॉल दी थी नज़र के अंदर, लेकिन वो वाहिद नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन तलबा तंजीम है जिसने सीज़फायर को क्रॉस किया। 30 साल पहले बड़े बाजार में एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है, और उस नौजवान का जुर्म ये था कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी, खुदमुख्तारी और खुशहाली चाहता था। वो चाहता था कि माशरे से जुल्म, जबर, गुलामी और इस्तिसाल का खात्मा हो। इसी जुर्म की पादाश में उनको शहीद कर दिया गया, और उनकी जो तंजीम है जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, वो हर साल 26 सितंबर को पूरे JK के अंदर उनकी बरसी बनाते हैं, और हम बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ खड़े होते हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की बात करने वाला हर नौजवान हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है और काबिल कदर है। तो मैं ये दोस्तों से कहूँगा, नौजवानों से ये कहूँगा कि अपनी तमाम तर जो है वो मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए ये जो शोधा हैं ये हमारा कीमती असासा है, और मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं के सदक़े से ये जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। जैसे मकबूल भट्ट शहीद ने कुर्बानी की, उसके बाद इशफाक जीवानी, शबीर सदी की, और एक लंबा सिलसिला चला, उसी की एक लड़ी जो है वो आगे चलती है। और यहाँ पे जो साम्राज्य ने फ़हीम अकरम को शहीद किया, तो वो ये समझते थे कि शायद हम इनको कत्ल करके, इनको शहीद करके तो इस नज़रिए को दबा लेंगे, इस सोच को दबा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मकबूल भट्ट ने भी अपने आखिरी इंटरव्यू में यही कहा था कि अगर भारत ये समझता है कि मेरी मौत से कश्मीर की तहरीक को दबा लिया जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है, बल्कि मेरी मौत से ही हकीकी मानों में आज़ादी की जद्दोजहद शुरू होगी। तो ऐसा ही हुआ कि उसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया में जो मुहिब वतन कश्मीरी हैं, जो उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के इस मसले को ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया, और उसी की ये कड़ी थी कि फ़हीम अकरम शहीद वही अलम लेके आगे चल रहा था और साम्राज्य ने उसको शहीद किया। तो उसके बाद एक बड़ी कुव्वत जो है वो बाग में एक बड़ा एलिमेंट जो रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुदमुख्तारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और इंशाअल्लाह हम रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुदमुख्तारी तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम फ़हीम अकरम समेत तमाम शुहदा को खराज अजीज है जो कि हमारा पड़ोसी भी है, हमारे इलाके का है, और इसने साथ होकर हमारी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीज़ फायर के इंतहाई करीब वाक़या इलाका सेर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह चौधरी मोहम्मद बशीर जो क्रॉसिंग पॉइंट 33 रोड की तरफ जाती है। यहाँ पर महकमा शाहरात के कुछ एहलकार, एक इमारत थी जो नूरुल मुस्तफ़ा मस्जिद के नाम से मंसूब थी, वो कुछ रोज़ कबल उस पर लंटर डाला गया था, उस पर छत डाली गई थी। आज उसकी मिसमार्गी का अमल जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SDO शाहरात, उनसे जानते हैं कि ये जो मिसमार्गी आप का महकमा कर रहा है असल इशू है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो मस्जिद है ये तकरीबन 4 या 5 रोज़ कबल इसका जो छत है वो पड़ा है, और आज आपका महकमा इसको मिसमार कर रहा है, असल में है क्या मसला, शहीद कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मस्जिद तामीर कर रहे थे यहाँ लोग, ये हाईवे एक्ट के खिलाफ वर्जी है। इनको हमने पहले नोटिस दिया कि ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं आप, तो उन्होंने विद 2 NOC ये लेंटर डाला, तो इसलिए हम इसको मसमारी कर रहे हैं।
سر اس شاہراہ پہ بے شمار جگہوں پہ جو ہیں تجاوزات ہیں، وہ محکمہ اس طرح اس نے سٹیپ نہیں اٹھایا، تو یہ تو ایک مسجد تھی، ایک دین کا کام ہو رہا تھا، پھر اس پہ لنٹر ڈالا گیا، اس کو شہید کیا جا رہا ہے، تو یہ ایشو نہیں بن رہا ہے، یہ عوامی ایشو؟ جی دیکھیں، مسجد ہو ظاہر ہے کچھ بھی ہو، لیکن ایک رولز ہے، قانون ہے، ہائی وے ایکٹ ہے، اس کے جو بھی خلاف ورزی کرے گا تو باقی بھی جو انشاءاللہ ہے خلاف ورزی کرتے ہیں اس کو ہم مسمار کریں گے۔ تو یہ اس روڈ پہ بے شمار تجاوزات ہیں، آپ حجیرہ سے اگر اس کو دیکھیں تو کراسنگ پڑتے روڈ تک دائیں بائیں تجاوزات پہلے بھی ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہوئی ہیں، کیا ان کا بھی اس طرح کا ان کے اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ جی سب کا ہم نے ایکشن لیا ہوا ہے، نوٹس دیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جو قانون کے مطابق سب کی ہم مسماری کریں گے۔ تو ویسے ہی لوگوں کو ہم آپ کے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ ہائی وے ایکٹ کو مد نظر رکھے، سر انکروچمنٹ نہیں کریں۔ کتنا جو ہے وہ سڑک کے دائیں بائیں جگہ چھوڑنی چاہیے؟ یہ جو ہماری مین روڈ ہے اس سے سینٹر لائن سے 40 فٹ جو ہائی وے ایکٹ ہے دونوں طرف سے؟ جی سینٹر لائن سے دونوں اطراف، اس میں جو بھی ہے وہ انکروچمنٹ میں آتا ہے، تو ظاہر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو ریموو کرتے ہیں۔ ناظرین یہ تھے محکمہ شاہراہ کے ایس ڈی او جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی ہے ان سے موقف جانے کہ اس پہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیز فائر لینڈ کے انتہائی سامنے واقع علاقہ سیر میں، جہاں پر جامعہ مسجد نور مصطفیٰ کا کچھ روز قبل چھت ڈالا گیا تھا، اس جگہ پر موجود ہوں۔ آج صبح انتظامیہ حجیرہ اور محکمہ شاہراہ کے ذمہ داران نے اہلکاران اس مسجد کی چھت کو، اس کے کچھ حصے کو شہید کیا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے معززین علاقوں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیوں ہوا اور کیا ایشو ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ایشو ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ایشو یہ ہے کہ دیکھ لیں ہم روڈ سے جو ان کی بتی لگی ہے اس سے پیچھے ہیں، یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، بابری مسجد کے بعد یہ دوسرا واقعہ آزاد کشمیر کے اندر آیا ہے۔ ایسا واقعہ نہیں ہو جائے، مسجد کو شہید کرنا مسلمان ایمان والے کو تو حق بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تجاوزات ہے، چونکہ یہ سڑک ہے مین بڑی شاہراہ ہے اور اس کے آگے آپ نے تجاوزات کر کے اس کو تعمیر کیا ہے۔ جناب محترم یہ جو ان کی بتی لگی ہے ہم ان سے پیچھے ہیں، نہ انہوں نے ان سے معاوضہ لیا ہے، کوئی بھی گاڑی نہیں یہاں سے رکتی ہے۔ اس علاقے کے اس سڑک کے دائیں بائیں ہزاروں قسم کی دکانیں اور مکانات بالکل ساتھ ہے، یہ ساتھ جو ساتھ میں پل ہے، ایک سکول ہے، اس کے ساتھ بلڈنگ بہت بڑی 3 منزلہ بلڈنگ اے سی صاحب کی موجودگی میں بنی ہے، اور یہ جو مسجد شہید ہوئی ہے، یہ مسجد شہید کی گئی ہے، یہ اے سی صاحب کا گھر بھی اس کے قریب ہی ہے۔ کیا پتا ان کو خوف تھا کہ اس مسجد کی آواز ان کے گھر تک جائے گی۔ اچھا انہوں نے کہا، یہ کہنا ہے، میری بات ان سے ہوئی ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ اس میں ایک نالا گزرتا ہے چھوٹا سا جس کو کسی کہتے ہیں، یہ ایک تو اس پہ آپ نے بنائی ہے اور ساتھ یہ سڑک ہے مین کے ساتھ بنائی ہے، اور آنے والا جو وقت ہے یہ چونکہ ایک معاشی ہب بننے جا رہا ہے، اس کے آگے یہ رکاوٹ تھی۔ یہ جو آپ کروٹ کے والے سے کہہ رہے ہیں، یہ 2 فٹ سڑک والوں نے کروٹ دیا ہوا ہے، ہم نے آگے اس کو 25 فٹ چھوڑا ہوا ہے۔ محکمہ شاہراہ کہتا ہے کہ یہ 28 فٹ تھا، لیکن انہوں نے خود اس کو 2 فٹ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ پورا ایریا ہم نے اوپن کیا ہوا ہے، بلکہ 25 فٹ کے پیچھے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور شاہراہ والے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے جی، اے سی صاحب کی وجہ سے یہ بات یہ انہوں نے کہا جی ہم نے مارچ کو ان کو یہ نوٹس دیا تھا، انہوں نے مجھے نوٹس دکھایا کہ یہ اس طرح کی یہ جو تجاوزات ہے یہ کر رہے ہیں، آپ ہم تعمیر نہ کریں۔ یا آپ شاہراہ والوں جو نوٹس دیا تھا وہ کہہ رہے تھے آپ پیچھے جائیں، لیکن ہمیشہ جو قانون آئین ہے شاہراہ والوں کو دائیں طرف سے سڑک کو کشادہ کرتے ہیں، بائیں طرف سے کبھی سڑک نہیں ہوا۔ دوسرا یہ 50 فٹ کا نالا ہے، نیچے سے کون دیوار لا کے آئے گا، اور یہاں اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ سامنے سے اتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو ہٹانے نہیں دیا تھا۔ یہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے اللہ کے گھر کے ساتھ زیادتی کی ہے، عوام علاقوں کی پیسوں سے ہم نے یہ مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، اور یہ اس کو مسجد کے اللہ کو گھر کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر حجیرہ ولید صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ سر آج صبح ایشو بنایا ہے کہ سیر کے مقام پر ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی نور المصطفیٰ، اس کو شہید کیا گیا، اس کے کچھ جو حصہ ہے وہ شہید کیا گیا۔ وہاں پر کچھ لوگوں کا کچھ احتجاج بھی تھا جنہوں نے بنائی ہے کہ یہ تھے کہ یہ خدا کا گھر ہے، اس کو اس طرح کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو سر اصل میں صورتحال ہے کیا، اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ میرا موقف لینے آئے۔ میں سب سے پہلے آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، وہ میرا گاؤں ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جتنی بھی قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں ان کو آزاد رکھا جائے تاکہ کل طوفانی بارشوں کے سلسلے میں جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے. تو یہ جو جگہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ کسی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کسی کہتے ہیں. آبی گزرگاہ قدیم اور بندوبست کے اندر یہ وہ تو کہتے ہیں یہ ہماری ملکیتی زمین ہے. 22 فٹ کسی ہے. ہم نے نشاندہی کی ہے, میں وہاں پہ خود گیا ہوں, پورا میرا محکمہ گیا ہے. تو 22 فٹ کسی ہم نے نکالی ہے جس کے اوپر یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اور 4-5 فٹ ہم نے واگزار کروا کے, یہ جو پہلی نیچے والی منزل ہے اس میں, تو باقی ہم نے جہاں پہ خطرہ نہیں تھا کہ پانی اتنا اوپر جائے وہ ہم نے ان کو چھوڑا ہے, جس کے اوپر ابھی تک وہ مسجد کھڑی ہے. باقی ہم نے واگزار کروایا ہے, کچھ جو تعمیر ہوئی تھی وہ ٹوٹا ہے. جہاں تک یہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ مسجد شہید ہوئی ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. آپ بھی وہاں پہ دیکھ آئے. دوسرے مرحلے میں انہوں نے ان سے ایک چیز طے ہوئی ہے کہ جب آپ لینڈر ڈالیں گے تو جو ہائی وے ایکٹ ہے اس کے اوپر آپ پورا عمل درآمد کروائیں گے کہ جو سینٹر سے, روڈ کے سینٹر سے 40 فٹ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن 40 فٹ نہیں, لیکن کم سے کم ہم نے ان کو مسجد کے تقدس کو دیکھتے ہوئے کہا جی کہ آپ پیچھے کریں گے اس کو, اور ایک بات طے ہوئی. لیکن پھر انہوں نے شٹرنگ کی, خلاف ورزی کی ایک بات طے کر کے, اور دوبارہ ہم نے ہائی وے والوں سے اپنی گینگ بھیج کے وہاں پہ شٹرنگ اکھاڑی, اور یہ طے ہوا کہ اب آپ اس پوائنٹ سے پیچھے اپنا لینڈر ڈالیں گے. لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک بات طے کر کے پھر جب یہ جو گزشتہ اتوار تھا چھٹی والے دن انہوں نے وہاں پہ لینڈر ڈالا ہے, اور جب میرے علم میں آیا میں نے خود وزٹ کیا, ہائی وے والے میرے پاس آئے, انہوں نے کمپلین کی اور میں نے خود وزٹ کر کے تو ان کو کہا کہ محدود سا ایک رقبہ ہے, زیادہ سے زیادہ 4 فٹ, ہارڈلی 4 فٹ ہوگا کہ جو مین روڈ سے ہم پیچھے کر رہے ہیں, کہ کل فیوچر میں دیکھیں وہ اس نے مین روڈ بننا ہے, وہاں پہ تجارتی مرکز ہے, LOC ہے, کل انشاءاللہ اس نے کشادہ ہونا ہے. تو وہ ابھی ہم اس کو پیچھا کر رہے ہیں, تو اس میں بالکل صداقت نہیں ہے. سر ایک وہاں پر ایشو یہ ہوا کہ یہ جو مسجد تھی اس پر فوراً ایکشن کیا گیا. اس روڈ پہ چونکہ یہ بڑی مصروف روڈ ہے اور آنے فیوچر میں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ تجارتی ہب بننے جا رہا ہے یہ علاقہ, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر اور بھی اس طرح کی تجاوزات ہو رہی ہیں لیکن فوراً ایکشن نہیں کیا گیا اور صرف مسجد پہ آ کر انتظامیہ نے ایکشن کیا ہے. دیکھیں مجھے یہاں پہ آئے ہوئے 4 ماہ ہونے کے, اور میں اپنی جو عرصہ تعیناتی ہے اس کا ذمہ دار ہوں, اور مجھ پہ فرض ہے کہ میں اس پہ عمل درآمد کرواؤں. جو بھی مروجہ قوانین ہیں, میں جب سے آیا ہوں تتری نوڈ سے لے کر جو میری حدود ہیں کھائی گالا تک, تتا پانی تک, میں نے کوئی 1 درجن کے قریب جو بھی تجاوزات ہوئے وہ ہم نے مسمار کیے ہیں. اسی روڈ کے اوپر آگے دکانات بنی تھی جہانگیر نامی شخص کی, وہ میں نے کھڑے ہو کے, وہ میرا پڑوسی تھا, کھڑے ہو کے ہم نے پاس مسمار کروائیں. آگے سیر کے اوپر اسی طرح حجیرہ شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو 3-3 منزلہ عمارات, 2-2 منزلہ مکانات اور قیمتی دکانات ہم مسمار کیے ہیں ہم نے. تو یہ کہنا بالکل حقائق کے مغایر ہے کہ جی اسی کے اوپر ہم نے ان کو بار بار وہاں پہ الٹیمیٹم دیا, وارننگ کی دی, اور مسجد کے تقدس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ مسجد کا نام استعمال کرتے ہیں, اور پہلے تو 22 فٹ کسی کے اوپر قبضہ کر کے تجاوز کر کے مسجد بنانے کی کوشش کی گئی. پھر ہم نے کچھ وہاں سے واگزار کروایا, باقی ابھی بھی کسی کا 10 سے 12 فٹ جو ایریا تھا ہم نے چھوڑا, اور ابھی ہائی وے ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر ہم نے ان کو 40 فٹ کے بجائے کو 5-6 فٹ کے اوپر ہم نے روڈ سے ان کو ہٹنے کو کہا. جب نہیں ہٹے, اتوار کو انہوں نے لینڈر ڈالا ہے تو ہم نے اس پہ ابھی گینگ بیچ کے ہم اس کو لینڈر کو مسمار کر رہے ہیں, صرف ایک جو شیڈ ہے اس کو. اور اس میں یہ جو کہنا کہ مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے, نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ حقائق کے مغایر ہے. یہ تھے AC حجیرہ ولید انور صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس وقت بڑی تعداد میں یہاں پر علاقے کے مکین موجود ہیں, کچھ مزین ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, یہ ایشو ہوا ہے, اس میں اصل میں یہ آپ کو نوٹس دیا گیا تھا, یعنی کچھ روز قبل آپ نے اس کا چھت ڈالا ہے, تو یہ صبح اس کو شہید کر دیا گیا ہے, اس کا ایک طرف کا حصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محکمہ SDM صاحب بھی یہاں موجود آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ معمولی کسی جو ہے یہ چھوڑ دیں جگہ, وہ جگہ ہم نے ساری چھوڑ دی ہے, بلکہ وہاں پیلر کھڑے تھے وہ پیلر بھی ہم نے توڑ دیے ہیں انہیں کریں. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا کریں, وہ شہرات والا اس سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں, آج انہوں نے پولیس ساتھ لائی اور یہ مسجد جو ہماری ہے اس کو توڑ دیا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ اس میں بڑا ہمیں رنج غصہ ہے, عوام علاقے میں بھی پایا جاتا ہے, لہذا ہم ان کی جو ہے زبردست ان کے خلاف جو ہے نا مہم کریں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مسجد کو گرانا, مسلمانوں کا کیا کام ہے مسجدیں گرائیں. یہ ایک آدمی تھا جس نے یہ جگہ وقف کی ہے, اس کے باپ دادے کی جگہ ہے, یہ کوئی بیت المال کا خالصہ نہیں ہے کہ یہ جہاں دل ہے یہ شروع کر دیں.
ये उसने वक़्फ़ किया अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए। और इस इंतज़ामिया ने ये जो SDO शराब का इसको जो पैसे दे वो प्या सड़क में बना रहे, जो ना दे वो भावे मस्जिद हो या घर हो। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं ये जो वाक़या हुआ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे इस इलाके में कोई दर्स वगैरह मौजूद नहीं था, तो हमने एक आदमी था मलक शरीफ जिसकी ये ज़ाती ज़मीन है, उससे रिक्वेस्ट की है कि आप ये करें कि कुछ जगह वक़्फ़ कर दें ताकि हमारे इलाके में दर्स का बंदोबस्त करें। तो उस आदमी ने ये जगह हमें दी है। उसके बाद इस पर हमने उसकी ज़ाती ज़मीन है, कोई खालसा नहीं है, जंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सड़क शहरात वाले जो है उन्होंने एक दीवार तमीर किया जो कि कम अज़ कम 22 फुट दीवार ऊंची है, उससे नीचे बना रहे। पिछले दिनों में किसी ने दरख्वास्त दी या कुछ किया तो SDM साहब वजीरा आए, उन्होंने कहा जी कि ये जो साथ नाली गुजरती है इसमें से पानी आएगा। तो अगला हमने 4 पिलर भी तोड़ दिए और वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया। फिर जब उनका ये कहना है कि ये छुट्टी वाला दिन था और उन्होंने ये मौका देकर इसको इस पर बच्चा डाल दिया। छुट्टी वाला दिन नहीं था। इसके बाद उन्होंने ये पिछली जगह खुद SDM साहब ने इजाज़त दी कि आप यहाँ तक डाल सकते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि आप आगे भी जो मैंने पिलर तोड़े इसको आप इसका बीम देकर इसका आगे वो ले जाएं, जो छत इसका आगे ले जाएं। अब असल बात ये है कि यहाँ पर चूँकि बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, SDM साहब का जो AC एक अजीज़ है वो इलेक्शन लड़ रहा है, इस इलाके में उनको कोई नुमाइंदा अपना नहीं मिल रहा है, उस वजह से वो लोगों पर दबाव डालते हैं। मैं तमाम इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ, यानी कि DC साहब से, कमिश्नर साहब से, कि वो जनाब खुद इस रोड पर मदार पर हजीरा से मदार पर सफ़र करें और आगे देखें कि किस रोड पर किस किस जगह पर तजावज़ात नहीं हुए। ना कि ये मस्जिद थी और मस्जिद को तोड़ा गया। मस्जिद तो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई 1992 में, नरसिम्हा राव के दौर में तोड़ी गई। और ये हमारा एक अजीज़ है जो कि हमारा पड़ोसी भी है, हमारे इलाके का है, और इसने साथ होकर हमारी मस्जिद को नुकसान पहुँचाया है। अवाम इलाका सरापा एहतजाज है और हमें जहाँ तक भी जाना पड़ा इसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कराएंगे। और अरबाब इख्तियार से हमारा ये मुतालबा है कि फिल इस पर एक्शन लें, वरना इलाके की फ़ज़ा बहुत बड़ी गंदी हो जाएगी जिसमें तमाम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सर, इस इशू पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहली बात यह है कि मुझे तो इसके पूरे प्रोसेस का पता नहीं है। ये पूरा प्रोसेस ये सुबदार साहब जानते हैं या मतलब अफसर साहब या जी फेज साहब जानते हैं क्या प्रोसेस है, क्या हुआ है, जो वाक़या हुआ, मैं उस पर मैं बात करता हूँ। कि आज ऐसा हुआ कि मैं जब आया यहाँ पर तो यहाँ पर 2 गैंगें मौजूद थी, मेट मौजूद था, ये पक्का गार्ड वो लतीफ़ और रोड इंस्पेक्टर लतीफ़ मौजूद था। उसके बाद SDO साहब की गाड़ी है। हमने कहा कि हमने वो अगर ये तजावज़ात है हम इसको जो है काटेंगे, पूरी को गिराएंगे। हमने कटर मंगवाने की कोशिश की, हमने उधर रब्ता किया, वो आदमी नहीं माना। हमने SDO को कहा यार एक दिन का यार मैं 2-3 घंटे का टाइम दे दो, तो बिल्डिंग ख़राब हो रही है, लेकिन उसने नहीं माना। उसने कहा कि मुझे ऑर्डर है कि अभी काटो। लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख हुआ कि हमें 10 मिनट भी नहीं दिए कि इसको बचाएं हम और कटर से काटें और ये सरिया बचाएं, ये बिल्डिंग बचाएं। अभी देखो कितना नुकसान, 3 किलोमीटर पीछे नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग का। हमें इसका बहुत और इतना बड़ा नुकसान हुआ, हमें बहुत दुख है इस बात का। लेकिन ये जो है ना कि तजावज़ात थी, हमने कहा कि हमने कटर मुबार कटवा रहे हैं इसको, हमें 2 घंटे देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया हमको। नाज़रीन, ये थे यहाँ पर मौजूद अवाम इलाके के तासरात जिनका ये कहना है कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है, क्योंकि इस रोड पे आप देखें कि जगह जगह पर तजावज़ात हैं वो खड़ी की गई हैं, लेकिन इतना क्विक एक्शन नहीं किया गया कि जो इस मस्जिद के साथ एक उसके साथ जो जगह थी उसको काटा गया और बहुत बड़ा नुकसान किया गया। इस पर हम सारे सरापा जाते हैं। जबकि इंतज़ामी का ये कहना है कि ये जो मस्जिद बनाई गई है ये तजावज़ात है और आने वाला वक्त जो है ये माशी हब बनने जा रहा है ये इलाका, उसमें ये रुकावट आएगी। उस लिहाज से हमने इनको नोटिस जारी किए हुए थे, उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर आकर ये तामीर की है। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुल्ज़फ़कार, JKTV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।
क्या चाहते हम क्या चाहते किन्नौई इलाका बीरपानी में तहसील बीरपानी का नोटिफिकेशन जारी होने पर अवाम इलाका बीरपानी की जानिब से दुआया तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोगों ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। याद रहे कि वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने 5 सितंबर बाग में होने वाले जलसे के दौरान बीरपानी को तहसील बनाए जाने का ऐलान किया था। फरहान तारिक, JKTV, जफराबाद, जम्मू कश्मीर। मेरे भाइयों अजीज़ों, अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें वो दिन दिखाया कि हमारे कई साथी बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए कि ये जो तहसील का ख्वाब था वो न देख सके, और हमें अल्लाह ने ये जो है ना मौका दिया कि हम इस वक्त ये जश्न के अंदर खड़े हैं। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और जहाँ तक तनवीर इलियास साहब की बात है तो मैं कहता हूँ कि जितना भी उसका शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। वो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। रही जो बात एक ख़ासकर जो है ना हमारे इलाके के अंदर गर्दिश कर रही है कि कोई धड़ेबंदी, भाई कतई तौर पे कोई धड़ेबंदी नहीं है। तहसील के हवाले से बीरपानी का बूढ़ा बच्चा, औरत, जवान, जितने लोग हैं वो इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और पूरे शुमाली बाल के जितने गाँव इसके साथ लगते हैं बीरपानी के साथ, वो सारे मुस्तहिक हैं इस मुबारकबाद के। रही बात आगे जो आने वाले मरहले हैं, हमने इसलिए ये शार्ट टाइम पे कॉल दे दी, खुद भी भाग चले गए कि रात को नोटिफिकेशन का जब पता चला तो हमसे रहा नहीं गया कि हम कुछ थोड़ा सा इसके लिए कर लें। बाकी कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिसके लिए हम लंबी मनसूबाबंदी करते। इंशाल्लाह कल के बाद प्लानिंग भी होगी, जुमे को भी जो कुछ होगा, आगे चलकर जो कुछ होगा, जो वज़ीर आज़म का जहाँ तक तल्लक है, जब वो यहाँ आएंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। और हमें अपने लोगों से बड़ी उम्मीद और
वाबस्ता है कि इंशाअल्लाह ये नौजवान ये तारीख़ रकम करेंगे कि बीरबानी को जब तहसील मिली थी लोगों ने ऐसा इस्तकबाल किया था जिसकी मिसाल शायद तारीख़ के अंदर बाग के अंदर कोई और न दे सके। तो मैं आप सबका, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुख्तसर टाइम पे इस वक्त जान जमा हुए। और अभी थोड़ी देर के बाद हम आतिशबाजी भी करेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र भी अदा करेंगे जिसने हमें ये नेमत अता की। घर के अंदर कुछ लोग कहा करते थे कि पैराशूट पे आएगा और जाएगा, हमें अब उसने घर के अंदर ये सहूलतें दे देगी। भले उसे अल्लाह जितनी जो है ना वो दे, इतना कम है। हम उसकी पूरी फैमिली के लिए दुआगो हैं कि उन सब ने हमारे साथ इतना बड़ा आसान कर दिया कि जो हम उसका बदला नहीं दे सकते। और हमने, अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हम उन्हें ये साबित करके दिखाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, आज इतना खुशी का मौका है कि जो अल्फाज से हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि सुबह ये यूनुस साहब मिले थे मुझे, मैं सुबह से आया हुआ हूँ कि यहाँ जितने लोग मिले हैं सब की पार्टी करें, एक दूसरे को मुबारकें दें। अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे लोग उतर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी बदमज़गी जो हो जाती है किसी की गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से, टाइम की अंडरस्टैंडिंग से, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये हमें जितना बड़ा काम मिल गया है, कोई हम बड़े लोग जो होते हैं वे ये सहने नहीं होते, ये तजर्बात के साथ, उम्र के साथ, हालात के साथ देखते कर आते हैं। आप बच्चों को जो बात बताएंगे उस पर अमल करना आपका काम है। अल्ताफ़ हुसैन अली ने जब इनकलाब आया उस वक़्त उसने ये शेर पढ़ा था, खेतों को दे लो पानी, अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों उठती हैं जवानियाँ। ये अभी आपका वक्त है, हम आपके पीछे हैं, लेकिन आप मुस्बत काम करेंगे तो हम आपके साथ 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 चलेंगे इंशाअल्लाह। जैसे अजीज़ साहब ने फरमाया कि पोस्टर चल रही हैं, मैंने सुना है बहुत गलत किस्म की भी जा रही हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल शुमाली बाग को आपने शुमार करना है, बस शुमाली बाग ही शुमाली बाग। बीरपनी की तरफ से एक असम मैसेज आना चाहिए। जो चीज़ हमें मिल चुकी है ये शायद हमें सदियों ना मिलती। ये अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से अल्लाह ताला तनवीर इलियास को ज़िंदगी लंबी करे, अल्लाह उसके इक़्तिदार का कायम और दायम रखे कि जिसने ये वज़ीर आज़म के होने की हैसियत से हमारे स्टेशनों से हारने के बावजूद अल्लाह ने उसको ये एक लीडर का, एक कायदाना सलाहियतों का उसने मुज़ाहिरा किया, जिसका इंशाअल्लाह हमारे पास क्या तोड़ है। हमारे पास ये तोड़ है कि जो इस दिन वो आए, जो पिछली बातें हैं, ताकि वो भूल जाए कि ये कौन लोग हैं और कैसे लोगों की औलाद है। हम लोग बुज़ुर्ग हैं, हम लोग शायद वो काम न कर सके जो आप बच्चे करेंगे, हम आप लोगों को आइडिया देंगे, हम आपके पेश रहेंगे। इस्तकबाल इतना वालाना इस्तकबाल हो कि शायद ही किसी जगह हो, वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, एक दूसरे की बात पे कान नहीं धरना, फलाने ने फलानी बात कह दी, फलाने ने फलानी बात कह दी, ये मजाकों में होता रहता है। ये इतना बड़ा जश्न है, ये इतना बड़ा मौका है कि इसमें बहुत सारी मजाकें चलेंगी। सबसे पहले जनाब यूनुस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई मुख्तसर वक्त में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि हमें मैसेज ये तकरीबन 1 बजे मिला, ये 10 बजे मिला शायद, और मैं इस्लामाबाद में था, वहाँ से हम लोग आए इस प्रोग्राम के लिए। आप तमाम नौजवान और पीटीआई की पूरी बीरपनी की टीम इस पे मुबारक की मुस्तहिक है। दूसरी बात, सब बीरपनी और शुमाली बाग और जितने भी लोग हमारे इस तहसील के अंदर जो इलाके शामिल हुए हैं, सबको मुबारक हो इस तहसील बीरपनी की। और इसके लिए, इस उसूल तहसील बीरपनी के लिए हर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन है, हर एक आदमी ने इसके लिए मेहनत की है। और जिसने मेहनत की है और वो 1000 वोटर में आज उसको यहाँ पे कभी नहीं फरामोश कर सकता, जिसने 25 जुलाई को जो निकला और जिसने सरदार तनवीर इलियास को वोट दिया, ये क्रेडिट सारा उसको जाता है। और उसके बाद पूरी बीरपनी बरादरी जिस तरह हमारे साथ खड़ी हुई, और शुमाली बाग के वो इलाके जो आज इस तहसील का हिस्सा हैं, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे, वो सब मुबारक के मुस्तहिक हैं। ये क्रेडिट किसी एक बंदे की वजह से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट को ला ही नहीं सकता है जब तक ये मुश्तरका एक एफर्ट ना हो। और ये सारी हमारी मुश्तरका एफर्ट थी जिसकी वजह से ये आज मुमकिन हुआ है। आफ्ताब साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बड़ी सैर असल गुफ्तगू की है। मैं जहाँ पे से जनाब आफ्ताब साहब आपको और तमाम दोस्तों को सिर्फ इतना बताऊँगा
कि इंशाअल्लाह सरदार तनवीर इलियास साहब और उनकी काबिनों को हम बीरपानी की सरजमीन पे ज़रूर लाएंगे और उनका ऐसा शानदार इस्तकबाल करेंगे कि तारीख़ में बीरपानी में और ज़िला बाग में किसी का ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा। हम वस्ती हल्के और शर्की हल्के दोनों हल्कों को हम दावत देंगे और सब के लिए खाना बनाएंगे। यहाँ पे हम भरपूर जश्न करेंगे। असल आतिशबाजी तो उस रात को होगी यूनुस साहब जिस दिन पूरा बीरपानी और इसके गर्दनवा के इलाके जो है तो ये रोशन हो जाएंगे। हम भरपूर इंतज़ाम करेंगे उसके लिए, पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। पूरी बीरपानी के माज़ीन के साथ बैठेंगे। हम ऐसी कमेटियाँ बनाएंगे, इस्तकबालिया कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी जो है तो सदन गली जाएगी, रैडबान, चीड़ान, धुंधार, बनी नासान, ढलकाजियाँ, सड़ोल, निक्की केर, जहाँ तक हमारी तहसील जाती है सब लोगों से हम मशावरत करेंगे। चूँकि ये हमारी तहसील के जो इलाके हैं ये उसकी मेज़बानी करेंगे। यहाँ पे कोई एक बंदा मेज़बान नहीं होगा, ये पूरी तहसील सरदार तनवीर इलियास साहब की मेज़बान होगी। और मेहमान खुसूसी जो है तो वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर साहब होंगे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में असम्बली में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। असम्बली गेट पर धरना, ख्वाजा फारूक अहमद की सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश। फरहान तारिक, JKTV, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर। हमारी ऑफर ये है कि असेंबली वाले गलत चीजें गारंटी देंगे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें हमारे इदारों को जो रिपोर्ट करना है वो करना है। सुबह आप देखिए, गुजारिश ये है, हमने इंतहाई महज़ब अंदाज में बशीर इजलास से बात की, अपोजिशन लीडर से बात की, लेकिन उन्होंने कहा मैं लाइलम हूँ, आपसे बात की, दीवार चुकाई साहब से बात की। हमने हर एक से ये कहा कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, 24 साल मुझे भी हो गया रिपोर्टिंग करते हुए, कि मीडिया को इस तरह रोका गया। ये पब्लिक ऐसा, आप लोग जो है ना अवामी मैंडेट लेके आए होते हैं, आप हमारे नुमाइंदे हैं, तो ये चीजें पब्लिक होनी चाहिए। 5 मिनट ठीक है सर। छलांगे साथियों ने नहीं लगाई, हमने सियासी कारकुनों ने लगाई। साथियों क्या काम था? हमारी प्रेस गैलरी से कोई ख्वाहिश होता है नहीं किया। दूसरा सर, हर असेंबली के अंदर प्रेस गैलरी की एक कमेटी होती है, हुकूमत को जरूरत ही नहीं पड़ी कि हमसे काम ले, इनका काम अगर हमसे काम है। एक चीज ऐसी समझते हैं कि स्पीकर का अख्तियार है, ठीक है, स्पीकर नहीं देना चाहते हमें तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरहान तारिक और आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का मशहूर सियाती मुकाम गंगा चोटी है। गंगा चोटी के जो कि ज़िला बाग और ज़िला जेलमली के संगम पे वाक़ खूबसूरत सियाती मुकाम है। अगर गंगा चोटी के मालिकों की बात की जाए तो ये ज़िला बाग से एन शुमाल की जानिब वाक़ है। गंगा चोटी का जो कि हवाई फासला ज़िला बाग से बनता है वो तकरीबन 8 किलोमीटर के लगभग है। गंगा चोटी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 170 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। गंगा चोटी मौसम सरमा में बहुत से सयाह यहाँ लुत्फ़ अंदोज़ होने आते हैं, मगर अभी भी अगर इस सीज़न में भी मौसम बात की जाए सयाहों की तो अभी भी नीचे बेस कैंप पर सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इसके सब्ज़ाज़ार से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं।
हुकूमत अगर अपनी तवज्जो इस तरफ मबजूल करे तो यहाँ मुकामी लोगों को रोज़गार मुहैया करने के साथ साथ सेहत को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है। फरहान तारिक, JKTV। केश्वर कश्मीर केश्वर कश्मीर उतरी है जो अफलाक से है जन्नत कश्मीर केश्वर कश्मीर केश्वर कश्मीर केश्वर कश्मीर केश्वर कश्मीर अफलाक में जन्नत का नजारा, ये फूलों की वादी है ये खुशबू का हवाला। वुसअत अफलाक में जन्नत का नजारा, ये फूलों की वादी है ये खुशबू का हवाला। परियां भी हमाला की है चूमे तेरी तस्वीर, परियां भी हमाला की है चूमे तेरी तस्वीर। केश्वर कश्मीर केश्वर कश्मीर केश्वर कश्मीर केश्वर कश्मीर केश्वर कश्मीर केश्वर कश्मीर।
भी निकलता है तो डल में है नहाता, जहलम की रवानी की कहानी है सुनाता। सूरज भी निकलता है तो डल में है नहाता, जहलम की रवानी की कहानी है सुनाता। झरनों की मधुर सुर भी पुकारे मेरा कश्मीर, झरनों की मधुर सुर भी पुकारे मेरा कश्मीर। है ईश्वर कश्मीर, 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 है ईश्वर कश्मीर। इस फूलों की वादी पे कयामत जो बपा है, ये खून की लाली है ना के रंग हिना है। इस फूल की वादी पे कयामत जो बपा है, ये खून की लाली है न के रंग हिरा है। ये धरती बनी आज है क्यों जुल्म की जागीर, ये धरती बनी आज है क्यों जुल्म की जागीर। है ईश्वर कश्मीर, 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 है ईश्वर कश्मीर। एक रोज तो कश्मीर में आएगा उजाला, ये खून शहीदां है ये मंजिल का हवाला। एक रोज तो कश्मीर में आएगा उजाला, ये खून शहीदां है ये मंजिल का हवाला। आजादी के नारों से है गूंजे मेरा कश्मीर, आजादी के नारों से है गूंजे मेरा कश्मीर। है ईश्वर कश्मीर, है ईश्वर कश्मीर, है ईश्वर कश्मीर, है ईश्वर कश्मीर, है ईश्वर कश्मीर। JKTV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first, then you will get all the new notifications and updates. मसला कश्मीर को खत्म करने के लिए जो इल्जाम उठाए, हिंदुस्तान की गलती और भूल है कि जैसे जम्मू कश्मीर 84,000 परवानी लद्दाख से बिल्कुल 15 साल और पूरा जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के इस इल्जाम पर खामोशी से बैठे रहे। ये जो आजाद जिनके आप चेहरे देख रहे सामने, कुछ लोग तो दुनिया से जा चुके, लेकिन ये उनके वारिस आज भी जिंदा करते जम्मू कश्मीर की जो जगह। और ये मैं बात हुकूमत पाकिस्तान को भी कहता हूँ, हुकूमत हिंदुस्तान को भी कहता हूँ, दोनों को कहता हूँ। मुझे किसी का डालखोफ नहीं है कि आपकी खामोशी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उस तरफ और इस तरफ लोगों में बेचैनी का बायस। मैं धोखा रखता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम जिन्होंने पिछले 75 साल से आपके और मेरे पीछे पुष्ट पर खड़े रहे, इंशाअल्लाह ताला वो कोई ऐसा काम किसी भी हुकूमत को इस जन्म से कम नहीं उठाने देंगे। और मैं जैसा वज़ीर आज़म साहब ने कहा अपनी बात में कि जो एजेंडा
मोदी डेमोग्राफी जम्मू कश्मीर के अंदर उसने एक बिछाया, एक जाल बिछाया है, वो उसकी जो डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है। 40 लाख गैर कश्मीरियों को वहां पर पीआरसी उसे दिया है। और ये बात कि मोहम्मद अली कर्नाटक के खिलाफ, यूनियन के खिलाफ है कि आप किसी इलाके की डेमोग्राफी चेंज करें, वो फलस्तीन के अंदर हो या जम्मू कश्मीर के अंदर हो। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, वो हमारी माएं बहनें बेटियां, मेरे बेटे, आपके बेटे, ये जो यहाँ ख्वातीन बैठी है, मेरी बहनें या मेरी बेटियां बैठी थी ना, की बेटियां आपको उस तरफ हुई, जान की कुर्बानी दी है, माल की कुर्बानी दी है, सब की कुर्बानी जिससे ज्यादा कुर्बानी को नहीं दे सकता। यहाँ पर मुझे माजून जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे नजर आ गए। आपने बुजुर्गों ने घर बार क्यों छोड़ा था? वैसे तो नहीं छोड़ा था, कोई वजूहत से नहीं छोड़ने। बहरहाल मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वैसे जम्मू कश्मीर 84,000 मरबामीन, ये मसला अभी अपने हल नहीं हुआ, इसके बारे में कोई भी आईनी इंतजाम उधर से या इधर से हो, ये कौमदार के करारदाद मुझे खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। और मैं तो रफ्तार में जुड़ा हूं पाकिस्तान कि वो इस मामले में अपनी जिम्मेदारियां जो वो पूरी करेंगे। ऐसी कुछ खबरें आ रही है आजाद कश्मीर के हवाले से, ये मुमकिन नहीं है। बैठे वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बैठे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी बात याद रखें, न आपको, न इलाके के असेंबली को, न अपने आप को। अगर आजाद कश्मीर के हवाले से किसी किस्म का ऐसा इकदाम उठाया गया जैसे इस बात का अंदिया मिलता हो कि ये दोनों ने मिलकर जो है कोई बैठकर आपस में तकसीम कश्मीर का जो मामला तय किया है, ये मुमकिन नहीं है, ये कुर्बानियां नहीं इस तरह जाहिर कर जा सकती, ये सवाल ही पता नहीं, जरूर नहीं हो जाए। तो यही मेरी आपसे गुजारिश थी कि अपने मौकों पर कायम रहें, डटे रहें और इंशाअल्लाह ताला फतह रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मिलेगा। ये 84,000 मरबा रियासत को फिर इकट्ठा करना है इंशाअल्लाह। और मैं ये आखिरी मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से करता हूँ कि आजाद कश्मीर हुकूमत को 1968 के फाया साहब आप उसमें निर्देशन लीग में थे, याद है आपको, खुर्शीद साहब आपके सरदार, कुछ और लोग भी होंगे, मैं भी मुसलमान था, उससे हमारे लोग भी बुजुर्ग थे 1968 में कि जब तक इसका रायशुमारी से मसला हल न हो, आजाद कश्मीर हुकूमत को सारी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा को हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया जाए। जब तक मेरी रियासत आप नहीं जब तक आएंगे, मेरे साथ बतावे से करता हूँ, किसी ने वज़ीर खारजा साहब की बात नहीं सुनी, किसी ने वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात नहीं सुनी, बात आपकी और मेरी सुन जाएगी, जो उसका असल तरीके जो प्रिंसिपल पार्टी है इस मसले के उनकी बात सुनी जाएगी। ये वक्त आ गया कि कश्मीर को आगे किया जाए, पाकिस्तान की हुकूमत हमारी पुष्टिबानी करे, इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान को हम जो है इस मसले पर उसको दुनिया के आगे में शिकस्त दिखाई देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब होगी हर बात रूबरू, उठेगा पर्दा कई राजों से, कौन किसे छोड़ गया, कौन किस से मुंह मोड़ गया, सियासत, सकाफत, सियासत, हर मौजू आएगा ज़ेरे, हर मर्तबा एक नए मेहमान के साथ। देखिए प्रोग्राम मुकाबल है आईना जामुन हुसैन के साथ। Hi, welcome to this very special edition of Diaspora Voices on JKTV. And in today's show, we will be discussing some very
significant issues about education and multiculturalism and partition and ethnic minorities and Kashmiris. So we know that in Britain, the history of race relation and multiculturalism and educating people about different cultures and histories and to bring people together or closer, it goes quite back. But throughout these years, the British Kashmiris were somehow lumped or put together with other Asian categories, mainly India and Pakistan, depending which side of the divide in Kashmir you come from. And very little was known about British Kashmiris. Even now, not many people know that 2/3 of British Pakistanis actually originate from Kashmir, mainly from the Pakistani administered side of Kashmir. So apart from academics and some people who are very much interested in all these different communities, different British communities, many ordinary people don't know much about British Kashmiris. However, through the work of people like Roger Ballard, Professor Zafar Khan, Dr. Varinder Singh Kalra, and recently Dr. Nasreen Ali, Dr. Serena Hussain, and Dr. Karamat Iqbal. These people mainly of British Kashmiri background. Through their work, more and more people are becoming aware in academia and in educational settings that while the histories and cultures or needs and issues are covered related to other communities, but there is not much about British Kashmiris, particularly not taught much in schools, not included much in school curriculum. But even in that area now, a significant progress is coming to the knowledge of people who are interested in this community, and some very interesting work is going on. So today we will talk about the British Kashmiris, but also in the context of British ethnic minorities and the wider curriculum around multiculturalism and other communities. So to talk about that, we have three very learned experts in the field who are doing work on different aspects of various communities and different aspects of multiculturalism. We have with us Dr. Richard Race, who will be talking about multiculturalism and how it is applicable today, and how different communities can be part of this, and how it can be taught, in schools or included in the curriculum. And after that, we will have with us Dr. Alison Davis, who did a very interesting research for Peterborough Racial Equality Council, and the research was about the views of Kashmiri heritage students at secondary schools in Peterborough. So, and then we have Dr. Karamat Iqbal, who is a host of Diaspora Voices and also author of Dear Birmingham, I think,
and is working intensively on various aspects of minority education, and especially with special focus on British Kashmiris recently. So I welcome all my guests in the studio, and then we will take over this conversation further. So welcome all of you, Dr. Kramit Iqbal, Dr. Richard Race, and Dr. Alison Davis. Can you hear me? Yes, we can. Okay, brilliant. Right. So I would start with Dr. Richard, and then we will, I'll go to Dr. Allison and then Dr. Kramit Iqbal. So, Dr. Richard, first of all, I think everybody would like to know that what is multiculturalism? Thank you, Shams, and thank you for the invitation from JKTV. What is multiculturalism? Well, if you take the word term multi means many. And then if you add that to culture, you have many cultures. And I think that's really important to start with. I would also suggest that multiculturalism is political, which means it's going to be defined differently by different people, depending upon their different viewpoints. But I would argue, as I do in my own research, that multiculturalism still matters in July 2022. And we have to not only acknowledge and recognize cultural difference in society, but we also have to celebrate it. And I am certainly along the lines of celebrating difference in and between different cultures, because I think we need knowledge and knowing of different cultures, and we need to reduce fear in relation to difference. And I think that's where education comes into play. It's interesting, I'll add just very quickly, just being or putting a question mark alongside the term British. It's a question that I asked at a conference last Friday at Southbank University in London. It's a question I often ask of my students. My students tend to be baffled, third-year undergraduate students, when I teach multiculturalism and education to them, because it's quite an interesting question to ask. To colleagues on Friday at the academic conference, the terms that they came up with were quite negative. All I will say at this point is that if you take Britain to be the 4 countries in the United Kingdom, the 4 countries are very unique and very different. And we're talking international here. Inter meaning between, and national nations. So in that sense, if you're looking at different education policies, for example, you will have different policies in the 4 different nations, be them England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. And in that sense, something to consider for the audience is that in relation to education, there are 4 very unique education systems, as there are countries that have 4 very different education policies. For example, Wales are introducing a new national curriculum in September this year. And England have had a national curriculum since 1988. And I can talk more about that if we have the time. Shams, you're on mute. Sorry about that. No worries. So the next question is, you indicated a little bit, but what is the relevance of multiculturalism for today in 2022 in schools or outside of schools are? Well, within an English context, relevance? Within an English context in schools all over England,
it's important because we need to increase our understandings of our audience. If you're a teacher, it's as simple as that. You need to know about not just Christmas and Easter, but you need to have a working knowledge of, for example, Ramadan and Eid, as well as Diwali, as well as the Chinese New Year, as well as many other celebrations that face a teacher every day in her or his professional practice. So for me, and what came out of my research from multiculturalism and education, the book whose second edition was published by Bloomsbury in 2015, the relevance of multiculturalism is before our very eyes. And in that sense today, if I'm sort of introducing this debate about Kashmiri or the Kashmiri diaspora, then in that sense, it's a question of how that can be taught alongside issues such as Windrush, Black Lives Matter, Black history, and other subjects which are, I would suggest, available for teachers to teach. And one of the conclusions from my own research is that the national curriculum, I looked at history and citizenship at key stages 3 and 4, had culturally diverse content, and which allows teachers to be culturally diverse in their professional practice. However, how far does teacher training go to allow them to do that? And you're listening, if I identify myself as a white middle class academic, you're looking at somebody that over the last several years has delivered the race and education lecture to teacher training secondary school learners. So in that sense, again, why in my institution couldn't we find somebody from a culturally diverse community to be culturally diverse in front of a culturally diverse audience? So in that sense, again, there are many issues. And the one factor that goes on after that, after teacher training, cultural difference, is to provide continuing professional development so that professional practitioners increase their understandings and learn more about the difference in front of them. And I think that's crucial. And I'm afraid I don't think we're in a system that allows teacher trainees, let alone qualified teachers, the space and the time to do this. What is multicultural education? I mean, is it just about telling children that there are different communities living here and there are different festivals, or is it more than that? I think that's a very interesting point you raised there. I've been criticized by my culturally diverse colleagues for talking about festivals. My colleagues tell me, Richard, we were teaching this 50 years ago, maybe longer. And I'm saying to them, well, unfortunately, your white audience and the majority of white practitioners haven't even got to that stage yet. If you've got individuals working in the academy that can't say the word black and say the word coloured, we've still got a long way to go. And in that sense, I think there are colleagues that do need that support and help to build confidence, to teach difference. And it's not just within education, it's right across the board. Multicultural education provides challenges to the existing system. And again, the challenges raised from minor changes to reform to transformation. And those notions you can find quite consistently in the literature. But I think if you look at it constructively, you've got to look at multicultural education as a pedagogy, meaning a science of education that provides opportunities for majority and minority based students, however defined, but also for teachers, more importantly, because if you get the majority of teachers and provide them with the training and support to do this, then we can get different materials into the system. The system has always been the problem. Subjects like history and geography are deliberately singular. As a historian, the more interesting history for me have been histories plural, in the sense that means you're getting debates coming from different directions. So if you're talking about the Kashmiri diaspora, you're not only talking about communities in this country and other countries within the United Kingdom, but you're talking about global dissemination and how people are getting on all over the world.
because I'm sure that the Kashmiri diaspora are not only in England or Scotland, Northern Ireland and Wales. And in that sense, I think like Windrush that we can come back to, programs like this are crucial in raising awareness and providing perhaps teachers with the confidence to go out and find out more, not just about Kashmiri communities, but all communities that this series is looking at. So I'm hoping that listeners and viewers will find the time. And that's the most difficult thing, of course, when there's so much pressures on professional practitioners at all levels, to find out more about their audience, about students from different culturally diverse communities. Yeah, interesting. I mean, from your experience or, through the work you have conducted so far, what are the main challenges and what are the barriers, when it comes to teaching multiculturalism or making curriculum reflecting the multicultural nature of society? Well, I think the national curriculum provides both challenges and opportunities. Just to remind viewers that the Welsh are introducing a new national curriculum in September 2022. I mean, if you've got half an hour, viewers, have a look at it, because it will be very different to the curriculum that's being delivered in England. If you want a comparison, and I teach this to undergraduate students at university. So in that sense, I think that's really important. The national curriculum in England, I think, is challenging because of the notion of nation. And again, it's political. So is it monocultural or multicultural? Now, as I've already said, there are opportunities to be culturally diverse within the national curriculum. If you look at, for example, key stages 3 and 4 in history and citizenship, but citizenship is a subject in England that's under pressure, and always has been in many respects. It's one of the newer subjects within the national curriculum, but there seems to be at the moment more pressure on students to get through the core subjects of English, maths and sciences. Now, even then, if you look at a subject like English literature, look at the phenomenal opportunities that you can have in relation to Indian and Pakistani literature, for example, and translating these texts into English so that the diaspora can have classical, traditional and contemporary literature from all over the world. It doesn't have to be from India and Pakistan. It can be from Spain, France, Chile, China. So in that sense, I think the national curriculum is quite restrictive in its 3 core and 7 foundation subjects. So that would be, in many respects, the challenge, to find the time and the space. But the opportunities is that they are there. But it's providing that time, educating to provide more culturally diverse options for students at all levels, nursery, primary, secondary, further, higher, right, even into adult education, right throughout the life course. So does that help, the education process and the education which children or pupils are given or delivered in schools? I mean, this kind of decolonizing the curriculum. Yeah, I would suggest it does, because it makes the curriculum more contemporary and relevant. I think to teach decolonizing, you have to teach colonizing stories from around the world, not just England, but the most contemporary one I would imagine would be Russia at the moment. What about China? What about other countries? What about the Americas? How were they colonized before independence? What about Australia, where the indigenous populations call Independence Day Invasion Day? What about New Zealand? What about other countries around the world? Colonizing, to understand decolonizing, you've got to understand colonizing. And there are many colonizing events that have taken place over the years, but these have to be taught. The English story is a very interesting one. Well, what about the French? What about the Germans? What about the Spanish, the Portuguese, the French, the Italians? And
I'm not even thinking, you know, I've given you half a dozen examples from Europe. What about Asia? What about the Americas? There are many more. Got to teach it though. But is it not that too political? Well, it has to be. Multiculturalism and monoculturalism are political concepts. Again, you're going to have different political parties in different countries that can teach it. Multiculturalism is not applicable in all countries around the world. You know, liberal, white, English academics might like to think that that's the case, or Anglo-speaking academics might like to think that's the case, but it's not. And there has to be a realization, as I've found out and increased my understandings of in front of culturally diverse groups, that for some of my students, it's fine to be critical of the term multiculturalism because it won't apply in countries, say, for example, in the Middle East or in Africa or in other places around the world. So we've got to have that sort of critical, reflective lens when looking at notions such as multiculturalism and colonizing and decolonizing the curriculum. Hello, Shams. Are you there? Colleagues, is anybody there? Sorry, I was asking a question from somewhere else. Anyway, so when we teach Windrush, or you know, the history of Africa, because that is very much to do with African people and their migration and going back. Yep. Should that include Indian and Pakistani migration and their issues? Oh, yes, without question. Should that include then Sri Lanka and Bangladesh in it? And now we can say, should that include Kashmiris in it as well? Yeah, I think this is how we've got to, in many respects, redefine curricula and provide opportunities, not just a smorgasbord of cultural diversity. But I think the Indian question is an interesting one when you think about partition, because I don't think I had a very interesting conversation with a colleague from Sri Lanka about this on Friday, a few days ago, where partition, you would associate it with the ending of the empire and then the creation of Pakistan and Bangladesh, but the movement between India and Pakistan. Now that's debatable because I think partition is a lot more complicated than that. Conservative estimates put it that over 1 million people died in that transition, when people literally, you know, millions of people had to move, you know, in one direction or the other. And in that sense, I think that is, as a historian, it's a rich vein to tell the story. And I would include Bangladesh, and I would even include Sri Lanka in that. Sri Lanka is a bit different, but again, it's difficult, I would imagine, for Britain, however defined, to say that, because that was another question that was lost. I think a lot of people of a certain age would find it difficult if they hadn't been taught it, what Sri Lanka was known before it gained independence. And then you go around the world, and I think in many respects it's specific on the class and who and what you are teaching. For example, I'm examining a doctorate in 48 hours time in Lincoln, and the doctorate, I don't think I'm breaking any ethical boundaries here by saying that it's about the Somali community within the school. So Somali and Somaliland have very interesting histories. There's the connection with the British, there's a connection with the Italians, and again, this has come up recently in the media with Mo Farah, who again has told his story of being almost a domestic slave in South London when he was brought over. His father was killed in the civil war in Somali, and his name was changed. And he's very concerned about whether he has, you know, the right to remain, which you would imagine he would do because it's the Sir in so Mohammed Farah, which even isn't his correct name, which will keep him in the country. But that story applies not only to him, but to the diaspora as well. So again, for the school in Lincoln that has this Somali community, how many teachers come from Somali or Somaliland, which I think is an interesting question, and how many of the other students actually have understanding
of the context, setting the scene, the history, the language. Are there cultural facilitators within the school that can bring the gap together? Again, I have one more quick example of that. In Slough, in England, whereby in the school that had a large Polish diaspora and migration into the school, this is about 10 years ago now, so this proves that these issues are still very much alive and have been for a long time. There were 14 and 15-year-old students that were acting as translators from Polish for those that could speak both Polish and English to those that have just arrived that couldn't speak English very well. So the school at that time was almost using some of the students to initiate communication between the students and the teachers. So in that sense, I think it depends upon the audience. Again, it depends upon the students. If you're a professional practitioner, you've got to apply your professional practitioner to who's in front of you. And of course, as we all know, cultural diversity is fluid, which means you need that continuing professional development to keep teachers on their toes. Because if they don't have the cultural knowledge, what is the result going to be? You're going to have one student in the corner just playing on a phone. Again, that's not education. So in that sense, the system has to be more flexible and more fluid to cope with changes in cultural diversity. Again, think of the Ukraine and how many people, that diaspora. And of course, it's not just about housing thousands of people, maybe tens of thousands of people that are making that journey from the Ukraine to the United Kingdom. How do you educate those children? How many of them speak English? Where are the translators? You know, there was it was the story from Afghanistan 12 months ago with you know, people coming here in numbers, and you have that issue. It's not just housing people, it's educating children. And how do you do that if the children can't speak English? They don't have that as their lingua franca, as their first language. And again, that can cause many issues that the system needs to be able to resolve. Yeah, towards the end of this first session, Richard, I think you know, the next question is, you use the term diaspora. How useful is that term, you know, to kind of address the curriculum issues about the diasporas? Well, again, you've just named an undergraduate module at a university, but then you could have a culturally diverse A-level. You should have subjects at GCSE that cover diasporas and diasporas, plural, not singular. I think the danger with a lot of this conceptual and ideological and definitional debate is that you can get lost in the definitions. I think with any examination of a culturally diverse community, you have to set out your boundaries. I mean, this opening discussion has been general in the sense that both my colleagues will make the subject more specific, and I think that's important. As long as the community is here, and my colleagues proved that A, it is, but then B, for me, it's that movement from research and providing a evidence base to increase understandings for the listeners and the viewers of this program so that they have greater understanding of Kashmiri, its context, its history. Partition just didn't happen in 1947. You've got to explain that region of the world, you know, decolonization, the disintegration of empire, but more importantly, the Kashmiri communities, you know, and their histories, their contexts, and not only what's going on in India and Pakistan with those communities at the moment, but what's going on in England and other countries around the world. Those are fascinating issues. And the bottom line for me is that this is about two things. It's about teachers. It's about giving them the tools so they have the confidence to go into the class to teach cultural diversity. It shouldn't be controversial. It shouldn't be difficult. There are ways and means of teaching most things, some with ethical boundaries that are introduced, but you've got to train the teacher to draw that ethical boundary around the conversation. I was lucky enough to have a mentor that did that for me. So, you know, my conversations immediately broaden, and you can talk about the images of Muhammad in a classroom. You don't show the images, of course, but you talk about the context of
different episodes. You can even take it back to Salman Rushdie and the Satanic Verses if you want in an English context, but teach it factually. Okay, be objective. Talk about episodes and let the students have got it. They've got the knowledge. You know, they eat, breathe, and live it at home. Allow them to bring it into the classroom. That's so important. That's the secret of my job, listeners and viewers, that I learn as much from my students as they do for me. I set debates up. That's what I'm paid to do, not with my own comments or my own viewpoints, but with the history, and let them then make up their own minds. Let them be critical, let them be reflective, let them be contemporary. Wake them up, talk to them about what's going on now rather than what happened in 1945 or 1066, because that is important in one way, but it's also important to allow students, professional practitioners need to allow students to express themselves at all levels. So in that sense, again, in answer to your question, yes, diaspora needs to be taught, but again, it needs to highlight the complexity of any community and all communities that sound ourselves. Cultural diversity is the biggest strength that we have, and that's in literature, sport, in public, private, voluntary sectors. We should be proud of our heritage, not just a monocultural heritage, but our multicultural heritage, because it's always made us stronger. Yeah, the last question from you, Richard. You did mention some of the issues about teaching diasporas, but are there any additional issues when it comes to teaching Kashmiri diaspora? Well, I'm going to leave that to my colleagues because they're the specialists, and I don't want to infringe on their information and their research. But what I will say very quickly is that it's important that we do, first and foremost. That might sound so simple, but it's so true. And as I've said, it's important for the listeners and the viewers to understand that there are different communities in the world. It's not just England, but all over the world where this evidence is vital. And we have to provide, in this specific case, opportunities for, remember, teachers to learn about Kashmiri communities, their histories, their context, where they are to now, what they're thinking and feeling in today, but also giving teachers the strength to teach the students and to allow the students not only to talk, but to reflect and think. And I think that brings more students into the class and makes education more accessible and, dare I say it, more fun. Yeah, thank you very much, Dr. Richard Race. It was very informative and insightful, and I hope it will be very useful for our viewers who are in education in any capacity, whether they are students, pupils, or teachers, or helpers, or researchers. So thank you very much for that. And now we, like you said, our last question was about what are the issues when it comes to teaching Kashmiri diaspora, and we have Dr. Allison with us, Dr. Allison Davis, whose research was for Peterborough Racial Equality Council. And Dr. Allison, thank you very much and welcome. Can you unmute yourself? Yeah, you're done it. You're done it. Yeah, and so what was your research about? I mean, can you give us some details that what was it about and how did it come about? It came about because I work for Peterborough Racial Equality Council as their research officer, and over the last 25 years, we've done research on issues of race, obviously of racial equality, or rather inequality, covering some of the issues that Richard has already talked about. And up until 2010, we did quite a lot simply looking at the statistics, achievements, and differences in attainment at Key Stage 2, GCSE, that sort of thing.
And then since 2010, we've focused much more on the views and the comments and the suggestions of the students from culturally diverse backgrounds themselves, and to bring those views and those requests in front of the appropriate authorities, whether it's schools or local authority or faith leaders, whatever. We try and work to bring those views in front of them. And so this particular piece of research was Karamat's just finding it. This particular piece of research was collecting the views of 450 students in Peterborough from different culturally diverse backgrounds. But for this presentation, I've picked out the 100 or so who described their own ethnicity as British Pakistani or Kashmiri. So thank you, Karamat. Little bit of background about Peterborough. Population just over 200,000. It's the most recent estimate. In 2011, which is a long time ago, there were 30% from minority ethnic backgrounds. That has definitely gone up since then. We know this from local studies, but of course the 2021 census information is not yet available. There are over 100 languages spoken in Peterborough primary schools, and I'm afraid we're not very good at league tables. We came next to bottom out of all the local authorities in England in both 2017 and 2018 at Key Stage 2, and in 2019, when the systems changed, we were judged as 9% below the national average. So a little bit about the Kashmiri community in Peterborough. Again, from the 2011 census, the population given as British Pakistani in Peterborough was approximately 7%. The heritage areas of the community are mainly from the Mirpur district, the Kotli district, and the Bimba district, all in Azad, Jammu and Kashmir, and from a smaller proportion from some areas of northern Punjab. And it's important to note that in the research, the participants were asked to choose their own description of ethnicity. There's a principle we have at the Race Equality Council. We respect everybody's own identification. And the comments that I've chosen for this this presentation are those who gave their ethnicity either as British Pakistani or Kashmiri. Thank you. Next. I've explained this in answer to Sharma's question. Some of the research that Peterborough Racial Equality Council has done over the last decade, and the most recent piece of research, which is the subject of this presentation, 450 young people from culturally diverse backgrounds in Peterborough secondary schools completed a survey with open-ended questions. My research colleagues will
understand how long that took to analyse, and then follow-up discussions with 40 young people, most of whom were British Pakistani or Kashmiri, and the profile of the overall participants, about 25% of them identified themselves as British Pakistani or Kashmiri, and those are the ones whose views I've highlighted in this presentation. Since then, during lockdown, we have brought those young people together with City Council officers with a project to produce video materials to inform teacher staff development in the city schools. Next, please. The first thing that we asked about was a question: have you personally, in the last year, been the target of racist abuse or racism? And the results from there were that 43% of all participants from culturally diverse backgrounds had experienced racial abuse, and 31% before the referendum for the Brexit vote, and 47% afterwards. That goes along with a lot of research that shows that the language around the politics around the referendum seemed to legitimize abuse against people who were perceived to be immigrants. The situation for Pakistani and Kashmiri respondents was that 51% of them had all said individual racial abuse during the last year. This contrasts, I'm sorry to say, very strongly with what I was told by the school's one senior teacher in a very multicultural school. Told me, oh, well, you won't get any answers to that question because we've eliminated racism in our school. And that rather illustrates Richard's point that we need to hold up these issues to the school authorities and the teachers, as well as reflecting what the students themselves say. Again, with the Kashmiri heritage students, before the referendum, 39% had experienced racism. Afterwards, 56% said they had. And here's just a very few of many, many quotes that they told us in discussions. This is Zahid. A teacher asked, if I called you a P word, would it offend you? The teacher didn't really understand the significance and the severity of the volume behind that word. When my grandfather and the original members of my family came from Pakistan, they were attacked by people shouting that word. And then Atiq said, at the problem schools where most of this stuff happens, a lot of stuff goes around. Social media comes into it a lot because Muslims are always like judged in a way like targets. And if anything happens, it's always the Muslims had something to do with it. The word goes around the whole world and it spreads in schools. And that's why this terrorist word comes out to Muslim people. And one of the survey respondents
said, I feel I face racist behaviour around me every day in Western society, as they have a prejudgment and misconception on our customs and religion. Abuse in the media is more of a problem. And I wish those were just isolated comments that I'd picked out. I'm afraid they weren't. They reflect what a lot of students said. Next slide, please. As Richard was saying, oh, sorry, can you go back to the previous one, please? As Richard was saying, the students reflect very much what teachers were, what Richard was saying, that teachers feel awkward about talking about racism. They're white. They don't think it's their place to say anything. They don't really know how to handle the situation. They want to help, but they don't know how to tackle these situations. Another, Fazana said, I feel it's just a lot of misconception by students and teachers. Made me feel uncomfortable. I would classify it as a lack of knowledge that made me feel uncomfortable. And then at national level, a survey of teachers found that teachers lack confidence and training in how to respond to issues concerning race, as Richard was saying. Only 12% had received any training in dealing with racism as part of initial teacher training, and only 1% had received in-service professional training on those issues. That's a very recent survey from the Runnymede Trust. Another issue that came up as very important to the students to tell their teachers was the importance of religion. In Peterborough, 98% of the Kashmiri respondents gave their religion as Islam. 87% said they attended mosque or madrasa at least once a week, and 78% said their religion was very important to them. Thank you. And just a few things that reflected that came out of their lived experiences for Muslim pupils. They told us about changing for PE in mixed-sexed classrooms at primary school. Girls had to hide under the tables to get changed. Compulsory shorts uniform for PE, so they had to get their parents to get them out of PE. Most schools do provide halal in alternatives for school lunch, but they're often very poor. I was told, I was just given a plate of salad and a little bun. Some children, they chose to join their families in taking part in the fast during Ramadan, and their school wouldn't let them, even though they made it clear it was their own choice. They weren't being forced to do it. Teachers didn't understand about sacred texts and tried to explain in, say, in RE, but were not respecting the Holy Quran. Lots of examples. Thank you. The next issue, which again Richard has mentioned, is the whole idea of Britishness and the government's strategy to produce what is meant by Britishness. Starting with the Prime Minister David Cameron back in 2011 stating that multiculturalism is dead. We won't debate what he meant by that. My friend Richard
describes in great detail the shift from multicultural to integrationist citizenship. Since 2014, schools are required by law to promote what are described as fundamental British values. There is a duty for teachers to report students they feel are vulnerable to being drawn into extremism under the prevent duty. And as Richard has spoken, there's a revision of the national curriculum in England to promote British history and English literature. And most recently, Ofsted is required to monitor pupils' understanding of fundamental British values. So we asked the students about, first of all, what they thought British values were, remember this is a survey, 450 students all putting down their own answers. And by far the three most popular items that came up that they wrote about, number one was fish and chips, number two was drinking tea, and number three was the Queen. That's what they saw as British values. But when they started talking to us, they understood values. They understood faith values, Islamic values, Christian values, human values, but they didn't understand why any of these were particularly British. So this student said, I have no idea what really constitutes a British value. It's an ever-changing thing. No definitive British value is in practice for all time. Quite a few of them actually expressed the values that they felt they had received from British people, or from white English people, to be precise. And these were discrimination, colonization, hatred, blaming entire groups for the actions of a few, denying the existence of racism and generalization of non-whites. As a white person myself, that makes me think and feel very ashamed. One of the students wrote this wonderful poem. I hope you don't mind me reading it out. Zain Awan was one of the young people involved in the original survey. He's since gone on to be a poet and a photographer, and he keeps up his activism for racial equality. Teach me about British values. How much Britain valued us back when? British values back then? Migrants who build, not migrants who stay. Britain valued lands as plantations, humans as subjects, subjects as cultures, cultures as outfits. Are you worn out yet? Thank you. Next, please. We also discussed, well, the students discussed with us their feelings about the Prevent program. Most of them knew about it. They knew that teachers had a duty to report students who were deemed to be vulnerable. And interestingly, locally, the police make a big thing that the most number of referrals to the next stage of the Prevent program, which is Channel, actually have come from right-wing, white, English
right-wing groups. But that's not felt by the Kashmiri heritage students. This is what they felt. Teachers keep watch on certain students. Most times it hurts the students. Teachers can't spot terrorists. Why is it only Muslims affected and targeted by the strategy? Surely other religions have forms of extremism. And one parent told us it's very scary for parents to negotiate around the program. You have to tell children, don't say this and don't say that. It's a big issue for parents. Thank you. Next, please. Richard has already mentioned the history curriculum in England, but just a few comments that for primary schools, the national curriculum in England for history covers only the Viking invasions and the Anglo-Saxons. It ends in 1066. The main GCSE syllabus offers no or very few options to study history of Africa or the Indian subcontinent. And Black and Asian students are less likely to choose history for GCSE than their white peers, and even fewer at A-levels. And is that hardly surprising? Malika told us she had done history. We learned about the British Empire, but not about the African or the Asian perspective. They should be teaching about people's different histories. And Zahid said students are taught that Africa is a poor country, and also South Asia, but they're not taught about colonialism and the effect on the economy. Next, please. Next. Next slide, please. And in English literature, in 2018, 34% of GCSE students nationally were from culturally diverse backgrounds, but less than 1% of candidates answered a question on a novel by a writer of colour. And 82% of students, 82% could not recall ever studying a book or text by a non-white author, despite over a third of the students actually being from culturally diverse backgrounds. And Vazana told us she did English literature A-level. She told us there was no Asian representation at all in A-level English literature. You got the white South Americans in Streetcar Native Desire, but I've never come across a piece of literature with Asian people in it. I've gone out to research about Edwardian England and about Shakespeare and about Southern America. And if there were more books about Asian characters or by Asian authors, students would then have to go out of their way to find out about the context, and that would move forward their understanding a lot. Thank you. Just to conclude, the students, some of those comments sound very negative, but they were overwhelmingly positive about, well, what can schools do about this? They came up with loads and loads of suggestions that won't cost the national education budget much money, but just straightforward things. And I've only been able to list a few of them here, but this gives you a flavour. Schools should have a nominated teacher, like they do for safeguarding, a nominated teacher to whom students can report incidents of racism, and then the schools should acknowledge and confront it. That students should be encouraged to report to this teacher in the knowledge that something will be done.
Schools and teachers should be supported to engage with the importance of religion for many students. There should be education and training for teachers so they're able to address stereotypes. And a few comments, Malika, it's important to dismantle racial stereotypes. People don't realise that by fueling stereotypes, they make it harder for people of colour to progress in society. They could do about Islam and stuff like that, and more about culture. And if people knew about it in schools, then racial abuse is less likely to happen. That's Atik. And Zahid again, he suggested lessons in learning for life that could explain cultures and teach about racism and why it's wrong and why the terms used by other people are hurtful. And the last set of strategies, although as I say there are many, many more in the research, they wanted a quiet room in school for prayer and for fasting during Ramadan in late lunch breaks. Allow girls to wear leggings for PE, not just shorts. Teach people of colour history. Teach world history from the perspectives of the colonised and the enslaved. Select at least one of the texts on the syllabus that are offered by Black and Asian authors. Encourage students to research the contents of world literature text. And to reinforce what Richard said, that needs to increase, include training teachers so they feel confident in teaching texts by Black and Asian authors. And as Karamat has shown very much, also recruiting more teachers from culturally diverse backgrounds. And finally, they wanted open teaching about the recruitment methods used by extremist groups and the real consequences of joining. They felt that the PREVENT programme was very covert behind their backs. Thank you. Next slide is just the references, and the final slide is Peterborough City Centre at night. Thank you very much. Anybody who wants to contact me, those are my contact details. Thank you. I can't hear you, Shamus. Thank you very much, Dr. Alison Davis. This was very informative research, and I think it gives very interesting pictures of school life, how is seen by people from different cultural backgrounds. And our next guest is Dr. Karamat Iqbal, who is also involved in research concerning education in Britain, and his presentation is on Ethnic Capital, a case study of British Kashmiri parents' role in education. And I will leave you three, Dr. Karamat, to make your presentation, and then you three can conclude it. And so I hope that we will be able to finish within the allocated time. So all the best. And thanks, Richard and Alison. As the slide tells us, my focus is on Ethnic Capital, which is a case study of British Kashmiri parents' role in education. It started with my work with Tariq Madood, who had coined the phrase
ethnic capital. And I was interested in applying it to the British Kashmiris because we know that social class disadvantage affects the Pakistani community and within that the Kashmiri community. And so it has been said that both those communities are disadvantaged in terms of unemployment, poverty, overcrowding, poor health, concentration in deprived neighborhoods, low levels of literacy, overrepresentation in under-resourced schools. We also know that Kashmiri children suffer from being an ethnic minority, from being a Muslim, and from being variously, as they choose to label themselves, as Pakistanis, and sometimes within the Pakistani category, they suffer because of being Kashmiris. There are anti-Kashmiri prejudices that work against the Kashmiri community. And yet, the Kashmiri community, and more broadly the Pakistani community, sends a disproportionate number of their children to university. I think both Tariq, Maudud and I were wanting to know why this was. Why was it that the children were achieving against the odds? And so we wanted to use Tariq's concept, ethnic capital, which was something he had coined with his work. I think it was mainly in Slough amongst the Pakistani community, but we know many of the Slough Pakistanis are actually Kashmiris. And at the time, Maudud was trying to understand his research question was, why do British Pakistanis have such a high level of participation in higher education when they are a disadvantaged community? And in particular, he wanted to know, why is such a disadvantaged group who are socio-economically disadvantaged, racially excluded, and lacking in dominant social capital and dominant cultural capital? Why is it such a community, a high achieving community in terms of the number of children they send to higher education? And Maudud had his inspiration from two concepts, ethnicity as resource and ethnic social capital. And he coined the definition of ethnic capital in these words: a non-dominant form of social capital consisting of norms, practices, and strategies of Pakistani individuals, families, and communities. It focuses specifically on three things that he thought explained educational success: familial adult-child relationships, transmission of aspirations and attitudes, and norms enforcement. He presented a certain causal sequence. Number one, parents and the family have ambitions to achieve upward social mobility. Secondly, they believe that education is the important way of achieving their ambitions. Thirdly, and consequently, they prioritize the acquisition of education. The parents use their authority and power and their relationship to convey this to the children. The children internalize the message and develop ambitions and priorities that are consistent with those of their parents. And finally, the children do whatever is necessary to realize the ambitions. My research
was conducted amongst 7 Kashmiri academics. And because they are academics, that would give you a clue that they were educationally successful. Some had PhDs, some were working towards PhDs, some had masters, or were graduates, or were working for these qualifications. I interviewed them, usually lasting about an hour. I then transcribed, analyzed the data, and the findings were that all the parents we heard about valued education and found different ways to engender respect for it in their child. The parents provided good parenting, encouraged the child to do their best. The parents provided the educational air that they breathed. I think one interviewee told me there was an educational vibe in their family and an extended community. Even parents who didn't have the confidence to go to a parents' evening at home did their job of encouragement. Read you this quote from about a mother who had not gone to school herself at all, had said to her son, or her son is describing her, "My mother has always been supportive of education. She would get us ready and take us to school and always push us. She would make sure there were no other demands on my time, so I was able to focus on my education." The parents showed their pride for their child's achievement. The parents used their own life experience of not doing well in education or not having the opportunities to say to their child, "Learn from my mistakes or learn from my misfortune and try hard." This quote from one interviewee, my father would talk about how he hadn't done well in education, something he didn't want for his children. And another parent saying, "Education will help you, stay with you, nobody can take it away." The extended family played a very important role in that they reinforced the messages that the parents had given. Whenever there were family gatherings, there was education talk. How's your child doing? And what they really wanted to do was tell you about their child because they were proud of the child. And they would then encourage each other, share notes on how to do it, how to support the child. Uncles would talk about education and its importance. The community provided an encouraging infrastructure. One quote, "My aunties are always supporting and encouraging. They would frequently stress to me and to my mum how important education was. Cousins who had achieved in education would be looked up to for their example." And here's a quote about an uncle. When the child's own parents had not been to school and could not speak much English and certainly couldn't read and write, therefore didn't understand the education system. This is what he says about his uncle. "My uncle was educated. He was a role model for me. It gives you an opportunity to see how things are different in terms of they've been educated, how their lifestyle is different to our lifestyle, for example, or in terms of the manual work my father was doing compared to the professional work my uncle was doing." Here's some detail. It was a mixed picture when it came to providing learning materials. The earlier generation, these were interviewees born in the early 70s. So they were children of
first-generation migrants. They had a kind of hit and miss whether they had any learning materials. There was very little money in their family to buy the learning materials. You know, one child said to me, we had 3 books, a children's book, a quiz book, and a book of spelling and grammar, and that was it. But the situation did improve for the youngest respondents who reported greater provision of learning materials. Homework was, again, a mixed picture. Most parents monitored the homework. However, many were not able to help. And my own research in 2015 to 2017 found that Pakistani children, which is how I was describing them and categorizing them, they did have a problem in that their parents were often not able to help them with their homework. And in my research, some of the children were too busy because they were going to the mosque. But my respondents told me that their parents, even if they couldn't help them with their homework, were still involved in that they would ask questions about it. But there's no getting away that we are dealing with a disadvantaged community, and my respondents were coming from that community. So they were reporting that they had shared bedrooms, the family dynamics. You could never predict when they would be quiet. And the parents couldn't help the children. Parents' meetings at school, the earlier generation didn't attend those. And if they did attend them, they wouldn't understand what was going on. But the younger parents attended more. Also, extended family members attended such meetings when parents couldn't. One other thing I looked at, because out of my 7, 2 or 3 were children of first-generation immigrants, and there was one, particularly, a woman, and through her I was able to get a glimpse of how the community saw, how the Kashmiri community saw her education as a woman in those 70s and 80s. And I was able to compare it with the later generation. And in the earlier phases, our community did not value girls' education. And when a girl was sent to school, allowed to complete her secondary education beyond reaching puberty, and furthermore, if she was allowed to go to further education, sometimes away from the home, the relatives would interfere and say, well, your daughter shouldn't be allowed to go so far away from home on her own, on the bus. You never know what she might get up to. But I'm pleased to say those attitudes have changed, and some of the younger women I interviewed told me that there was no problem. They were treated equally in their families, equally with their brothers. So in conclusion, I would say that educational drive is integral to the lives of British Kashmiri parents and families. Parenting was central to the process. The children became regular attenders at school, were respectful of their teachers, worked hard, generally focused on academic matters as necessary, completed homework if they could, but generally they followed the advice of their parents, which was to respect the teachers and work hard and behave well and attend regularly. The parents had clear rules and regulations regarding their children's leisure activities. They generally knew where their child was.
the ethnic capital of the Kashmiri parents compensated for their economic disadvantage. Family norms and the broader community networks and values provided the aspirational air for the young. School teachers and educational policymakers should inform themselves of what the Kashmiri parents do at home and in the community. This will enable the teachers to show more respect to the parents and will also help them to build on what the parents have already put in place in the children, the values they've given to the child. And it will help the teachers and the policymakers to create better homeschool partnerships. And the last point I'd like to make is this was a small-scale research project. My recommendation is that similar research should be undertaken, but with a larger cohort and with a particular focus, not just on ethnic minorities or Asians or Muslims or Pakistanis, those broad categories, but with a particular focus on the Kashmiris, whose children are one of the largest ethnic minorities in the schools. Thank you very much. Right, over to Richard. Okay, colleagues, thank you very much for those two presentations. I've got questions, too many questions as always with limited time, but I'd like to ask Karamat the first question. Your first conclusion talks about an educational drive. How do you do that? What do you mean by that? I mean, I know what you mean by that, but again, how do we get a system that seems to be structured against issues such as the ones that we've been discussing for our audience in relation to this program? What are the keys to enabling, I think that's an interesting word, enabling an educational drive to make the materials that we've been discussing today more accessible? I think in summary, what I would say is traditionally we have known of concepts like the immigrant paradigm, where immigrant, when they arrive in a new place, and we know from work about the Chinese community, for example, that when they arrive in a new place, they usually don't manage to access the education system themselves, but they do their damnedest to make sure their own children have all the advantage, and they invest all the resources, all the time, all the effort, all the encouragement into the child, send the child with a particular mindset to the school system, to the further education and university system, and say, go and respect education, respect teachers, work hard, and generally the children do, of course, accepting that there is educational underachievement amongst those communities. So for some, there's no matter how much drive you have, no matter how much encouragement you have, you're still disadvantaged because maybe of your social class or your ethnicity, where you live, which school you attend, and so on. So generally speaking, within immigrant communities, that drive, that immigrant paradigm is there. They want their children to do well and achieve, high professions. I think we need to
find ways of understanding it, encouraging it, building on it, and respecting the parents and the community who initiate that drive in the first place. So there are implications, I would say, for both your areas of work, both Alison and yourself, in terms of working with teachers, because we know when a parent doesn't show up at a parents' evening, they are categorized as hard to reach, and before you know it, they're labeled. And actually, those same parents could be doing something amazing at home. And it's because of that that their child is doing so well. Very interesting thoughts there. Thank you for that response. Moving across to Alison. Alison, I was fascinated by the statistics that you revealed to the audience in relation to racism and racist abuse. Of your sample, 43% claimed that they had been racially abused, and 51%, which is over half of the Kashmiri Pakistani community as well. Here's a simple question that has a very complicated answer. How do we teach racism in all sections or sectors of education? Do you mean anti-racism? Yes, Alison. That's a question for Alison. Sorry, Alison. Well, I think we've gone backwards. When I was trained as a teacher in inner London a very long time ago, we studied anti-racist education. That has all been squeezed out of teacher training programs. So I know that probably doesn't help. But what the answer that the students would give is yes, educate teachers about not perpetuating stereotypes, how they rise, all that sort of thing, but then how to handle reports of racism, and by confronting stereotypes about different communities, I think is the first step, and certainly the young people would say is the first step to getting people to understand each other. And for students to, one of the things they asked for, which I didn't have time to include, they wanted more events, organised events that brought together people from different communities to learn from each other. That was what they said. They're big believers in contact theory, although they probably hadn't ever studied it. And yes, they just wanted to get opportunities to get to know each other, and to learn about each other's cultures, each other's histories, so that other people they all understood each other better, which to them was the first step of then not making stupid racist comments. And I think that's really interesting as well, in the sense that it sounds so simple that we bring communities into schools as experts in their context, their history, and it sort of changes it changes fundamentally schools' relationships. But I think teachers and senior leaders have got to be comfortable with that, in the sense that it's not about inviting parents to come in and do the jobs of teachers. It's actually sharing their experiences, sharing their knowledge, to allow, not only, as I suggested earlier, not only allow teachers, but also students to increase their understandings of their own histories, because they're probably getting this at home. But I think it would be interesting as the school as a setting, or college or university as a setting, to allow these discussions to take place. And I think that's really interesting.
I also believe that with racism, you've also got to teach at all levels and have an understanding of race, racism, structural racism, institutional racism, before you get to notions such as whiteness, white privilege, critical race theory, which has become very topical recently, but can, I would suggest, be taught objectively rather than factually. And I think that's within an academic freedom boundary. And again, these issues have to be taught, can be taught, provides fascinating conversations for students as well as teachers, not in a threatening way, but in an educational way. Which brings me to another question for Karamat, in the sense that, again, this seems like an obvious question, but I think it's incredibly complicated. How, Karamat, do we get more schools? Let's just keep it at schools, primary and secondary schools. Secondary schools, Key Stage 3, Key Stage 4 in England. How do we get more schools to teach Kashmiri, Pakistani citizenship, history, literature? How do we get more schools to actually deliver this content to not only Kashmiri students, but students from other cultural, diverse communities? That's $1 million question, Richard. I think multicultural education, anti-racist education seems to have been deprioritized, gone off the agenda. Right from teacher training level, there's very little time on teacher training, for example, to discuss these issues, and very little time in the school CPD programs for these issues. We have the Black History Month, but there's been an ongoing battle with that to mainstream it. So it's not just for 1 month, but actually for the whole year. And there is early kind of struggle going on to place South Asian history on the curriculum. And the hostile environment is not just there for immigration and Black and minority ethnic people in society, but the hostile environment is also there for multicultural education. And so I think there are some big struggles that we have. And for the Kashmiri community, there is an additional struggle in that many of them are labeled Pakistanis because their parents and grandparents traveled on Pakistani passports. And so ethnic categorization records them as Pakistanis. 2/3, maybe even 3/4 of them, of our children in schools, are not Pakistani, but they're actually Kashmiri. But sadly, the awareness of that fact is very low amongst teachers and education policymakers and academics. And there's been very little written about it, and very little literature. And I've got an article coming in the Bureau blog saying something like, majority of Pakistanis are Kashmiris and they speak Pahari as a language. And so we are in the very early stages of talking about the Kashmiri community, and we must do more. This kind of discussion and a recent one that I've done with an academic on the Pahari language, which was to show that Kashmiri children speak Pahari, not Urdu. When they say to you, I speak Urdu, or my national language, or my mother tongue is Urdu, they're not actually telling you the full truth. And because they think you won't understand, but they actually speak Pahari. So I think we have some work to do when it comes to the British Kashmiri diaspora, the Kashmiri community itself, but the thousands of Kashmiri children in the British school system. I totally agree with that. I mean, again, I think if you're an advocate of multicultural education like I am,
Alison mentioned the stereotypes. You teach those when you talk about country, but when you have the identities exercise, when I get all of my students to actually define their identities, plural rather than singular, I ask them how many languages and dialects they can speak. And of course, you get students all over the world, not just from Kashmiri, who are saying 3, 4, 5 languages and dialects, which again, I think underlines not only the cultural diversity, but the complexity of the region, which, as I totally agree with you, you've got to have an understanding of if you're teaching it. But I think, as we all agree, you've got to provide the environment for professional practitioners at all levels to increase understandings of the one community and the many. It's about for a teacher, it has to be about the students in front of them. It's not about the teacher or the lecturer, however defined. It's about the students. And again, it's providing them with the opportunity to express themselves. Yes, bring the community into the school if there are no experts. I mentioned that term, cultural facilitator. Use the community. Don't abuse the community by giving them too much responsibility and doing half of your job. But if they can come in and help and improve professional practice, and we can have greater connections, because of course they exist and they've existed for many, many years and decades, collaboration between community, school and community. And I think that is one of the ways, and perhaps the major way, of getting this material across. So there's a lot going on in the background, and when it's actually taught in the classroom, in many subjects, not just one, but many subjects, again, there can be raising of cultural awareness for the students as well as the teachers. Now, my friends, we have reached our time deadline exactly. Shams, are you there? No, I think he's probably disappeared. Thank God for editing then, that's all I can say. That's a shame, but I think we've hit the target, my friends. I think that's very good, actually. Yes. What did you think? Alison, what did you think about the last 2 hours or so? Yes, I think it was. Are we still being recorded? I think can we are. stop it if you want to say one final comment, and I will then stop the broadcast. It's all this bit will be edited out, Alison. I mean, what I just said there, not what you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस मकाम पे जहाँ एक मज़दूर जो मेहनत कश था, जो दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों का पेट पालता था, वो उसकी कीमती जान यहाँ पे इस तार के साथ जो है वो करंट लगने की वजह से वो चली गई। आज हम आपको यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि यहाँ पे महकमा बरकियात की बेइज्जती नाहली का जो है मैं समझता हूँ कि कोई अल्फाज नहीं है जो मैं आपने नाजरीन के सामने यहाँ पे पेश कर सकूँ कि एक तार जो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एक प्लंथ है, एक मकान बन रहा है। उन्होंने 12 मरतबा दरख्वास्तें दी, इस नायल महकमा को, SDO को दरख्वास्तें दी, उनका प्रूफ उनके पास मौजूद है। और ये जो है वो लत्तो लाल से काम लेते रहे। ये जो है वो कभी कहते रहे कि रावलाकोट जो है वो वहाँ से जो है वो हम तार ले आएंगे, वहाँ से ये अप्रूवल होगी, और इस तरह करके ये टाल टोल से काम लेते रहे और एक कीमती जान चली गई। और अब ये यहाँ पे आज ये देखें कितना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इस महकमा बरकियात के यहाँ पे सैकड़ों मुलाजमीन हैं जो लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई इस पे जो है वो जो है एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज बड़े अलमिया की बात है कि अभी भी ये तार उसी तरह जूं की तूं है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजमन ताजरान थोराड़ के सदर साजिद आजम साहब। साजिद साहब, ये एक ऐसा वाकया है कि जिस पे हर आंख अशकबार है। एक कीमती जान यहाँ पे, एक मेहनत कश, किसी का बेटा, किसी का बाप जो है वो यहाँ से जो है इस तार की वजह से वो कीमती जान वो चली गई, और हम सवाए अफसोस के कुछ नहीं कर सकते। ये तार है जी, यहाँ पे करंट लगा और उसके बाद वो यहाँ पे जो खान भाई थे वो यहाँ पे आके गिरे ये मट्टी के ऊपर, और ये उनका खून भी पड़ा हुआ है, और मौके पे वो उनकी डेथ हो गई। इसी टाइम उसी मौके पे उनकी डेथ हो गई। ये देखें बिल्कुल ये जो गहरा है उसके साथ जो है तार गुजर रही है, और इतना बड़ा यहाँ पे रिस्क महकमा बरकियात ने होने के बावजूद कोई जो है नोटिस नहीं लिया और एक कीमती जान चली गई। तो इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आबू साहब। गुजारिश ये है कि थोड़ा सा मैं जो हमारे भाई कल इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए महकमा बरकियात ने जिनके सर ये कत्ल है, उनकी फैमिली के हवाले से मैं बताता चलूँ कि उनके 5 बच्चे हैं और एक उनकी वो सोगवारान में अपनी एक बेवा छोड़ के गए। अब एक तो वो इस दुनिया से चले गए, ये सबसे बड़ा हादसा। दूसरा, ये जो फ्लड आया उसकी वजह से उनका जो छोटा सा वहाँ घर था वो भी मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गया। तो कोई पुरसाने हाल नहीं। आज उसके बच्चे खुले आसमान के तले अपने बाप की लाश दफनाने के बाद वहाँ बैठे हुए हैं ज़मीन पे। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और हमें बड़ी अफसरदगी के साथ साथ बहुत नदामत हो रही है कि हम एक इंसान को इंसाफ फराहम करवाने में इस वक्त तक नाकाम है। गुजारिश ये है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने विज़िट किया, सब कुछ देखा कि ये तार कहाँ से गुजरी है, और 11,000 वाट की ये मेन ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से गुजरी है। एक पोल लगाना है, एक पोल लगा के हम बेशुमार सैकड़ों ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। अब एक तो इस पोल की वजह से अमात का ख़तरा हमारे सरों पे मुंडला रहा है। दूसरा, आज कितने अरसे से यहाँ एक घर तामीर हो रहा है और वो घर का काम रुका हुआ है। शायद ये इस बर वक्त ये तक इस घर की तामीर हो जाती तो जो हमारे मेहनत कश भाई हैं वो भी बैरून मुल्क में मौजूद हैं, वहाँ मजदूरी करके वो अपना यहाँ घर तामीर कर रहे थे। तो इसकी वजह से उनका काम भी रुका हुआ है, और वो काम रुकने की वजह, इसकी वजह से काम रुका, और उसका ये हुआ कि उनका जो काम 1 लाख में होना था वो आज 5 लाख में होगा। वो कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारे लोगों का। और फिर देखें, कल से हम एहतजाज पे हैं। कल से हमने जाके थाना पुलिस थोराड़ में एप्लीकेशन मूव की कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इसका कोई मुतबादिल हल निकाला जाए। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं, सिर्फ एक पोल लगाना है, चंद घंटों का काम है। एक पोल हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इसके ऊपर खामोश है। पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की नाअहली आपके सामने मौजूद है। हमारी सब डिवीजनल जो इंतज़ामिया है, महकमा बरकियात के जो लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, आप अंदाज़ा करें कि उनके पास और इस रियासत के पास डूब मरने का मकाम है। इस रियासत के ज़िम्मेदारों को, इस रियासत के वज़ीर आज़म के लिए, इस रियासत के सदर के लिए, इन वज़ीरों को और बिलखुसूस वज़ीर बरकियात के लिए कि उसको चुल्लू भर पानी में वो डूब मरे, कि जिसके पास एक पोल नहीं है जो अपने लोगों को मुहैया कर सके और लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकें। मैं कहता हूँ इस करप्ट ज़ालिम जाबिर निज़ाम के ऊपर लानत भेजनी चाहिए, और इंशाअल्लाह हम जितना हो सका हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, इस निज़ाम का ख़ात्मा करके दम लेंगे। और मैं
اس موقع پہ پھر اپیل کروں گا، کیونکہ ابھی ہماری 1 ستمبر سے ہماری کمپین چلے گی پورے آزاد کشمیر بھر میں، اور بالخصوص ہم اپنے علاقے کے اندر چلائیں گے کہ اس وقت تک بل نہیں دیتے جب تک یہ سسٹم بہتر نہیں کیا جاتا، جب تک جو ہمارے دیگر ایشو ہیں محکمہ برقیات کے حوالے سے ان کو حل نہیں کیا جاتا، تو ہم بلوں کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ اور میں پھر آخر میں اپیل کروں گا ذمہ داران کو، پولیس کے اعلیٰ افسران کو، کہ جو ہم نے اپلیکیشن موو کی ہے تھانہ پولیس تھوران میں، اس کے اوپر FIR درج کی جائے، جو نامینیٹ ہم نے درخواست دی ہوئی ہے، جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کر کے فل فور ان کے خلاف FIR درج کر کے، اور پھر جو ہمارا محنت کش اس دنیا سے رخصت ہوا، جس کا قتل کیا گیا، اس کا مداوع ہونا چاہیے، اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کی فیملی کو آزاد کشمیر گورنمنٹ ایکوموڈیٹ کرے۔ میری یہ اپیل ہوگی کہ اس پہ کارروائی کی جائے، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ روز ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اپنے حقوق کی بازیابی پہ، انصاف کے اصول کے لیے سڑکوں پہ کھڑے رہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، یہ عام عوام کے لیے مسئلہ ہے، تو یہ مسئلوں کا حل صرف اس ریاست کے اداروں کے پاس ہے، اور ان کو یہ حل نکالنا چاہیے، اور وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں، ہم بغاوت کی طرف چلے جائیں۔ ہمیں اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق غصب کر کے ہمیں اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کل جو پرامن بات کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، جو پرامن احتجاج کرتے ہیں، جو جمہوری راستے اختیار کرتے ہیں، ان تمام راستوں کو روک کے ہم کہیں مسلح جدوجہد کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو میں خدارہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں صاحب ایک چیز کہ آئے روز محکمہ برقیات کی طرف سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہم شاخ تراشی کے نام پہ، مینٹیننس کے نام سے جو بجلی بند رہے گی، اور اس روز کے حوالے سے وہ لاکھوں روپے TADA وصول کرتے ہیں۔ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ صرف یہاں پہ یہ تار جو ہے یہ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی ہے، یہ تمام گھروں کے ساتھ، اور یہ دیکھیں درختوں کے ساتھ یہ تاریں جو ہے وہ ٹچ ہو رہی ہیں۔ اور کیا یہ محکمہ اتنا بے حس ہے، اتنا جو ہے لاپرواہ ہے، اور اتنا یہ سویا ہوا ہے کہ اس کو اپنے ناک کے نیچے، یہ ساتھ محکمہ برقیات کا STO کا دفتر ہے، 2 منٹ لگتے ہیں یہاں سے، ان کو اتنی توفیق نہیں ہو کہ یہاں پہ یہ تار جو ہے یہ اوپر کر لیتے، یہ درختوں کی جو شاخ تراشی ہے یہ کر لیتے، تو یہ کس نام کے، کس جو ہے وہ بنیاد پہ یہ لوگوں کو جو وہ چونا لگاتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے یہ لوگوں کو جو ہے نا یہ اپنی تنخواہیں یہاں سے اور TADA وصول کر رہے ہیں۔ یہ ابو صاحب یہ کروڑوں اور سالانہ اربوں روپے ہڑپ کرتے ہیں اس قوم کے خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس حاصل ہوتا ہے، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اور لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ لوگ مخصوص کسی ایک آدھ ادارے کے ساتھ جو زیادہ ان ٹچ رہتے تھے تو اس کے اوپر آواز اٹھاتے تھے۔ یہاں ریاست کے اندر جو بھی ادارہ ہے، آپ جو بھی ادارے کی طرف آپ مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کرپشن کی ایک، میں کہتا ہوں کہ اتنی لمبی ایک داستانیں ہیں کہ شاید اس پہ لکھنا شروع کر دے تو ان دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے، اگر اس کو سیاہی بنا کے لکھنا شروع کر دیا جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو محکمے کے افسران ہیں، ان کی آپ زندگی دیکھیں، ان کا لیونگ سٹائل دیکھیں، آپ کو یورپ اور امریکہ کے جو حکمران ہیں اور جو بڑے بزنس مین لوگ ہیں وہ آپ کو بہت پیچھے نظر آئیں گے۔ ان کی راولپنڈی میں کے اندر جو بہت ہائی پروفائل سوسائٹیاں، ان کے اندر ان کے آپ محلات دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایکسین ارب پتی ہے، تو کوئی احتساب کا ادارہ آزاد کشمیر کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے، نااہل قسم کے ان پڑھ جاہل حکمران مسلط ہو گئے، وہ اسلام آباد کے اندر عیاشیوں میں مصروف ہیں، یہاں عوام بے یار و مدد۔ زمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کل سنا ہے کہ آپ محکمہ برقیات کے پاس بھی شکایت لے کے گئے، تو ان کا رویہ کیسا تھا آگے، اور اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو صاحب ان کا رویہ تو ایسا تھا جیسے ایک دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سیدھے منہ کسی سے بات تک نہیں کر رہے، کیونکہ اربوں روپیہ وہ یہاں کھا رہے ہیں، اور یہ تاروں کی پوزیشن آپ نے خود دیکھ لی ہے۔ ابھی میرا ذاتی اپنا مکان ہے، وہاں پر جو تاریں ہیں بالکل مکان کے پاس سے گزرتی ہیں، اور 1 سال سے میں اپلیکیشن دے رہا ہوں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ کل گائیں گے، پرسوں گائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی پرسان حل نہیں ہے۔ محکمہ برقیات تو بالکل اس نے کام کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے PTI کی حکومت ہے، جناب وزیر اعظم اور وزیر برقیات، وہ تو آج کل پاکستان میں نہ صرف آزادی مارچ کے بھی جو حصہ لے رہے ہیں، ان کو اپنی عوام کی یا اپنے علاقے کی کوئی ہوش نہیں ہے۔ اس لیے میری پرزور اپیل ہے محکمہ سے، اور خاص کر وزیر اعظم سے اور اس سے
वज़ीर बरकिया से कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और फ़ौरन ये तारों को या तो सेफ्टी बनाया जाए या फिर खंभे लगाकर इनको ऊंचा किया जाए। जमान साहब, हम महकमा बरकियात के पास जब भी जाते हैं, कोई भी शिकायत लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। तो ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये किस मर्ज की दवाएं? एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हम उनके पास गए हैं और यही कहा है, वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। अगर ये उनका काम नहीं है, क्योंकि ये फिर याद प्राइवेट तार तो है नहीं है कि हम प्राइवेट किसी ठेकेदार को पकड़े, ये तो महकमे का मसला है और महकमा सरकारी है। वो अपनी तनख्वाह उठाते हैं और 3-3, 4-4 दिन बिजली नहीं आती और कहते हैं जी कि हम दरख्तों की शाख तराशी कर रहे हैं, लेकिन कोई शाख तराशी होते हुए नजर नहीं आ रही है। आपके सामने पूरे दरख्त हैं, उनके बीच से जो है वो ये गुजर रही है। मौजूद हैं सफ़ीर साहब, जिनका ये कंस्ट्रक्शन यहाँ ये हो रही है, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा सफ़ीर साहब, ये जो है इतना बड़ा हादसा यहाँ पे रोनमा हुआ, आपने इतना बड़ा जो है कंस्ट्रक्शन की, उससे पहले कोई हादसा नहीं हुआ, ये बड़ा एक मौजज़ा है, इतनी क्लोज से ये तार गुजर रही है, तो क्या आपने महकमा वालों से कंसर्न नहीं किया? शुक्रिया आबद भाई। ये असल में हमने पहले महकमे वालों को बार बार इनको जाके कहा है और रावलाकोट में भी बताया है, यहाँ पे भी बताया है। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई हम आपको एक पोल देंगे तो आप किराया आप दे देना। हमने कहा ठीक है आप कर लें। फिर बार बार उनको रब्ता करते रहे, वो तकरीबन 1 महीने का उन्होंने हमसे टाइम लिया था, तो महीना तो दूर की बात है, अब तकरीबन साल होने वाला है, तो किसी ने कोई वो नहीं किया। उसके अलावा जो है ना, जब भी जाते हैं तो बस आगे टाइम ही दे देते हैं, बस आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, महकमे वाले सिर्फ एक ही बात पे। तो अभी एक हमारा वो मजदूर भाई था जिसकी ये जान गई है, ये अभी यहाँ से तकरीबन 2.5 फुट की हाइट है और मेन 11,000 की लाइन है, तो किसी भी लिहाज से ये लाइन यहाँ अलाउ होती नहीं है। ये ज़मीन के आद के लिहाज से ये तकरीबन इसके 11,000 के बारे में महकमे वालों ने और जगह जगह पे ये एक वो पोस्टर लगे होते हैं कि इसकी 2.5 फुट की रेंज से दूर रहें, ठीक है। तो ये 2 फुट का फासला भी नहीं है, जिसकी वजह से कल एक हमारा मजदूर भाई था जिसकी जान गई है, तो महकमे वाले को अभी जाके कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं आपकी गलती है। तो आप ये बताएं कि अगर हम बार बार कंप्लेन करते हैं, ना ये शाख तराशी करते हैं, ना ये किसी चीज़ पे असर करते हैं। गलती है, इसमें क्या गलती है? ये जो तार है इस पे सेफ्टी कवर होना चाहिए, किधर है सेफ्टी कवर? ये ज़मीन से सिर्फ 10 फुट के हाइट पे है, क्यों 10 फुट की हाइट पे महकमे ने रखी? आपने ये चीज़ सर, ये हमने उनको पहले भी कहा है कि ये जो 11,000 की मेन लाइन होती है, ये 70 फुट की हाइट लाइन पे होती है मैक्सिमम, ठीक है। कम से कम अगर इसकी हाइट होगी तो 50 फुट होगी। अभी ये मेन रोड है, मेन रोड पे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, तो ये मेन रोड के ऊपर भी इसके 8-9 फुट से ऊपर हाइट नहीं है, तो किसी भी गाड़ी के छत पे किसी के रास्ते में चलते हुए किसी बंदे के साथ कोई हादसा हो सकता है। उसके अलावा ये जगह भी 2 फुट भी नहीं है। ये तो वो खान किसी का लखते जिगर था, वो इस हादसे का शिकार हुआ। ये तो आपका अपना बच्चा भी यहाँ पे कोई शिकार हो सकता है। अभी इस तरह का खदशा मौजूद है कि ये जो है यहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त तक महकमे वालों ने कोई आपसे रब्ता किया? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, कोई नोटिस नहीं। कहते हैं आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कुछ नहीं किया। हमने उनको सारे प्रूफ दिए हैं, थाने वालों को भी दिए हैं, थाने वालों ने खाली दरख्वास्त वो काटी है और बाकी आगे कोई मुतबादिल कोई अभी तक रिस्पांस किसी भी आदमी ने नहीं आके दिया है। और वो ये कहते हैं कि ये आपकी गलती है। अभी हमें बताएं हमारी क्या गलती है? क्या गलती पे मजीद गलती वो दोहराएंगे कि इस तार को यहीं पे रख के मजीद हादसा करना चाहते हैं? मजीद हादसे के चक्कर में भी है, कल किसी और की भी जान जाएगी, तो ये हमारी समझ से तो बाहर है कि यहाँ महकमे वाला कोई जिम्मेदार है आपके नजदीक, अगर कोई फिर हादसा हो जाता है? सर, ये महकमा बरकियात जिम्मेदार है और यहाँ के जितने भी जो महकमा बरकियात के ऑफिसर हैं वो जिम्मेदार हैं, SDN है। तो उसके अलावा अगर इसके बाद नेक्स्ट टाइम को मामला होते हैं तो जो हमारे जो थाने के जितने भी महकमे हैं वो इस चीज़ का जिम्मेदार है, क्योंकि उनको हमने मौके पे ला के उनको सारी चीज़ें दिखाई हैं कि भाई आप हमें बताएं हमारी गलती क्या है। ठीक है। तो सफीर भाई, जिस तरह कल के हादसे के हवाले से जो एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, थोड़ा नाज़रीन को दिखा दें, उसके हवाले से बता दें, क्या मजदूर कहाँ आया, क्या किया और किस तरह वो हादसे का शिकार हुआ? सर, वो नीचे गहरा है, वहाँ से वो सीमेंट लेके आया, वो यहाँ रखा है, ठीक है। वो यहाँ पे आके खड़ा हुआ है तो अचानक ये तार ने उसको खींच लिया है। ये तार आप खुद चेक कर लें, यहाँ से 2 फुट का फासला भी नहीं है। और ये 11,000 की मेन लाइन जा रही है। 11,000 की मेन लाइन आपको 2-2.5 फुट से वैसे भी बंदे को खींच सकती है। और आजकल है सावन का महीना है, ठीक है, और शबनम पड़ी होती है, जिसकी वजह से वो घास में चल के आया है, तो उसका शायद पानी में थोड़ा गीला भी हो गया होगा, पानी वानी भी लगा होगा, तो जिसकी वजह से शबनम की वजह से तो ये उसको एकदम से उसको खींच लिया और वो मौके पे उसकी डेथ हो गई। ये आम तार हो तो उसकी एक अलग हिसाब है, ये उसी टाइम हो गई। उसको पता था कि ये करंट की तार है? सर, ये किसी हमें नहीं पता, उसको कहाँ से पता है? ये देखें ना, ये 3 तारें हैं,
یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ارتھ کی تار، لیکن یہ کرنٹ کی تار اتنی نزدیک سے گزر رہی ہے. اور دیکھیں کرنٹ اور ارتھ کی تار یہ تو محکمے والوں کو پتا ہے کہ کون سی تاریں ہیں. اب عام عوام کو تو کسی کو کچھ چیز کا نالج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب ہم نے محکمے والوں کو کہا تو ان کا کام بنتا ہے یہاں پہ ایک پول لگ جائے تو سب کی سیفٹی ہو جاتی ہے، سب کی جان بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے بھائی، یہ کوئی بھی اگر ایک نان سینس آدمی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کوئی بچہ بھی ہو، تو وہ بھی یہ جو جس طرح سے انہوں نے یہ تار یہاں سے گزر رہی ہے، تو کوئی آدمی یہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنا بڑا خطرہ لینے کا. تو یہ آپ نے کس طرح اتنا جو ہے وہ یہ رسک لیا یہاں پہ، یہ اتنی کنسٹرکشن کی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو مجبور کس طرح نہیں کیا کہ جو سر ہم نے بار بار جا کے ان کو کمپلین کی ہے. ٹھیک ہے، بار بار ان کو یہی جا کے کہا ہے کہ بھائی جان یہ جان کا خطرہ ہے، کسی کی جان جائے گی. محکمے والوں کو یہاں تھراڑ میں جو ہے لوکل گورنمنٹ کا جو دفتر ہے وہاں پہ بھی گئے، راولا کوٹ میں بھی گئے، ان کو بار بار یہی کہا ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو کر دیں گے. فرسٹ ٹائم جب انہوں نے کہا، اس کے بعد کبھی 5 دن کبھی ہفتے کا ٹائم دیتے رہے. ابھی ایک بندے کی جان گئی ہے تو ہم بار بار ان کو پھر بھی ان سے کہہ رہے ہیں. وہ آگے کہتے ہیں نہیں آپ کی ہماری غلطی. آپ ہمیں یہ بتائیں ہماری غلطی اس میں کیا ہوگی؟ لائن آپ کی سرکاری لائن ہے، پرائیویٹ لائن ہے نہیں. ٹھیک ہے، لائن کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حساب سے لگائی جاتی ہے. اب کوئی بھی آ کے یہاں کھڑا ہو جائے، 10 میٹر اس کی نیچے کی ہائٹ ہے، 10 فٹ ہائٹ ہے، 10 میٹر بھی نہیں 10 فٹ ہائٹ ہے. تو 2 فٹ کا فاصلہ ہے، 2 فٹ اس کی، 3 فٹ اس کی اپنی رینج ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اعلیٰ حکام کے اس موقع پہ اس میڈیم کی وسادت سے؟ سر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھائی ہمارا ابھی جس کی جان گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے. اس محکمے والوں کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے. اور اس چیز کا متبادل حال ایک ہماری جگہ نہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں. کس بازار میں دیکھیں، تھراڑ بازار کے اندر، مرکز کے اندر آپ دیکھیں تو اتنی نزدیک سے ہیں کہ ان چیزوں کی آپ کو سیفٹی کرنی چاہیے. یہ محکمے کا کام ہے، محکمہ پیسے لیتا ہے، ہر کام کرتا ہے. شاخ تراشی وہ سامنے ہے، دیکھ لیں کوئی شاخ تراشی نہیں ہے. اور آئے دن بجلی بھی بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کہ شاخ تراشی ہم کر رہے ہیں، اس کے بھی پیسے وغیرہ ہر چیز لیتے ہیں، لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. بہت شکریہ سفیر بھائی. جو اس وقت تھراڑ کے اندر محکمہ ہے، اس کے اندر تقریباً 60 ملازمین کام کرتے ہیں. لاکھوں روپے کا بجٹ ماہانہ جو ہے ان پہ استعمال ہوتا ہے. لائن سپرنٹینڈنٹ ہیں، لائن مین ہیں، اور اس نام سے کئی عہدے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کو گراؤنڈ پہ آپ کو کام ہوتا نظر نہیں آئے گا. آپ کو کہیں بھی جائیں. ابھی ساتھ ہی ایک گھر ہے، اس کے اوپر سے بھی اسی طرح کی جو بجلی کی لائن ہے، وہاں سے بھی اسی طرح کی رسک کی جو لائن ہے وہ گزر رہی ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کا نقصان ہونے کا احتمال ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ کھمبے پہ جو ہے وہ تاروں پہ کیمرہ لگائیں، آپ کو اسی طرح کی سچویشن نظر آئے گی. اور ہر جگہ ایسے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایسی خود کشی کی جو وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی بڑا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ تار جو اتنی نزدیک سے گزر رہی ہے، حادثے کو گزرے تقریباً 24 گھنٹے ہونے کو اور کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. تو یہ بے حسی اور نااہلیت کی میں سمجھتا ہوں انتہا ہے. محکمے کو فوری طور پر جو اعلیٰ حکام ہے انہیں نوٹس لے کے ایسے نایاب لوگوں کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے اور اس کا فوری طور پر تدارک کیا جائے. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. میرپور ڈپٹی کمشنر میرپور امجد اقبال کی زیر صدارت شہدائے زلزلہ کے احسال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. ضلع میرپور میں شہدائے زلزلہ کی برسی نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. ضلع بھر میں مختلف مقامات پر دعائیہ تقریبات میں زلزلے کے دوران بچھڑنے والے خاندانوں کے احسال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعا کروائی گئی. ڈپٹی کمشنر میرپور نے کہا ہے ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ نئی رہائش یا کمرشل تعمیرات کے لیے بلڈنگز کوڈ کے مطابق تعمیر کو یقینی بنائیں تاکہ آئندہ خدا نہ کرے اس طرح کی آفات سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکے. تقریب سے صدر چیمبر آف کامرس سید شبیر شاہ، اسسٹنٹ کمشنر عبدالقادر، سابق صدر پریس کلب ظفر مول اور دیگر نے بھی خطاب کیا. آخر میں شہدائے زلزلہ کے روح کے احسال ثواب کے لیے دعا کروائی گئی اور لنگر بھی تقسیم کیا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی اور آپ کا میزبان عمار کاظمی. جناب یہاں پر کیا مسئلہ یہ پول کا حقیقت میں مسئلہ ہے کیا جو
عوام جس کی وجہ سے پریشان ہے. آئے روز میں سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں یا ڈفرینٹ جگہ دیکھتا ہوں, یہ منڈول کا اہم مسئلہ ہے کیا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سمجھ لیں کہ آج جو آپ یہاں پہ آئے یہ ہم ماتم بنانے کے لیے آئے ہیں محکمہ آبپاشی والوں کے لیے. وہ اس لیے کہ 2014 کے فلڈ میں ہماری یہ نہر متاثر ہوئی, جو پہلے یہاں سے وہ ہماری یہ نہر جا رہی تھی. اس کے بعد جب یہ متاثر ہوئی تو محکمے نے کیا کیا کہ یہاں پہ ایک پائپ ڈالا اور پائپ کے ذریعے یہ اس نہر کو یا کول کو, ہمارے ہاں اس کو کول ہی بولتے ہیں, کول کو بحال کرنا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے بیسیکلی پانی بحال نہیں کرنا تھا. انہوں نے اس کول کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا اور عرصہ 8 سال اس کول پہ پانی وہ یعنی کہ کام کرتے رہے. یعنی 2014 سے ابھی یہ 2023 شروع ہونے والا ہے, یعنی 9 سال ہونے کو ہیں. اب انہوں نے, آج میں برملا یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو صرف کمائی کا ذریعہ بنایا, یہاں پہ کوئی انہوں نے پانی نہیں بحال کیا. اور پھر اس کے بعد یہ ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ جتنا پیسہ انہوں نے ضائع کیا. ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ میرے خیال میں فروری یا مارچ میں یہ ایک انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ بند باندھا. اور اس بند باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ یہاں سے جب یہ بند باندھیں گے تو پانی وہاں سے پیچھے سے کیا ہوگا, وہ وہاں سے رواں ہوگا. جب ظاہر پانی وہ اس کو رکاوٹ بنے گی تو وہ پانی جمع ہوگا اور جمع ہونے کے بعد آگے چلے گا. بیسیکلی انہوں نے یہ کیا کہ اس کی ڈائریکشن جو ہونی چاہیے تھی یہ دریا کے اس طرح ایسے ترچھی ہونی چاہیے تھی, جبکہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کو سٹیٹ کیا. اور پھر اس کی جو لمبائی تھی جو محکمہ سے ہمیں یہاں پہ پتہ چلا وہ لمبائی تقریباً 72 فٹ تھی اور انہوں نے 50-55 فٹ, اور وہ بھی اس کی غلط ڈائریکشن کی. ابھی دیکھیں کہ ایک کام یہ جو محکمہ آبپاشی والے کر رہے ہیں 2014 سے لے کر کہ جو یہ کام کرتے ہیں 4-6 مہینے کے بعد اس کام کا نام و نشان یہاں پہ نہیں رہتا. وہ اسی لیے نہیں رہتا کہ اس میں اس کی بدنیتی ان کی بدنیتی شامل ہے. ابھی آپ چلیں کہ جو یہ نیا انہوں نے, میں نے جیسے سنا ہے, میں اس کو یہ کنفرم تو میرے پاس نہ تو محکمے نے مجھے کیا جو کنفرم فگر ہیں, لیکن میں نے سنا یہ ہے کہ یہاں کے لیے یہ جو بند انہوں نے دوبارہ, یہ اگر ہمارا کیمرہ مین یہ دکھا سکے کہ یہ جو بند ہے یہ بند انہوں نے 15 لاکھ میں کیا کیا کہ تیار کیا. اب میں ان چوروں اور ان ڈاکوؤں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 14-15 لاکھ سے جو بند تیار ہوتا ہے, آیا وہ گھاس سے وہ بند باندھا جاتا ہے یا وہ ایسے ہوتا ہے؟ پھر بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کاشتکاروں نے کیا کیا کہ اپنی مدد آپ انہوں نے کیا. ابھی آگے وہ چاول کی فصل پک رہی ہے, پکنے سے پہلے وہاں پہ اس کو وہ ایک مقدار ہوتی ہے پانی کی, جو اس چاول کی فصل کو وہ پانی وہ درکار ہوتا ہے. تو آج جو سارے ہیں وہ کیا ہے کہ بیچارے سارے جو ہیں اپنے کسان ہیں, وہ کسان مجبور بھی ہیں کہ اتنا انہوں نے محنت کی, اتنا خرچہ کیا, اور انہوں نے ان کو جھانسا دیا یہ فروری مارچ میں جی کہ ہم یہ پانی چلا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حالت ہے. یہاں پر پانی جو اصل میں ایک پروسیس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ پانی کسی نہر میں یا کسی کول میں چھوڑا جاتا ہے. یہاں پہ کسی قسم کا محکمے نے کوئی پلان نہیں مرتب کیا, کوئی انہوں نے کوئی اسٹریٹجی ایسی نہیں بنائی کہ جو تھوڑا عرصہ کے لیے یہاں کے لوگوں کو ریلیف مل سکے, بلکہ ان گماشتوں نے, ان چوروں, ان ڈاکوؤں نے کیا کیا کہ اس کو اپنے روزی اور اس کو اپنا وہ کمائی کا ذریعہ بنایا. اور یہاں پہ یعنی ہزاروں بلکہ سینکڑوں ٹن میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کول سے آگے جو ہمارے لوگوں کی جو چاول کی فصل ہوتی ہے وہ فصل کاشت ہوتی ہے, اس کے بعد یہاں پہ گندم کی فصل کاشت ہوتی ہے. لیکن اس محکمے نے اور ان کے گماشتوں نے, اس محکمے نے بالکل کوئی تھرو پراپر کام یہاں پہ نہیں کروایا, اور یہاں پہ کیا کیا کہ وہ کمائی کا ذریعہ بنایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا احتساب کیا جائے, یہاں پہ ہمیں بتایا جائے کہ اس اسکول پہ عرصہ 9 سال میں انہوں نے کتنا پیسہ لیا, کتنے کا کام کیا. کام تو جو ہوا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آگے بھی آپ دیکھیں گے وہ کول کی جو آگے جو حالات ہیں, وہ جو آگے سے وہ کول وہ جو انہوں نے بنائی وہ کنکریٹ والی, وہ ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. بلکہ آپ کو کاظمی صاحب یاد ہوگا کہ جب یہاں پہ محکمہ آبپاشی کے ذمہ دار آئے تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ اس کول میں پانی چھوڑیں گے, یہ کول جو ہے نا یہ پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے گی. اور یہاں سے, اور آج دیکھیں وہی بات, انٹرویو ریکارڈ شدہ اور محکمے سے میں نے پوچھا بھی تھا آپ کے, اور محکمے نے کہا تھا کام اچھا ہوا ہے, اور وہ انٹرویو ریکارڈ شدہ اور میرے پیج پر بھی اور جموں کشمیر ٹی وی کے پیج پر بھی ہے. میں نے بلکہ چیلنج کیا تھا, میں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ کا یہ جو غیر معیاری کام ہے
جو آپ نے یہ غلط کام کیا اور صرف کمائی کا ذریعہ بنایا، یہ نہیں چل سکے گا۔ وہاں پہ محکمے والوں نے کہا تھا نہیں جی یہ تو ہمارا کام بڑا زبردست ہوا ہے۔ تو آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کام کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا حساب ہونا چاہیے کہ آیا جو بھی ڈاکو، جو بھی چور کوئی محکمے سے ملوث ہے یا جس طرح سے بھی ملوث ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ بندہ تھا انہوں نے اس کے نشانات بھی 3-4 ماہ میں یہ ختم ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ محکمے کے جتنے ذمہ دار ہیں اور گورنمنٹ سے، یہ جو گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کا اگر کوئی سنتا ہے تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تھرو پراپر جو لوگ کام کو سمجھتے ہیں، جو لوگ کام جانتے ہیں، ان لوگوں سے کام لیا جائے۔ محکمہ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ مثلا وہ اپنے تعلقات دیکھتے ہیں، جہاں سے ان کی دیہڑی اچھی بنتی ہے وہ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ آج کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کسی قسم کا رویہ برداشت نہیں کریں گے، اور اب جو ہے اپنی مدد آپ یہاں سے عوام تو ہم پانی چلا لیں گے، ہم آج کہتے ہیں ہم چلائیں گے بھی، ہم یہاں سے جو ابتدا میں پانی ہے یہ دریا سے ہم چلا لیں گے، آپس میں وہ کسان ہمارے، ہم لوگ مل جل کر آپس میں وہ جو ہمارا اخراجات آئیں گے وہ مل جل کر کریں گے۔ لیکن جو آگے کھنڈرات بنی ہوئی ہے کول، جو آگے کنکریٹ ہوئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ کی توسط سے، آپ کی اس JKTV کے توسط سے یہ میں ارباب اختیار کو کہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے موقع پر محکمہ آئے اور ان کا وہ جو کوئی احتساب کا کوئی اگر اس محکمے کے اندر نظام ہے، جو اس کے متعلقہ لوگ ہیں وہ آئیں، ہمیں ملیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ یہ کیا کہ 9 سال میں یہاں سے 2 کلومیٹر، میرے خیال میں 1.5 کلومیٹر ہماری کول بنتی ہے ساری، تو 2 سال میں اگر یہ اتنا کام نہیں کر سکتے تو یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ عوام اپنا موقف پیش کر رہی تھی کہ یہاں پر عوام پریشان ہے محکمے کے کچھ غلط کاموں کی وجہ سے، اور یہ ارباب اختیار سے گزارش کرتی ہے کہ اس کام پر بالکل نوٹس لیا جائے۔ آپ دیکھ رہے تھے جموں کشمیر TV، آپ کا میزبان عمار کاظمی، خدا حافظ۔
Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal, anjali mudra and good morning. मेरे तमाम दोस्त दुश्मन और दीगर जड़े न्यूट्रल लोग हैं उन्होंने मारी तरफों अमन न पैगाम कबूल हुआ तनवीर अहमद अर्ज़ करना पिया और तुसां की एक खुशखबरी देना चाहना कि अज तू 13 सितंबर अज तू हर रोज़ शामी 9 बजे आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वक्त पर 1 घंटे नी ट्विटर स्पेस जम्मू कश्मीर टीवी या JKTV लाइव ने जड़ी ट्विटर स्पेस है उसने ऊपर मैं हाजिर हो सा और रियासती मामलात यानी कि मैटर्स ऑफ द स्टेट की डिस्कस कर सा कुछ माजी पर उस तो थोड़ा जा ज़्यादा हाल ने ऊपर और सब तो ज़्यादा मुस्तकबिल ने ऊपर जड़ी चीज़ां असा अज तक कीती नहीं या अज तक असा उन्हें चीज़ां पर उस तरीके नाल तवज्जो या गौर नहीं दिता जितना कि ज़रूरी सा असा उन्हें सारी चीज़ों पर फोकस कर सा एक ऐसा फॉर्मेट में लाना पिया जरा फॉर्मेट अज तक ट्विटर स्पेस ने ऊपर वो कायम नहीं है ये उन तुसा शामी मिकी ज्वाइन कर सो ट्विटर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कबीर अहमद खान जम्मू कश्मीर टीवी की लाइव नशरियात में मकबूल बट शहीद स्पेशल प्रोग्राम फरवरी के हवाले से लिए सच जिंदा है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज 28 फरवरी है। फरवरी के पूरे महीने को हमने शहीद कश्मीर जनाब मोहम्मद मकबूल बट के नाम किया और उन्हीं के हवाले से तमाम प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाए गए। जिस तरह पूरी दुनिया में इस महीने को रियासती बाशिंदे जहां भी होते थे वो इस महीने को माए मकबूल के तौर पर मनाते थे, जम्मू कश्मीर टीवी ने रियासती प्लेटफॉर्म होने की हैसियत से अपना वो फर्ज अदा किया और पूरे महीने में मकबूल बट शहीद के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात मुख्तलिफ ज़ुमा से आप तक पहुँचाई जो लोग भी उनके बारे में नज़दीक से जानते थे। साथ ही हमने ये कोशिश भी की कि तमाम इस वक्त के जो लोग हैं जिन्होंने जो मकबूल बट शहीद से कभी मिले नहीं लेकिन उस नाम से उनकी आइडियोलॉजी से उनकी फिक्र और सोच से मुतासर हुए और इस तहरीक का हिस्सा बने खा किसी भी जाविये से, लेकिन वो किसी न किसी हवाले से मकबूल बट शहीद के उन अफकार से मुतासर हुए उन लोगों को भी सामने लाया जाए और उनसे भी कुछ मकबूल बट के हवाले से जाना जाए। गोया ये पूरा महीना मकबूल बट शहीद को शानदार खराज अकीदत पेश करने का महीना रहा और आज यकीनन 28 फरवरी है और आज का ये प्रोग्राम मकबूल बट शहीद के इस माय मकबूल के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन का तकरीबन आखिरी प्रोग्राम होगा। वो के ऐसे प्रोग्राम तो होते रहेंगे लेकिन स्पेशल जो हमने टाइम फ्रेम दिया था उसमें हम कहाँ तक कामयाब हुए ये फैसला करना हमारे नाजरीन का काम है, हमारा नहीं। हम सिर्फ आपके सामने ला सकते हैं लोगों को, उनसे पूछ सकते हैं आपके सवालात ताकि आप तक ज्यादा से ज्यादा मालूमात पहुंच सके। आज इस प्रोग्राम में 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से जनाब आबद मजीद साहब और दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे कनाडा से बैरिस्टर हमीद बाशानी खान साहब। और यकीनन हमीद बाशानी खान साहब ने जब हमने ये प्रोग्राम इस माय मकबूल का आगाज किया था तो हमारे नाजरीन को याद होगा कि इसका आगाज कुदरती तौर पर उस दिन जो स्केड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम था
वो माँ बोली पहाड़ी जुबान का प्रोग्राम था और हमीद बाशानी साहब उस प्रोग्राम में मेहमान थे। उसके बाद हमारे पास एक तवील लिस्ट थी, हमने कोशिश की कि उसे कवर कर सके, जहां तक कामयाब हो सके। जो अब रह गए उनसे हम आइंदा प्रोग्राम जरूर जारी रखेंगे, लेकिन इस महीने का आज ये इख्तितामी प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। अमीद बाशानी साहब यकीनन पहले प्रोग्राम में भी थे और आज आखिरी प्रोग्राम में भी होने का ये उन्हें एक यकीनन एजाज भी हासिल होगा। आबिद मजीद साहब से हमने पहले राब्ता किया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो हमें ज्वाइन न कर सके थे, लेकिन आज आबिद मजीद साहब स्विट्जरलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आज के प्रोग्राम में जनाब आबिद मजीद खान साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद मजीद साहब। जी वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी राब्ता करने की कोशिश की और बवजह हम राब्ते में नहीं आ सके। आपने फिर कोशिश की और आपने मुझे आज फिर मौका दिया कि मैं एक अजीम शहीद मकबूल भट्ट शहीद के हवाले से कोई बात कर सकूं। आपका जम्मू कश्मीर टेलीविज़न का जो है बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी टीम ने, आपके इदारे ने ना सिर्फ ये महीना बल्कि पूरी इस अरसे में रियासत जम्मू कश्मीर के कौमी सवाल के हवाले से, वहाँ पर मौजूद जो मसाइल हैं उसके हवाले से, जो तहरीक है उसके हवाले से अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो आपने कहा कि पहले नहीं आ सके थे और आज आप आ गए हैं, तो ये भी इस चीज की दलील भी है कि अगर इंसान कोशिश करता रहे तो मुश्किल से मुश्किल मंजिल को भी हासिल कर ही लेता है। कहते हैं कि अकबर बादशाह ने भी जब हिंदुस्तान पर वो हुकूमत की, अटैक किए, तो सुना है रियासत जम्मू कश्मीर पर भी उसके 16 हमले नाकाम हुए थे और 17वें में जाकर कामयाब हुआ था, वो भी मकामी लोगों की उससे मशरू के साथ कि आप यहाँ किस तरह कामयाब हो सकते हैं। वो एक तवील दास्तान है। ये महीना चूंकि मोहम्मद मकबूल भट्ट को खराज अकीदत पेश करने के लिए हमने JKTV ने इस महीने को मकबूल भट्ट शहीद के जो माए मकबूल के तौर पर ही JKTV ने भी इसे रिप्रेजेंट किया और मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ लोग जो भी उनके लिए व्यूज रखते हैं उस हवाले से हमने कोशिश की कि हमारी मौजूदा जनरेशन जो सिर्फ मकबूल भट्ट की या तो पिक्चर जानते हैं या नाम जानते हैं और एक बहुत बड़ा लगाव रखते हैं उनके साथ, तो उनके हवाले से बुनियादी मालूमात, क्या मसाइब थे, मुश्किलात थी, कठिन दौर थे, क्या क्या सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, वो आज की नस्ल तक कहा जाता है कि तारीख वही सच्ची होती है जो सीना बा सीना ट्रांसफर होती है। तो JKTV ने ये एक छोटा सा हिस्सा अपनी तरफ से डालने की कोशिश की है उस अजीम इंसान को खराज पेश करने के लिए। तो मैं आपसे, जो कि अक्सर मैं तमाम ही जुमा से इन प्रोग्रामों में पूछता भी रहा कि उस वक्त तकरीबन आप की उम्र क्या हुई होगी या आप को पहली बार जब मकबूल भट्ट शहीद के बारे में कुछ मालूमात हुई तो वो कौन सा दौर था और किस तरीके से हुई, किस तरह आप तक वो मालूमात पहुंची और पहले आपको क्या लगा था कि मकबूल भट्ट क्या है पहले? जी ख्वाजा साहब, पहली बात तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, छोटा काम नहीं किया है। यही बिल्कुल दुरुस्त बात है कि तारीख जो है वो सीना ब सीना आगे बढ़ती है और वही असल तारीख होती है। मकबूल भट्ट शहीद से मेरा पहला तारुफ जो था वो मैं जब 18 साल का था उस वक्त हुआ और मेरा ये तारुफ जो करवाया गया वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे एशिया, साउथ एशिया के बहुत बड़े तारीखदान थे जिन्होंने मेरा पहला तारुफ मकबूल भट्ट शहीद से करवाया और वो थे डॉक्टर मुबारक अली। वो मेरे उस्ताद भी रहे, सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे, लेकिन उस वक्त वो हमारे स्टडी सर्कल लिया करते थे। मैं पाकिस्तान NSF में होता था। तो जब पहला मेरा उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मकबूल भट्ट को जानते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में। तो मकबूल भट्ट शहीद का पहला जो बिल तफसील तारुफ था एक कौम परस्त, एक आज़ादी परस्त के हवाले से, वो मुझे डॉक्टर मुबारक अली साहब ने करवाया था। फिर उसके बाद मुझे ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे भी ज़ाहिर है मैं वहाँ का हूँ और इनको पता है और मुझे नहीं पता। फिर मैंने मकबूल भट्ट शहीद के बारे में दोस्तों से भी बात की, कुछ किताबचे मिले वो भी पढ़े, फिर लिबरेशन फ्रंट के हवाले से
उनसे जान पहचान भी हुई। तो मैंने उस वक्त मकबूल भट्ट शहीद को पहली मर्तबा जाना। उसके बाद जब वो शहीद हुए तो हमने वहाँ मुजाहरा भी किया हैदराबाद में, जबकि कश्मीरी नहीं होते थे, लेकिन पाकिस्तान NSF के जो नौजवान थे वो मेरे पास ताज़ियत करने आए और उन्होंने एक छोटा सा एहतमाम किया जहाँ पर हमने प्रेस न्यूज़ बनाई और मकबूल भट्ट शहीद के हवाले से हैदराबाद के तमाम अखबारात में हमने उस वक्त से मज़ामती खबर तक पहुँचाई। तो मकबूल भट्ट शहीद यकीनन मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे भी। बरसी बनाना या किसी शख्सियत की याद में कोई महीना बनाना या दिन बनाना, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम ये होता है कि एक तो उनके बारे में बताया जाए, उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो कारकर्दगी है, उनका जो नज़रिया है, जो फ़िक्र है, जो तहरीक उन्होंने बनाई उसके हवाले से। लेकिन उससे ज़्यादा अहम चैप्टर जो होता है मेरे नज़दीक वो ये होता है कि क्या हमने उससे इंसाफ किया, क्या हमने उनके उस नज़रिए को आगे बढ़ाया, क्या आज जो हम उनकी बरसियां बनाते हैं या उनके बारे में पूरा पूरा महीना सर्फ करते हैं, तो क्या हमने उनकी उस सोच को, जो उनकी जो सही फिक्र थी, उसको सही समझा और उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने कहा था हमने क्या उसी तरह से उस तरीक को आगे बढ़ाया? ये असल चीज होती है मैं समझता हूँ किसी शख्सियत की बरसी बनाने की। और जब आपने प्रोग्राम देखे तो गालिबन JKTV ने इन चीजों को खरीदने की भरपूर कोशिश की और सीनियर से सीनियर लोगों ने भी ये माना कि कहीं ना कहीं कोताहियां जरूर हैं और हमें उनको दुरुस्त करना चाहिए, यहां तक तो पहुंचे हैं और बहुत ही सीनियर अहबाब भी। जब आपका पहला तारुफ हुआ, मेरे लिए वो बहुत दिलचस्प चीज जो आपने कही कि आपके जो एक उस्ताद मोहतरम थे, लेक्चरर थे, और उन्होंने आपको तारुफ करवाया। पहला तारुफ उन्होंने किन अल्फाज में करवाया था? उन्होंने मकबूल भट्ट के लिए उनके क्या सोच थी? वो यकीनन आपको कुछ तो याद होगा। बिल्कुल याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। डॉक्टर मुबारक अली तारीख का बहुत बड़ा नाम है, 60 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव तारीखदान है, बल्कि पूरे एशिया का, वर्ल्ड का आप कह सकते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप मकबूल भट्ट को जानते हैं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो मकबूल भट्ट जो हैं वो एक आज़ादी पसंद हैं, आज़ादी परस्त हैं और बड़े प्रोग्रेसिव और सेकुलर सोच के हामिल हैं। तो आप जब भी वापस जाएं छुट्टियां बनाने के लिए तो आप अपने दोस्तों से उनके बारे में ज़रूर पता करें। उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह की पॉलिटिक्स आप करते हैं। और ये स्टडी सर्कल के दौरान उन्होंने मुझे कहा था। हमारा एक स्टडी सर्कल होता था संडे को NSF का, जो डॉक्टर मुबारक अली लिया करते थे। तो उनसे जब मेरा पहला तारुफ हुआ तो उन्होंने मुझे मकबूल भट्ट के बारे में ये कहा कि उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जिस किस्म की आप पॉलिटिक्स करते हैं उसके वो एक बहुत बड़े नाम हैं आपकी रियासत में। यानी ये उनका एक लिहाज से मकबूल भट्ट शहीद के लिए खराज भी था कि इतने बड़े, बिल्कुल खराज था। उन्होंने जरूर कहा था कि वो एक आज़ादी पसंद है और आपका जो मसला है रियासत जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो उसका कौमी सवाल है, और उस हवाले से मकबूल भट्ट शहीद एक जानी पहचानी शख्सियत है और उस स्ट्रगल में है वो। तो ये मेरा पहला तारुफ था। और मैं उसके बाद फिर मकबूल भट्ट शहीद को जब मैंने बाद में उनको पढ़ा, थोड़ा बहुत उनको सुना, और ख़ास तौर से जो उनकी तकरीर है मीरपुर की 1974 की, जो बड़ी अहम तकरीर है, बहुत अहम तकरीर है। वो इसलिए अहम है कि वो किसी जलसे जुलूस की तकरीर नहीं थी, बल्कि वो एक कन्वेंशन की तकरीर थी। और मकबूल भट्ट शहीद ने वहाँ अपने आप को साबित किया कि वो एक लीडर ही नहीं, वो एक दानिश्वर भी हैं, वो एक उस्ताद भी हैं। और उन्होंने बिल्कुल एक उस्ताद की हैसियत से हमें एक समझाने की कोशिश की, और उन्होंने बहुत ही दानिशमंदाना तरीके से जो हमारा कौमी सवाल है, जो रियासत का कौमी सवाल है वो भी, और जो रियासत के अंदर का कौमी सवाल है वो भी बड़ा वाज़ेह कर दिया। और उन्होंने हमारा किबला दुरुस्त कर दिया था, उन्होंने सारे किबले दुरुस्त कर दिए थे। उन्होंने आपको आपके कौमी सवाल को सही मानों में उस दिन समझा दिया था कि आपका कौमी सवाल यह है कि आपकी रियासत पर 2 ममालिक का कब्जा है। उन्होंने दोनों दुश्मनों को बाकायदा टारगेट किया था। उन्होंने कहा था उस तरफ
हिंदुस्तान और उसके बालादस्त तबके, नौकरशाही जी, और वहां पर बैठाए हुए गमाश्ते, और इसी तरह पाकिस्तान की नौकरशाही और उनके यहाँ के बैठाए हुए तनख्वाहदार गमाश्ते, और उन्होंने नाम तक लिए थे लोगों के। बल्कि उन्होंने उस वक्त ये कहा था, मुझे अभी भी याद है, कि शायद 80 करोड़ के वसाइल हैं हमारे और ये 6 लाख में नौकरी करते हैं। ये आज़ाद कश्मीर वाले, जिसको आप आज़ाद कश्मीर, हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इनके लिए उन्होंने वाज़ह किया था। इसका मतलब है कि उन्होंने वाज़ह कर दिया था कि आपका कौमी सवाल बुनियादी तौर पर यह, जिस ट्रैक से खास तौर से कौम परस्त, जो कौम परस्त है, वो हट गए बाद में। ये मैं समझता हूं कि मकबूल बट शहीद के उस नजरिए के साथ ज्यादती थी और जो तहरीक थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, और मकबूल बट शहीद ने उससे ज्यादा काम ये किया। देखें, बहुत सारे लोग तनकीद, एक तो हमें थोड़ा सा बालिग हो जाना चाहिए। मकबूल बट शहीद कतन फरिश्ता नहीं थे, वो एक इंसान थे जी, वो एक लीडर थे, वो एक तहरीक के साथ जुड़े हुए थे, वो अमल में थे, जद्दोजहद में थे। और जो बंदा अमल में होगा, जद्दोजहद में होगा, उससे गलतियां भी होंगी, उसमें खामियां भी होंगी। लेकिन हमें जो देखना है, जो कि वो वक्त क्या था, हमने उस वक्त में जाकर वहां पर खड़े होकर देखना है कि उन हालात में, उस समाज में, उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिचुएशन में क्या बनता था, और जो बंदा बात कर रहा था, जो बंदा वो तहरीक चला रहा था, उसका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो क्या था। अब मैं एक मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के बंदे से, मैं खुद एक रोशन ख्याल हूं, मैं सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मेरा ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से है। अब मैं बासियत सोशलिस्ट, एक कौम परस्त के बारे में कौम परस्त बन के ही मुझे सोचना चाहिए और समझना चाहिए, सोशलिस्ट बन के नहीं, क्योंकि वो मेरी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकते। जाहिर है उनकी एक अपना अलग फिक्र है, लेकिन मुझे ये जो देखने वाली बात होती है, जो समझने वाली बात होती है, कि जो कुछ उन्होंने किया उसमें ईमानदारी थी, जो कुछ वो कर रहे थे वो शऊर के मुताबिक कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे थे, या लाज या किसी के कहने पे कर रहे थे, कोई प्राक्सी थे या उनका शऊर वो बात कर रहा था। और मकबूल बट शहीद ने अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी जद्दोजहद से हर जगह अपना ईमानदार होने का, अपना आज़ादी पसंद होने का, अपनी फिक्र, अपने नजरिए से ईमानदारी का सबूत दिया। और हमें जो दर्स दिया, जो खास तौर से जो आज़ाद कश्मीर के लोग, जो आज़ाद कश्मीर के कौम परस्त हैं, आज़ादी परस्त हैं, वतन दोस्त हैं, उनको जो दर्स दिया कि पार जो जहां वो गए, वो वहां से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने वहीं जाना था, उनकी जद्दोजहद वहीं बनती थी। जो उन्होंने कौमी सवाल एड्रेस किया था 1974 में, उसके बाद उनकी जद्दोजहद वहीं बनती थी जहां वो रहने वाले थे। लेकिन वहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये उन्हें भी पता था कि वहां मौत हो सकती है, मैं जख्मी हो सकता हूँ, मुझे मारा जा सकता है, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जब साथियों ने कहा, वो पूरे, चूंकि एक बड़ी लंबी कहानी है कि उनका जाना किस तरह हुआ था, जब साथियों ने उन्हें ये कहा कि आप चूंकि कश्मीरी स्पीकिंग भी हैं, आप उन इलाकों से भी वाकिफ हैं, आप तहरीक को बेहतर बना सकते हैं, और उन्होंने फ्रंट फुट पे आकर एक लीडर होने का, ईमानदार होने का सबूत दिया, और किसी जगह इनकार नहीं किया, बहादुरी दिखाई और पार चले गए। और ये दर्स देके गए इन लोगों को, जो हम हैं, जो हम हमारे इलाके के लोग हैं, उनको ये दर्स देके गए कि लड़ाई अपनी अपनी ही लड़नी है, और मैं अपने यहाँ जा रहा हूं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, आपने अपनी ही लड़नी है। लेकिन हमने अपनी नहीं लड़ी, हम उस ट्रैक से उतर गए। अहमद मजीद साहब, आपने यहाँ एक वजह है, आपने कहा कि आज आप देखें, जी 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 बात करें आप। यही वजह है कि आज आप देखें कि 6 माह से हमारे लोगों को जेल बना के घरों में डाला हुआ है, हर तरह का जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। और आज का वो मॉडर्न दौर जहां पर बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक के इदारे मौजूद हैं, बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स मौजूद हैं, बड़ी बड़ी रियासतें जो इंसानी हुकूक की चैंपियन बनती हैं, वो 5 माह बाद थोड़ा सा बोलती हैं। क्यों? कि वो हमारी गलतियां, जो मकबूल बट शहीद के उस ट्रैक से हम उतरे, उसकी वजह से हमारी तहरीक को आज तक सही मानों में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। जबकि वो तहरीक, आज तहरीक जो है वो उनकी अपनी है, वो खुद लड़ रहे हैं, वो खुद मर रहे हैं, खुद मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। ये वही गलतियां हैं जो मकबूल बट शहीद की फिक्र के मुखालिफ हमने की। आपने अभी जिक्र किया कि आप कहते हैं कि
उस वक्त के हालात को देखना चाहिए और उस तनाजर में देखना चाहिए कि दुनिया में उस वक्त क्या हो रहा था, किन चीजों को ज्यादा पजीराई थी, और मकबूल भट्ट ने एक बड़ी स्टडी के बाद उन्हीं चीजों को अपनाया। ऐसा क्यों है कि आज के लोग जो कुछ अरसा कबल तक तो उन्हीं चीजों पर गामजन थे, लफाजी में ही सही, लेकिन उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करके चल रहे थे, आज आप देखते भी होंगे बाद प्रोग्रामों में भी वो लोग तो आज से 20 साल बाद आने वाले वक्त में मकबूल भट्ट को ले जाके देखते हैं और फिर उस तनाजर में देखते हैं जो 20 साल बाद होने वाला है। तो मकबूल भट्ट तो 36 साल पहले हमसे जिस्मानी तौर पर जुदा हुए। गो कि मैं ये कहता हूं, पर्सनली मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि मकबूल भट्ट 36 साल पहले अपनी जान कुर्बान करने के बाद आज तक उस कौम के लिए उसी जेल में कैद हैं। लेकिन ये क्यों है कि आप आज के दौर में भी मकबूल भट्ट को नहीं बल्कि आज से भी 20 साल आगे ले जाकर उन चीजों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि उस वक्त ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, जबकि आप कह रहे हैं कि जी नहीं, आपको उस तनाजुर में जाना चाहिए कि वो हालात क्या थे। अब किस तरह इन दो चीजों को डिफाइन करेंगे? देखिए जी, पहली बात ये कि हिकमत अमली से इख्तलाफ हो सकता है, मैंने पहले कहा, लेकिन हिकमत अमली जो बना रहा है उसका जो करैक्टर है, उसका जो शऊर है, उसको देखने की जरूरत है कि आया वो शऊर के मुताबिक कर रहा है। शऊर के मुताबिक करने वाले से गलती हो सकती है या वो किसी के कहने पे कर रहा है, ये दो चीजें देखने की हैं। अगर वो किसी के कहने पे कर रहा है तो उसकी रिजेक्शन बनती है, उसको मजामत बनती है। लेकिन एक बंदा अगर ईमानदारी से अपने शऊर के मुताबिक कोई बात कर रहा है तो शऊर में गलती हो सकती है, इंसान है, उसकी हिकमत अमली में फर्क हो सकता है। दूसरा, उस वक्त जो था, मैं समझता हूँ कि मकबूल भट्ट शहीद का जो अपना उनका तज्जिया था उस अपने समाज का या पूरी जो उस वक्त तो जो तहरीकें मौजूद थी उसमें असर था। देखिए, कहीं भी कोई बड़ी तब्दीली आती है दुनिया में तो उसका असर तो पड़ता है। रशिया में तब्दीली आई तो वियतनाम में भी इनकलाब आया, चाइना में भी इनकलाब आया, रशिया में भी, अपना इंडिया में भी बहुत बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, अफगानिस्तान में भी उसका असर तो पड़ा ना। पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना तो हमारे पूरे खित्ते में मजहबी नेशनलिज्म एकदम से ऊपर गया। उसी तरह उस वक्त जो तहरीकें मौजूद थी उसमें फलस्तीन की तहरीक जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती थी मकबूल भट्ट शहीद। लिहाजा उन्होंने अपनी जदोजहद का जो तरीका बनाया वो पीएलओ से मुतासर होकर, मेरा जाती ख्याल है पीएलओ से ज्यादा मुतासर हुए। लेकिन उसके बावजूद जो उस खित्ते में जो तब्दीलियां आ रही थी उसका असर भी उन्होंने लिया। कल आपके प्रोग्राम में एक बात कर रहे थे, वो जो उनके गांव से ताल्लुक रखने वाले थे, वो कह रहे थे कि वो बड़े मजहबी इंसान थे, बड़े मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे, और शायद जमात इस्लामी से भी उनका कोई ताल्लुक रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखे अपने आप को शिफ्ट किया। जब जो तब्दीलियां आई उन्होंने इस्तिसाल के खिलाफ बात की, वो जागीरदाराना निज़ाम जो सड़ा घटा निज़ाम था उसके खिलाफ बात करते थे, वो सरमायादाराना निज़ाम की बुराइयां बताते थे, अपनी तकारीर में भी बताई। इसका मतलब है कि वो वहां की जो सूरत हाल थी उस हवाले से वो उसको भी एड्रेस करते थे कि वो सेकुलर भी थे। उन्होंने वाज़ेह किया 74 की उस जो तकरीर में कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब पर मुश्तमिल रियासत है, मुख्तलिफ कौमों पर मुश्तमिल रियासत है, कौमियतों पर मुश्तमिल रियासत है। और उन्होंने उसी रियासत को माना, वो जो रियासत माहिदा अमृतसर की सूरत में हमारे सामने आई थी, उस पूरी रियासत का उन्होंने जिक्र किया, उस पूरे रकबे का उन्होंने जिक्र किया और उसी की तकसीम को उन्होंने तकसीम कहा। इसका मतलब है उसको माना, लेकिन जो उसके अंदर मौजूद निजाम था उस निजाम के खिलाफ वो थे, जिसका जिक्र वो जो कल जो आपके मेहमान थे उन्होंने भी किया कि वो जब नंबरदार आके वो सारी चीजें उठा के ले जाते थे तो वो रोते थे और वो बहुत जज्बाती हो जाते थे, और यही वजह थी कि उनका उस निज़ाम से नफरत थी। लेकिन उस रियासत को उन्होंने माना, उस रियासत की तकसीम को उन्होंने माना, उस रियासत पर दोनों ममालिक का कब्जा उन्होंने माना। अब उन्होंने तो अपना काम उस वक्त कर दिया। अब जो लोग उन पर तनकीद करते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस काम को उन्होंने बढ़ाना था, जिस काम को उन्होंने
समाज के साथ साथ बतदरीज आगे बढ़ाना था, तब्दील करना था, वो नहीं कर सके। वो अपने समाज का तजिया नहीं कर सके, बल्कि उसी समाज पर कायम रहे, उसी सोच पे कायम रहे। अब वो उस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा बोझ उन पे डाल देते हैं जो उस वक्त काम हो रहा था। वो तो कर गए थे, उन्होंने इब्तिदा भी कर दी। आज भी पूरी दुनिया में अगर हमारी जो कौमी आज़ादी का सवाल है, जो खुद मुख्तार कश्मीर का नजरिया है, अगर 10% 20% ममालिक जानते हैं तो वो मकबूल बट शहीद की शहादत की वजह से जानते हैं। आपकी, मेरी, या ये जो हम सारे वहां मौजूद हैं, हम में से किसी एक के किसी कारनामे की वजह से हमारी वो तहरीक कहीं जानी पहचानी नहीं जाती, बल्कि वो मकबूल बट शहीद का काम ही था, वो शहादत ही थी जिसकी बुनियाद पर दुनिया में अगर 10-20% लोग खुद मुख्तार कश्मीर के हवाले से जानते हैं तो वो उन्हीं का काम था। अब उसको बढ़ाना किसने था? जो उनके बाद वाले लोग थे, जो उनके बाद वाले आने वाली नस्लें थी। उन्होंने अपने समाज के साथ अपने तब्दीलियों के, दुनिया में आने वाली तब्दीलियों, उस खित्ते में आने वाली तब्दीलियों के साथ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना था। अब वो बढ़ा नहीं सके, वो नाकाम हुए उसमें, और उसका सारा बोझ वो डाल देते हैं जाकर उनको जो उस वक्त बेचारे उस मुश्किल हालात में, जबकि आज़ादी का कोई कंसेप्ट ही मौजूद नहीं था, इस तरह का कोई कंसेप्ट ही मौजूद नहीं था अच्छी तरह से, उसको उन्होंने अवाम में मुतारफ करवाया, उसकी इब्तिदा की, रिस्क लिया, और वसाइल नहीं थे, मसाइल ही मसाइल थे, उसके बावजूद उन्होंने एक तहरीक की इब्तिदा की, उसके लिए अपनी जान भी दे दी। अब अगला काम बढ़ाने वाले जो हैं वो अगर काम नहीं बढ़ा सके, तो अगर उस पर तनकीद करते हैं तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी ज्यादती है। और फिर ये खैर हमारा अमूमी रवैया बन चुका है कि हम जो है अपने स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक ही हर किसी को जांचने की कोशिश करते हैं, उसको परखने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत रवैया है। अगर वो हमारे मेयार पे ही पूरा उतर रहा हो, हमारे नजरिए के मुताबिक ही पूरा तो वो उतर फिर रहा हो, हमारे तो साथ हो। बाहर क्यों? जी, वो तो हमारे साथ हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मकबूल बट शहीद की जो तहरीक थी, उसमें बिल्कुल, मैं पहले भी कहता हूँ कि उसमें तनकीद भी की जा सकती है, तनकीद की गुंजाइश भी मौजूद है, करनी चाहिए, लोगों को डिबेट होनी चाहिए, उस पर मकाला होना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ें, ताकि आप उसका हल ढूंढें। लेकिन ये कहना कि वो सारा कुछ गलत था या ये हो गया वो हो गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और ये वो अपनी गलतियां उन पर डालने की कोशिश है। हमारी अपनी नाकामी हम छुपाने की कर रहे हैं। आप जब मकबूल बट की शहादत के बाद देखते हैं तो उस वक्त तो जाहिर है मकबूल बट का नाम लेने वालों को भी शहादत के बाद भी आपकी रियासत के इस हिस्से में भी, कल भी मैंने उनसे कहा था, जनाब शोएब शाह साहब जो मकबूल बट शहीद के बिल्कुल पड़ोस से हैं, मैंने उन्हें भी कहा था, क्योंकि वो बाद में आए हुए हैं, कि उस वक्त भी जब हम छोटे थे तो जो पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, मकबूल बट की शहादत के बाद भी यहाँ इतना गलबा था उनके मुखालफिन का, उस सोच के मुखालफिन का। इंसान का तो कोई मुखालिफ नहीं होता, इंसान की मुखालफत करने वाले बहुत ही मामूली सोच के मालिक लोग होते। मुखालफत किसी ने करनी है या तनकीद करनी है तो सोच और नजरियात पे की जा सकती है, लेकिन उस वक्त भी, शहादत के बाद भी, इस हिस्से में भी मकबूल बट तो चले गए, लेकिन उनका नाम लेवा जो थे उन्हें भी गद्दार, दरिया, लादीन, इस तरह के अल्फाज से नवाजा गया, और वो नवाजने वालों ने ही बाद में अब तो मकबूल बट शहीद के यूम शहादत पर तकरीबात करने का भी जो है वो एहतमाम करने लगे। ये सोच आपके नजदीक, ये सोच कैसे डिवेल्प हुई या कैसे तब्दील हुई, और इसमें क्या ऐसे मारकात हैं? देखिए जी, ये बड़ी तहकीक तलब बात है। पहली बात ये कि जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे या जो जबर था, जो मुश्किलात थी, चूंकि काबिज़ ताकत वहाँ मौजूद थी, उसके गमाश्ते वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने वो हर हरबा इस्तेमाल करना होता है जिससे आपको, आपके नज़रिए को डैमेज किया जाए। लिहाजा वो ये सारे हरबे इस्तेमाल करते थे, तशद्दुद भी करते थे, ज़हनी तशद्दुद भी करते थे, आप पे इल्ज़ामात भी लगाते थे, धैर्य का इल्ज़ाम भी लगता था, एजेंट का इस्तेमाल भी लगता था, इस तरह की चीज़ें वो करते रहते थे।
اب چونکہ حالات تبدیل ہوئے ہیں اور ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی اور چال سے کسی اور انداز میں ہمارے نزدیک آ کر تو اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں. وہ کبھی بھی وہ جو لوگ ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں جو گماشتے ہیں خاص طور پہ, کیونکہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, ان کا نظریہ ہے حکومت کرنا. اس کے لیے جو قابض طاقتیں انہیں پروجیکٹ دیتی ہیں, جو کام دیتی ہیں, وہ کام کرتے ہیں. لہٰذا ان پہ یقین کرنا کہ وہ آج ہمارے یہ برسیاں بنا رہے ہیں تو وہ کل بھی برسی بنائیں گے, وہ کل اس سے مکر جائیں گے, چونکہ ان کا کوئی کریکٹر ہے نہیں. جو یہ روایتی پالیٹکس ہے, روایتی پالیٹکس میں کریکٹر نام کی ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. روایتی پالیٹکس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اور وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. جی اچھا, عابد صاحب ایک ہمیں جوائن کرنے والے ہیں بیرسٹر حمید باشانی خان صاحب کینیڈا سے. آپ سے میں ایک چیز پوچھ لوں اپنے ناظرین کے لیے تو میں ان کی طرف بھی بڑھوں گا. اس وقت آپ کی ریاست کے اندر, ریاست جموں کشمیر میں, خواہ وہ کوئی بھی حصہ ہے, اس میں اگر آپ مقبول بٹ کے دور سے آج کے دور کو کمپیئر کریں تو آج مقبول بٹ کی سوچ, خواہ وہ صحیح انداز میں پہنچ سکی آئیڈیالوجی یا نہیں, لیکن کسی نہ کسی حوالے سے مقبول بٹ کی سوچ اور فکر کے ماننے والے شاید نہ سمجھنے کے باوجود بھی ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آج جس تعداد میں آج آپ سب لوگ ریاست کے اندر ایک میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں, تو اس سوچ کو صحیح معنوں میں صحیح ٹریک پر لے جانے کے لیے کیا کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ باشانی صاحب کو میری طرف سے سلام, اور آپ نے جو زیادتی کیا کہ میرے بعد باشانی صاحب کو بلایا تو ظاہر ہے باشانی صاحب ہمارے بہت بڑے دانشور ہیں, ان کی بات کے سامنے میری بات تو ساری دب جانی ہے. آپ کا آخری سوال جو اس کی طرف میں آنا چاہوں گا, یہ بڑا اہم سوال ہے, بہت ضروری سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مقبول بٹ شہید کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. جو انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں وہ بات انہی کی کرتے ہیں. اب اس سارے چیز کو ہمیں یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے, یہ بڑی اہم ضرورت ہے. اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, جو قیادت ہے, جو آزادی پسند ہے, جو وطن پرست ہیں, جو سوشلسٹ ہیں, کہ آپ نے قومی سوال جو مقبول بٹ شہید نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح لے کر اسے چلنا ہے, اور اپنی لڑائی اپنے قابض کے خلاف اپنے ہاں ہی لڑنی ہے. ایک دوسرا, ریاست میں موجود تمام قومیتوں کو احترام دینا ہے. ان ساری قومیتوں کو اس بات پر متفق کرنا ہے کہ آپ کا ہمارا جو مشترکہ مسئلہ ہے وہ ہماری آزادی, ہمارا قومی سوال ہے, اور ہم سارے لوگ اس قومی سوال کے اس قلعے کے ساتھ, اس کوٹھے کے کھوٹے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بندھے ہوئے ہیں. جب تک وہ حل نہیں ہوتا ہم کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور پھر ہماری جو قومی آزادی کی تحریک ہے, اپنے خطے میں اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے چلانا ہوگی, اور پھر قومی سوال کو علاقائی سوال کے ساتھ جوڑنا ہوگا, علاقائی مسائل کے ساتھ جوڑنا ہوگا. جو ایشوز ہیں, علاقائی ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا ہوگا قومی سوال کے ساتھ ملا کر, تاکہ عوام آپ کے ساتھ جڑیں. اور پھر جو سنجیدہ پالیٹکس سمجھی جاتی ہے ہمارے ہاں, جس طرح انتخابات ہیں, ان سب میں حصہ لینا ہوگا آپ کو, تاکہ آپ عوام کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں, آپ کو لوگ سنجیدہ سمجھنے کی کوشش کریں. اسی صورت میں آپ مقبول بٹ شہید کے نظریات کو آگے لے جا سکتے ہیں. آپ کو سیاسی طور پر, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں حمید باشانی صاحب کو دعوت دینے والا ہوں, لانے والا ہوں ساتھ. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو ذہنی طور پر, سیاسی طور پر بالغ ہونے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے. میں جناب حمید باشانی صاحب, ناظرین اس وقت ہمیں کینیڈا سے بیرسٹر حمید باشانی خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں انٹرو میں بتایا تھا کہ جب ہم نے ماہ فروری کا آغاز کیا تو اچانک اس دن جو اسکیجول پروگرام تھا وہ ماں بولی تھا,
اور اس سے اس کا آغاز ہوا اور اس میں سے اور آج چونکہ اس مہینے کا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن اس کا آج کا یہ آخری پروگرام ہے اور اس میں اسے سم اپ کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امین باشانی صاحب. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں. جی السلام علیکم باشانی صاحب. وعلیکم السلام جناب فواز صاحب, بہت بہت سلام آپ کو بھی اور عابد مجید صاحب کو بھی. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا پروگرام کا آغاز بھی آپ سے ہوا تھا اور اتفاقاً کہ آج چونکہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا آخری دن ہے تو پہلے تو یہ بات بتائیں کہ آپ نے اس دوران کے جو پروگرام دیکھے جے کے ٹی وی کے, آپ نے انہیں کس نظر سے دیکھا اور کیا جے کے ٹی وی کوئی میسج کنوے کرنے میں کامیاب ہو سکا اس مہینے میں مقبول بٹ کے حوالے سے, مقبول بٹ کی اسٹرگل کے حوالے سے, یا ناظرین امین باشانی صاحب. نہیں بالکل سر بالکل ہوں میں ذرا فون بند کر رہا تھا. جی مجھے پتا آپ اس وقت ہوں گے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے کے حوالے سے مقبول بٹ کی اسٹرگل کے حوالے سے جو ہم سے جو بن پا رہا تھا ہم نے کوشش کی کہ مقبول بٹ کے قریبی ساتھیوں کو سامنے لایا جائے, اس پر آپ تو دیکھتے رہے پروگرام, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جے کے ٹی وی کچھ اپنی قوم کو کوئی پیغام دینے میں کامیاب ہو سکا یا نہیں؟ بالکل جناب, میں نے سارے پروگرام تو نہیں دیکھے لیکن اکثریت تقریباً 90% تو دیکھے ہیں ڈیفینیٹلی, اسپیشلی جو پرانے لوگ آپ لوگوں نے بلائے ہیں, بٹ صاحب کے جو پرانے ساتھی تھے وہ, اور میں نے بڑے انجوائے کیا ہے, بہت ساری انفارمیشن ہمیں بھی ملی ہے جو کہ وہ جو ریاض صاحب تھے وہ حمید اور ریاض جو بٹ صاحب کے ساتھی تھے قریب ترین جو ان کے ساتھ گئے تھے, ان کا جو آپ نے وہ کیا تھا میرپور میرے خیال میں ہیں وہ جی امین بٹ صاحب, جی ان کے حوالے سے بھی اور اس طرح کی بہت ساری ہمیں انفارمیشن ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تو بہت زبردست ٹائم دیا ہے, لیکن کیا یہ عوام تک آپ نے پہنچایا یا نہیں, یہ سوال آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو بٹ صاحب کے ویل وشر ہیں, فالوورز ہیں, ان کے ماننے والے, ان تک تو ڈیفینیٹلی پہنچا ہے. تو عوام تک بات یہ ہے کہ میری یہ فیلنگ ہے اور بڑی بیڈ فیلنگ ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے آپس میں ہی باتیں کرتے ہیں, جو ایک ہمارے اور عوام کے درمیان ایک بیریئر ہے وہ ابھی تک قائم ہے, تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ توڑنے کی ضرورت ہے. تو مثلا اس کو اس طریقے سے توڑا جا سکتا تھا کہ آپ جو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے دانشور ہیں, مثلا پرو پاکستان ہیں, پرو انڈین ہیں, یا اس طرح کے لوگ ہیں, ان کو بھی بلاتے کہ آپ بھی آگے اپنی بات رکھیں کہ آپ کا مقبول بٹ کے بارے میں کیا رائے ہے. تو ہم نے دعوت تو باشانی صاحب ہم نے دعوت کوئی مخصوص لوگوں کو نہیں دی ہوئی تھی, چونکہ یہ اوپن دعوت تھی کہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, ٹیم ممبر کے ساتھ رابطہ کریں, مینجمنٹ کے ساتھ, اور ہم آپ کے اویلیبل ٹائم کے مطابق آپ کو پروگرام میں لیں گے. اچھا, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. ہاں پبلک میں سے آپ نے شاید گزشتہ دنوں دیکھی ہوگی, 2 دن قبل غالباً ایک سروے رپورٹ چلی ہے جو کہ کوئی بڑے پولیٹیشنز نہیں بلکہ عام پبلک میں سے ہم نے سروے کیا کہ نسل در نسل یہ سوچ کس طرح ڈیویلپ ہوئی. اس میں 3 سال کے بچے سے 80 تقریباً 70 سال تک کے بزرگوں کا 20 ایئرز میں سے 1-2 لوگ ہم نے لیے ہیں, اور وہ پبلک میں سے ہے بالکل بغیر کسی اس کے ذاتی تعلق واسطے کے یا مقبول بٹ کے حوالے سے. اس کے باوجود وہ میسیجز آئے جو آپ کہنا چاہتے ہیں, اس پر ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی. لیکن ابھی آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے جے کے ٹی وی کے پیج پر, تو ہم نے بھارت اور پاکستان کے بڑے جو تھنک ٹینک کے لوگ ہیں, ہسٹورین ہیں یا انٹلیکچوئل یا جو ہائی پروفائل پولیٹیشین, ہم نے ان دونوں کو دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, آئیں اور یہ ثابت کریں دلائل کے ساتھ کہ ریاست جموں کشمیر آپ کا اس پر حق ہے, کسی بھی ایک کا. لیکن اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہے تو اس میں اب ہم ظاہر ہے, آپ کو پتا ہے اس میں زبردستی تو ہوتی نہیں. نہیں ظاہر ہے, یہ بات تو ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو آج چونکہ یہ پروگرام بٹ صاحب کے حوالے سے اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا یہ آخری پروگرام ہے, تو آپ
आज इस प्रोग्राम में, खास कर इस प्रोग्राम के हवाले से, जो भी आपने तकरीबात पूरी दुनिया में देखा, और यकीनन कल 29 का है, इस साल में एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिला हुआ है, लेकिन 1 मार्च के बाद ये सरगर्मियां, ये चीजें, फिर ये किस्सा पारीना माजी की एक दास्तान बन जाएगी। इन चीजों को, इस हकीकी मैसेज को सही साफ करके, पॉलिश करके नहीं, सही साफ करके आगे पब्लिक में ले जाने के लिए इन सरगर्मियों को कैसे ये लोग जो करते हैं ऐसी तकरीबात और पूरा महीना लगे रहते, इसको कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला हो सकता है? देखिए, सिर्फ तकरीबात की जहाँ तक बात है तो वो तो कंटिन्यू रहेंगी भी जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं जो भट्ट साहब के नज़रियात या उनकी शख्सियत या उनकी जदोजहद से मुतासर हैं, वो तो हर साल करेंगे ही। लेकिन सवाल ये है कि इसका कोई जो फ्रूटफुल किस्म का इंजाम होता है ना इसका, जो वो कैसे किया जाए। यानी महज तकरीबात करना, तो वो जिस तरह हमारे यहाँ वो बाज़ मजहबी फ़िरके हैं तो वो अपने बुज़ुर्गों के या इस तरह के वो दिन बनाते रहते हैं हर साल और तकरीरें करके उनकी तारीफ़ें करके चले जाते हैं। अगर उसी तरह हम भी करते रहे तो उसका तो ज़ाहिर है फिर एक यादगार तो ज़रूर है, ये नहीं कि उसका भी फ़ायदा नहीं, लेकिन उसका कोई सियासी फ़ायदा नहीं है। तो सियासी फ़ायदे के हवाले से मैं भट्ट साहब के हवाले से एक बात ही कहना चाहता हूं कि इससे हमें एक सबक ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हमारी जो अमली जदोजहद है पॉलिटिक्स में, उसमें इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हम करके दिखाएं। पहली बात यह है कि एक तो हमें ये जो माजी की बहुत ज़्यादा है, देखें माजी जो है वो दुनिया के हर काम और रियासत का, कामियत का, इवन एथनिक ग्रुप्स और ट्राइब्स का माजी होता है। माजी के बगैर कोई नहीं, इंडिविजुअल का भी माजी है तो अफराद का भी और अक़वाम का भी एक ही बात है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम माजी में कोई बहुत ज़्यादा जो है वो स्टक हो गए हैं, एक। और दूसरा ये है कि हमारे, आपने देखा होगा कि हम दुनिया के वाहिद लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हिस्ट्री का इतना नाम लेते हैं। बाकी दुनिया में आपने देखा होगा, अभी बरतानिया में इलेक्शन हुए तो आपने भी उन्हें पार्टिसिपेट किया, किसी पॉलिटिशियन ने एक लफ्ज़ भी तारीख के बारे में नहीं कहा, हालांकि उनकी तारीख इतनी लंबी, बड़ी, सुनहरी और शानदार तारीख। की बात करते हैं सर, वो फ्यूचर की बात करते हैं। हालांकि उनका हक बनता है कि वो तारीख की बात करें, चूंकि उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। जो रूसी हैं वो आप देखें, वो उनका एक बहुत बड़ा माजी था, शानदार एक एम्पायर थी सोवियत यूनियन की शक्ल में। वो माजी की बात करें, वो नहीं करते, अमरीकी नहीं करते। तो हमारा मसला क्या है कि हम इतना ज़्यादा है, सवाए इसके कि हमारी जो रियासत डिस्प्यूटेड है, तो उसमें एक रेफरेंस बनता है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि जी 1947 में ये तकसीम हो गया था, ज़्यादती हो गई थी। इसको बतौर रेफरेंस दे के आगे बढ़ना एक बात है, और उस पर बैठ के मातम शुरू कर देना दूसरी बात है। मैं ये समझता हूँ कि हमें मातम करने की जो है आदत पड़ गई है। हम बैठ के बार बार मातम करते हैं, किसी लीडर की तकरीर सुन लें, किसी, यहाँ तक कि हमने मेन स्ट्रीम वाले भी इसी रास्ते पे ला दिए हैं। वो भी अब यही कहना शुरू हो गए हैं। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था, आपको याद होगा। आज से 20 साल पहले भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, ये पॉलिटिक्स वाले, ये नाम नहीं लेते थे इतना तारीख का जितना अब उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि तारीख बहुत हो गई, इसको हमने पढ़ भी बहुत लिया और इसको बयान भी बहुत कर लिया। अब अगला स्टेप आप कैसे लें, इसके ये मैं मकबूल भट्ट के रेफरेंस से कहता हूँ कि ये जो बहुत बड़ी बहस होती रही कि जी भट्ट साहब की जदोजहद असल में क्या थी और उन्होंने सरहद क्यों क्रॉस की और उनका ये अमल जो है वो क्या दुरुस्त था या क्या ये एडवेंचरिज्म था या क्या इसका हमें कोई पॉलिटिकली फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये बहस जो लोग करते हैं वो बहुत सतही किस्म की नॉलेज और विजडम रखते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते, तारीख का हवाला जरूर देते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि तारीख का हर वक्त जो है, तारीख का अपना एक रंग और अपनी ज़रूरत होती है जिसके मुताबिक शख्सियत भी जन्म लेती हैं, पॉलिटिक्स भी पनपती है और जदोजहद भी सामने आती है। कभी तारीख के दो अदवार में एक चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। जब हम कहते हैं ना तारीख अपने आप को नहीं दोहराती,
تو وہ پھر اس بحث میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے، جس کو میں کلیریفائی کر کے آگے بڑھوں کہ بھٹ صاحب کی جو جدوجہد تھی وہ اس وقت کے حالات کے مطابق میچ کرتی تھی. وہ ایک رومانٹک پولیٹیکل لینڈسکیپ تھی اس وقت دنیا میں. بڑے بڑے لوگ جو جدوجہد میں نام جن کا تھا وہ سارے مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتے تھے. وہ پوری دنیا میں ایک کیفیت تھی، اور یہ صرف یقین ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ انہوں نے ڈیلیور بھی کیا تھا کہ مسلح جدوجہد کے ذریعے جو ہے وہ کیوبا سے لے کے ویتنام تک آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے کے اپنی قومی آزادی اچیو کی. تو وہ ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے اگر اس وقت بھٹ صاحب بیٹھ کے بات کرتے ڈیموکریسی کی، جہاں پہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ، عظیم لوگ، یحییٰ خان اور ایوب خان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جہاں جو ہے وہ اندرا گاندھی جیسے لوگ جو ہیں وہ آگے جا کے ایمرجنسی سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے بنیادی حقوق معطل کرنے میں. ایک ایسے ماحول میں بھٹ صاحب ڈیموکریسی کی بات کرتے رہتے، سول لبرٹیز کی کرتے رہتے، جو آج ہم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے وقت کی راگنی ہوتی ہے. جو کام انہوں نے کیا وہ اس وقت کا ایک بہت بڑا ایک ضرورت تھی، اور اسی سے میچنگ تھی جو معروض تھا، جو آبجیکٹیو کنڈیشنز تھی. آج اگر ہم وہ بات کریں کہ جی ہم نے ملیٹنسی کرنی ہے یا گوریلا جنگ کرنی ہے یا پار جانا ہے اور لوگوں کو اٹھانا ہے اور انڈیا سے لڑانا ہے، تو یہ بات پھر جو ہے بے وقت کی راگنی ہوگی، کیونکہ آج تاریخ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ بہت ہی برا وقت ہے جو ہم پہ گزر رہا ہے اس وقت. تو اس برے وقت کو مزید برا بنانے کے لیے اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹیں دے رہا ہے یا اس طرح کے کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ بڑا ظلم کر رہا ہے. یہ دوسری بات ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ جمہوریت کا اور سول لبرٹیز اور انسانی حقوق کی بات کرنے کا زمانہ ہے، اور اسی تناظر کے اندر ہمیں بھٹ صاحب کی شخصیت کو بھی رکھ کے دیکھنا چاہیے اور اپنی جدوجہد کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز جو میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھٹ صاحب کے ریفرنس سے، کہ جب ہم سب جو ہے وہ بھٹ صاحب کے چلو عمل کا جو ایک حصہ ہے اس سے ممکن ہے ایک دو پارٹیوں کو کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہو، لیکن جو ان کے نظریے آتے ہیں اس سے تو ان کو اختلاف نہیں ہے. تو بھٹ صاحب یعنی جو آزاد کشمیر کے دانشور اور پارٹیاں جو ہیں وہ بھٹ صاحب کی عملی جدوجہد میں جو اس وقت انہوں نے کام کیا اس سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ ان کے نظریات سے اختلاف نہیں رکھتے، چونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ بھٹ صاحب کا نظریہ جو ہے ایک ترقی پسندانہ قسم کا ایک جدید نظریہ تھا. ماڈیفیکیشن اور اس کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے، بہتری کی یا ترامیم کی. تو اگر ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ جو اتحاد ہے اور اتفاق سے ایک جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، یہ کیوں اس کی فقدان ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کھل کے بات کی جائے. اور جب ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں، مثلا میں بات کرتا ہوں تو میں چونکہ بات میں کسی پارٹی ایفیلیشن کے حوالے سے بات نہیں کرتا. آئی ہیو نو باڈی ٹو ڈیفینڈ. میں پورے مکتبہ فکر کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، اسکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ ضرور کرتا ہوں، اس قافلے کو ڈیفینڈ کرتا ہوں جو مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے. لیکن میں کسی ایک کے حق میں یا دوسرے کے مخالفت میں جب نہیں کہتا تو میں آبجیکٹیولی اس پہ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں 1917 میں سوویت یونین میں جب انقلاب آیا تھا اور جو گروپ بنے تھے بالشویک اور منشویک، اور اس کے بعد جو پارٹیاں بنی اور ٹوٹی اور توڑ پھوڑ ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انقلابی لوگ جو تھے انہوں نے اقتدار پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ آج رات کو نہیں تو کل 12 بجے یہ پاور ہمارے پاس ہوگی. تو انہوں نے پاور سٹرگل میں گھس گئے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا. یہی کام چین کے یہ جو عظیم انقلاب ہوئے جو نیشنلسٹ اور سوشلسٹ، اس میں بھی جو مختلف گروپوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، یہ جا کے اس سٹیج پہ ہوئی جب وہ اقتدار کو ٹیک اوور کرنے والے تھے. ہم نے یہ جنگ جو ہے وہ شروع کر دی جبکہ دور دراز تک کوئی آثار ہی نہیں ہے. یعنی بالکل آپ کہتے ہیں نا کہ اندھیرے میں جس کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقتدار پہ لڑنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، تو ہم کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں کہ ایک تو ہم جو ہے وہ لیڈرشپ پہ لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ پہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ 20 آدمیوں کا یا 100 آدمی کا یا ایون 10,000 آدمی کا لیڈر بننے کا بھی مطلب کیا ہے. یعنی ہم کوئی فرقے تو نہیں چلا رہے نا جی.
या अपनी बात की सच्चाई साबित करने के लिए, जिस तरह वहाबी, दियोबंदी, दूसरे आले हदीस, वो अपनी बात की सच्चाई के लिए लड़ रहे होते हैं ना, कि मेरी बात सच्चाई है और तुम्हारी झूठ है, जिसका सियासत में कोई ताल्लुक नहीं होता। तो फिर हम किस बात पे लड़ रहे हैं? लीडरी नहीं है ये। मैं आपको बताऊं कि हम अपने नजरिए की और अपनी शख्सियत की तौहीन कर रहे हैं, कि मैं जो है वो दो चार लफ्ज बोल लेता हूँ, तकरीर कर सकता हूँ, यहाँ से वहां जा सकता हूँ, तो मैं 10 आदमी बिठा के तो उनका चेयरमैन बन जाऊं और फिर पूरा दिन उनसे बयान दिलवाता रहा हूँ और उनसे अपने फोटो लिखवाता रहा हूँ और तारीफें कराता रहा हूँ कि मैं लीडर हूँ। यानी ये जो सेल्फ डिफीटिंग किस्म का आर्टिफिशियल एक तस्वर हमने अपनी ज़ात का बना लिया है, ये नरगिसियत पसंदी जिसको कहते हैं नफ्सियात में, कि हम बेसिकली बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं आस्ता आस्ता। ये एक बीमारी है और बहुत ही खौफनाक किस्म की बीमारी है, कि हमें ये सोचना चाहिए कि खुद ही लोगों को क्रिएट करके तो उनसे लीडर बनवा के तो अपने हक में तारीफें कराने से हमें शर्म में डूब के मरना चाहिए और पानी पानी होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस पे बगलें बजाते हैं और तालियां बजाते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी कारकर्दगी है। चलें, ये एक बात हो गई। हम अगर जो है वो 20 ग्रुप हैं तो हम जमा होके तो एक जलसा करते हैं तो दुनिया के कान खड़े होते हैं या नहीं होते? जी। जो अरबाब इख्तियार हैं उनके पांव तले से जमीन जो है वो खिसकती हुई सामने नजर आती है या नहीं नजर आती? तो वही 20 जो हैं, हम जब दो दो लोगों को साथ लेके तो जाके कोने में खड़े होके अपनी तारीफों के पुल बनवाना शुरू हो जाते हैं और दूसरे को गालियां देना शुरू हो जाते हैं, तो हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं, अपनी कौम की इंसल्ट कर रहे हैं और इन बच्चों का, इन नौजवानों का फ्यूचर जो है उस पर डायरेक्ट असॉल्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये हो गई, तो इसलिए ये कोई इंसेंटिव है ही नहीं किसी अक्लमंद आदमी के लिए कि वो आज़ाद कश्मीर के किसी एक ग्रुप का चेयरमैन बनने के लिए या किसी एक पार्टी का चेयरमैन बनने के लिए ग्रुपिंग की हद तक जाए। एक चीज। दूसरा इंसेंटिव क्या रह जाता है, वो है मादी मटेरियल, कि आपको उससे कोई माशी फायदा हो रहा है। अब इसकी मैं जो है वो गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस को सामने रखते हुए एक अखलाकी बात करूंगा कि दुनिया के किसी मुल्क में, किसी मजहब माशरे में, किसी मजहब जो है सोसाइटी के अंदर किसी शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे के पैसे पे, वो पब्लिक का पैसा हो, अवाम का चंदा हो, किसी एजेंसी का पैसा हो, किसी इंटरेस्ट ग्रुप का पैसा हो, किसी बिजनेस क्लास का पैसा हो, उस बुनियाद पर अगर वो सियासत कर रहा है तो ये बात अनएथिकल है, चूंकि ये आपका हक नहीं पहुंचता। मुझे अगर 10 आदमी मिलके चंदा दें और मैं वो चंदा जो है अपनी जात पे खर्च करूं और अपने मैं एक वक्त का खाना खा लूं तो मैं अनएथिकल हूं। मुझे अपना खाना, अपना कपड़ा, अपनी सवारी और अपने अखराजात खुद उठाने चाहिए। अवाम का चंदा अवामी एक्टिविटी के लिए है, मेरे अपने ज़ाती अखराजात के लिए नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूं। तो क्या ये जो हमारे 20, 30, 40, 50 ग्रुप बने हुए हैं, इनको कोई इससे माशी फायदा हो रहा है? तो ये इन्वेस्टिगेट करना आप जैसे साफी लोगों का काम है या इस तरह के लोगों का काम है। और तीसरा चीज जो है, ये इन्वेस्टिगेट अगर हो भी जाए तो आप और हम जैसे जो लोग हैं उनका रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मसलन अगर नोइंगली मुझे पता है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट जो है इज डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड मैं स्टिल उसको टॉलरेट करता हूँ या उनकी जो स्ट्रगल है उसको लेजिटिमेट मानता हूँ, तो इसका मतलब है आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट ग्रुप स्टोरी। वो जो बदयांती है या जो भी चीज हो रही है, अवाम के साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि पहला फर्ज मेरा बनता है कि मैं उनसे डिस्टेंस रखूं, उनको कंडेम करूं, अदरवाइज इसका मतलब क्या हुआ? और ये तो 3 चीजें हो गई। अब आप ये अपने लोगों से डिस्कस करें कि भाई हम ग्रुपिंग करके क्यों बैठे हुए हैं, हमें दूसरों को देख के खौफ क्यों लगता है? सर ये तो हम जो भी प्रोग्राम करते हैं हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ लीडरान से ये पूछें कि जी आप एक साथ क्यों नहीं आते। किसी ने इनकार नहीं किया, हर किसी ने यही कहा कि जी हम सबसे पहले तैयार हैं तमाम इताद के लिए, बस सिर्फ जो हम कहते हैं उसको सब मान लें। मैं दावत देता हूं आबद मजीद साहब को दोबारा लाता हूं, साथ में हैं हमारे, चूंकि वो आपको बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे और आबद मजीद साहब हमें कम ही मिलते हैं लेकिन आज मिल गए थे। जी आबद साहब, आपने हमीद बाशानी साहब की गुफ्तगू को सुना, कैसा लगा आपको और आप क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों पर? जी तकरीबन मैंने भी यही बातें की थी कि जो बाशानी साहब कर रहे हैं।
आप थोड़ा सा अगर हमने फ्रंट में मूव हो जाएं कैमरे की तरफ पूरे। जी मैंने पहले भी ये कहा था कि भट्ट साहब की जो तहरीक है उसको हमें उस तनाजर में, उस मारूज में देखना होगा कि उस वक्त दुनिया में जो कुछ हो रहा था वही उन्होंने किया, जो बाशानी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया। असल में चूंकि हम दोनों मेहमान आपने ऐसे बुला लिए हैं कि हम एक ही स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारा व्यूज यकीनन एक जैसे ही होंगे। नहीं, एक चीज पर आबद मजीद साहब, मैं एक चीज पर जरूर आपसे पूछूंगा, वो तो एक अलग, चले ठीक है, भट्ट साहब के हवाले से जो है, जो इन्होंने उनके बाद उनका नाम लेने वाले जो है, जो फॉलोअर कहलाते हैं, उनके हवाले से ये जो आखिरी पैराए में अमीद बाशानी साहब ने बात की है कि ये चीजें हैं कि इस वजह से ये लोग टोलियों में हैं, ग्रुपों में, ग्रुप एक बड़ी चीज होती है खासी बड़ी, तो टोलियों में हैं, तो उनकी ये वजूहात हो सकती हैं। आपके नजदीक कौन सी वजह है? वो जाती शोहरत है, वो लीडरशिप है, चेयरमैनशिप, वो माशी कोई इस तरह के मामलात हैं? क्या ऐसे मामलात हैं कि आप लोगों के दरमियान इतनी ज्यादा, शायद ही कहीं एक ही सोच रखने वालों में इतनी ज्यादा तफरीक हो जितनी आप लोगों में है? उसकी कुछ वजूहात तो बाशानी साहब ने बता दी, जो बिल्कुल दुरुस्त है कि यही है। एक तो खुद नमाई बहुत है। आप ये देख लें कि रियासत जम्मू कश्मीर तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलाके में आपको 6 या 7 कायदे इनकलाब मिलेंगे, जबकि इनकलाब तो बहुत दूर की बात है, इनकलाबी पार्टी का वजूद ही मौजूद नहीं है, लेकिन 6-7 आपको कायदे इनकलाब जरूर मिलेंगे। और जब उनको कायदे इनकलाब कहा जाता है तो काफी सीना चौड़ा करके आके बैठते हैं, जबकि उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए और मना करना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं आप। लेकिन खुद नमाई है। आप पोस्टर्स देख लें, हमारे अखबारात देख लें। हम हमारे ज़माने में बाशानी साहब, जब हम पॉलिटिक्स करते थे तो बिलीव करें, हम खबर लगवाते हुए, अपनी खबर खुद लगवाते हुए शर्मिंदगी महसूस करते थे। हम नहीं जाते थे, अगर कहीं खबर कोई लगा दे। आज ये अपनी तस्वीरों, मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ खबरें लगवाते हैं, जो प्रेस रिलीज होती हैं वो भी अपनी तस्वीर के साथ लगवाते हैं। ये हमारा लेवल हो गया है, जो हमारा स्टैंडर्ड है। फिर जो है उसमें जो मसाइल हैं वो बाशानी साहब ने भी डिस्कस किए। एक तो खुद नमाई का मामला है, दूसरा ये है कि जो हमारा रवैया है, सियासी रवैया, वो रुजत पसंदाना है। जो तरक्की पसंद भी हैं, रुजत पसंदाना है। एक दूसरे के वर्कर के एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देते, जिससे उनके दरमियान डिबेट नहीं होती। जो छोटे छोटे इश्यूज हैं तहरीक के हवाले से, रोड मैप के हवाले से ही, वो भी हम, जिस तरह कौमी जमहूरी इनकलाब है, अवामी जमहूरी इनकलाब है, तबकाती जदोजहद है, ये सारे एक ही तरह के लोग हैं, लेकिन ये आपस में डिस्कस करते हुए इनकी लीडरशिप इन्हें मना करती है ताकि ये एक दूसरे के करीब ना आ जाएं या किसी एक नुक्ते पे ना आ जाएं, एक दूसरे को कन्विंस ना कर लें। लेकिन अब जो माहौल बना है, जो एक राह चलते एक इत्तेहाद बन गया है, अगर ये उस पे ये लीडरशिप वाला मामला ना करें और ये इत्तेफाक करके से माहिदा बनाएं, तैयार करें और अपने आप डिसिप्लिन में लाएं, तो मैं समझता हूं कि इनको अवाम में पजीराई मिल सकती है और ये काबिल हैं, इनमें सलाहियतें भी हैं, इनके पास नजरिया भी है, इनके पास सोच भी है। और मुखालफिन इंतहाई जाहिल, झूठ पर मबनी सियासत करने वाले लोग हैं, उनको ये डिफीट दे सकते हैं हर जगह। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो बाशानी साहब ने कहा कि ये खुद इकट्ठे हों। अब जो इन्होंने कहा कि ये जब सारे मिलकर कोई इज्तिमा करते हैं तो थरथरी मच जाती है, खौफ पैदा हो जाता है दूसरी तरफ। हालांकि कोई बहुत बड़े इज्तिमा नहीं कर सके अभी तक, लेकिन उसके बावजूद तो अगर ये इस पर काम करें तो मैं समझता हूँ कि यही जो मैंने कहा, एक तो जो इलाकाई इश्यूज हैं उनको लाजमी एड्रेस करें, अवाम को अपने साथ मिलाएं, अवामी इश्यूज को एड्रेस करें, अपने कौमी सवाल को इलाकाई सवाल के साथ जोड़ें, तमाम कौमियतों के दरमियान एहतराम पैदा करें, उनकी पहचान, उनकी जो सारी शनाख्त है उसका एहतराम करें, उनके वसाइल का एहतराम करें और ये अपने अपने इलाकों में अपनी तहरीक को बनाने की कोशिश करें। जी, आखिरी 4 मिनट है। क्या आप ये समझते हैं, मैं आप पर ही जारी रखूंगा, क्या आप समझते हैं कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि एक इताद बना है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त तक उनमें लीडरशिप का कोई ऐसा मसला नहीं पैदा हुआ? ऑनेस्टली बताना। ईमानदारी से पूछेंगे तो है, पहले दिन से अगर बात करें तो है, पहले दिन से ही है।
لیکن اب ان کے لیے ایک مسئلہ بنے گا, یہ میں آپ کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے ان کو بھی بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو آنے والے حالات ہیں, جو ریاست جموں کشمیر کا معاملہ حل ہونے یا خراب ہونے جا رہا ہے, اس میں یہ تنہا ہوں گے تو اتنے بری طرح سے مارے جائیں گے کہ ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. ان کو جڑنا ہوگا اپنے لیے, تحریک کو چھوڑ دیں, نظریے کو چھوڑ دیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی انہیں جڑنا ہوگا. اور اگر یہ نہیں جڑیں گے, اس اتحاد میں سے ایک ایسی چیز ضرور باہر نکلے گی, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس اتحاد میں سے ان لیڈرشپ کی وجہ سے ایک ایسی نئی لیڈرشپ آئے گی کہ ان کو ان کے پیچھے لگنا پڑے گا آخر میں. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب آپ ان کو جدا نہیں کر سکتے. اور ہم سب کی, جو باشانی صاحب بھی اس میں شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, ہم سب کی جو باہر سے ہو کر کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ایک دفعہ یہ جڑ جائیں. یہ جو کارکن ہے نا, جو بیچارہ سڑک پہ مار کھاتا ہے, وہ تو نظریے کے لیے مار کھاتا ہے, اس کے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ تو لیڈر نہیں بننا چاہتا. لہٰذا وہ اب ان کو پریشان کریں گے. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک مرتبہ پھر جڑنا چاہیے, ایک نیا عمرانی معاہدہ بن کے, ایک نیا دستور بنا کے, ڈسپلن میں لا کے ایک دوسرے کو, اور ان کو اپنے ایشوز جو ہیں وہ فوکس کرنے چاہیے کہ ہم نے کن کن ایشوز پہ مشترکہ جدوجہد کرنی ہے, اس میں کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ جو غلط فہمیاں ان میں ہیں نا, کچھ لوگوں میں آ رہی ہیں کہ شاید ہم بڑے جلوس نکال لیتے ہیں یا بڑے, وہ چونکہ ایسے واقعات ہیں, ایسے حالات ہیں. جب صدام حسین پہ حملہ ہوا تو ہم نے بھی راولا کوٹ میں بہت بڑے بڑے جلوس نکالے تھے, آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ, آپ بھی موجود تھے وہاں پر. وہاں کہیں ڈاکہ پڑ جاتا تھا تو ہم اس پہ بھی اتنا بڑا جلوس نکال لیتے تھے, لیکن اپنی پارٹیوں کے جلوس نہیں نکال سکتے تھے. تو یہ اب ایسا رویہ بنا ہوا ہے عوام کا کہ یہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, اگر یہ چل رہے ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے ضرورت ہے کہ صحیح ٹریک پہ آئیں. جی حمید بھائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر, آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف بھی وہ عابد صاحب نے واضح کر دیا جی. وہ بات وہی ہے کہ آپ نے موقف کے ساتھ ساتھ پیغام بھی اصل میں کہ آپ ان تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, یہ تو ہمارا ایک پیغام مسلسل ہے, نہ ختم ہونے والا پیغام جو ہے کہ یونٹی کے بغیر. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, تو اس کا ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے, چونکہ آپ عاقل اور بالغ قسم کے لوگ ہیں, آپ جتنا وقت مرضی ضائع کریں خود جواب دہ ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے اپنے ساتھ جو نوجوان لگائے ہوئے ہیں, جن کو لگانا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب بس ہو جانا چاہیے. یا تو آپ ڈھنگ کی پالیٹکس کریں اور ان کو فیوچر کی ایک گارنٹی دیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ سوکھے درخت کے نیچے نہیں بیٹھیں گے باقول ولی خان کے, کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو آگے چل کے کچھ ہریالی بھی آپ لوگوں کی زندگی میں آئے گی, اور اس کے لیے یہ روڈ میپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, چونکہ اس کے بغیر جو ہے یہ کام جو ہے, یہ کام اب بس ہو جانا چاہیے. اگر آپ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, کتنی نسلیں دیکھیں, ہم لوگ جو ہیں, عابد مجید صاحب ہمارے ایک ہی ایج گروپ کے لوگ ہیں, اس دور سے لے کے آج تک آپ گنیں کہ کتنے نوجوان ہماری صفوں میں شامل ہوئے اور اپنا انہوں نے وقت دیا, اور اس کے بعد وہ ڈس اپیئر ہو گئے. نہ وہ اس سوسائٹی کے قابل رہے اور نہ اپنے قابل رہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو درست راستہ سکھائیں. اگر ہماری جدوجہد کا کوئی نہیں نکل رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو اس بات پہ زور دیں کہ آپ کتابیں پڑھیں بھائی, اپنے نصاب تک تعلق رکھیں, اپنا کیریئر بنائیں, اپنی چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں کہ آپ نمبر زیادہ کیسے لے سکتے ہیں, چونکہ دوسرا راستہ یہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ مل کے پالیٹکس کریں, تو پالیٹکس از اے پارٹنرشپ فار یور فیوچر. یہ ایک انویسٹمنٹ ہے, یہ ثواب کا کام نہیں ہے, یا یہ کوئی اس طرح کی کوئی محمد بن قاسم کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا فتح کریں گے تو خدا تعالیٰ آپ کو اتنی حوریں اور جنت دے دے گا. یہ پالیٹکس ہے, اس کا مطلب مٹیریل ہے, اور اگر آپ مٹیریلی ڈیلیور نہیں کر سکتے اپنے فالوورز کو تو لیٹ دیم گو. میری یہ وہ ہندوؤں کی زبان میں بنتی ہے ہاتھ جوڑ کے کہ if you cannot deliver let them go, کم از کم ان کے فیوچر سے مت کھیلو. میرا تو بس یہ پیغام ہے, اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر سکیں. اچھا امین باشانی صاحب اور جناب عابد مجید صاحب, دونوں احباب سے میں اپنے کنٹرول روم والوں سے یہ تھوڑی سی معذرت چاہوں گا, 16 منٹ پہلے سے ایکسیڈ کر چکا ہوں. دونوں سے میں ایک چیز پوچھوں گا. آج کے پروگرام چونکہ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو مقبول بٹ شہید کے حوالے سے تھی, اس کا تقریباً وائنڈنگ اپ پروگرام ہے یہ آخری. آپ دونوں سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ جب آپ اگر تحریک کے حوالے سے دیکھیں, اور آپ کا دعویٰ ہے کہ تمام لوگ
नजरियाती इख्तलाफ उस चीज से नहीं रखते, एक इस्तेसाल से पाक बराबरी की बुनियाद पर एक माशरे का क्याम, एक मुकम्मल यूनाइटेड रियासत, यूनाइटेड इंडिपेंडेंट कश्मीर, इन तमाम चीजों पर मकबूल भट्ट की असल आइडियोलॉजी के लिए जो ओरिजिनली मकबूल भट्ट की अपनी आवाज की जो स्पीच के चंद अल्फाज हम तक पहुंचे, या उनके जो कुछ खतूत जो आते रहे वहां से, सिर्फ उनको बुनियाद बनाकर उनमें से पॉइंट्स को लेकर, तो क्या असल में उस आइडियोलॉजी को अपनाया जा सकता है? क्या उनकी वो स्पीचेस, उनके वो खतूत, क्योंकि मुख्तसर मवाद है आपके पास, तो क्या उसको गाइडलाइन के तौर पर बनाकर कोई ऐसी उम्मीद की किरण है कि वाकई सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर तमाम लोग एक जगह पे जमा हो जाएं? मेरे ख्याल में, मेरा तो ख्याल है कि यस, चूंकि भट्ट साहब के जो मतलब एक ही सेंटेंस है कि मसलन में फरसुदगी, दौलत पसंदी, अब फरसुदगी और दौलत पसंदी का क्या मतलब है, इसको अगर मैं बैठ जाऊं इसकी तशरीह करने के लिए तो मुझे 4 दिन चाहिए। फरसुदगी आपकी सोसाइटी की सारी जो रुजत पसंदियाँ होती हैं, सारे जो पसमानदगी होती है, बैकवर्डनेस है, और जो राइट विंग नजरियात हैं उसके खिलाफ पैगाम का नाम फरसुदगी के खिलाफ जंग है। इसी तरह दौलत पसंदी को जब आप लेते हैं तो उसको आप फैलाएंगे तो वो एक जगह जाके मार्क्सिज्म भी बनता है और दूसरी जगह जाके सोशल डेमोक्रेसी भी बनती है। और तीसरी चीज ये होती है ख्वाजा साहब कि दुनिया की किसी इनकलाबी पार्टी में कभी भी 100% एक नजरिए के लोग नहीं रहे, और स्पेसिफिकली ये जो 3 लोग हैं, कॉमप्रस्ट, सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट, और जो तीसरे होते हैं जो मतलब है दरमियान में दोनों तरफ इधर भी और उधर भी वो करते रहते हैं, इनमें तो कभी कोई है ही नहीं कि कोई ऐसी पार्टी ना हो जिसमें ये सब लोग इकट्ठे ना हुए हो, क्योंकि ये घुमा फिरा के तो एक ही बात करते रहते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है जी। तो मैं समझता हूँ कि कॉमप्रस्ट, तरक्की पसंद और लिबरल, ये जो 3 लोग हैं, ये नेचुरल अलायंस है, इनका एक नेचुरल अतादी है कुदरती तौर पे। और आज़ाद कश्मीर में ये जितने भी इस तरह के ग्रुप हैं, अगर ये समझते हैं कि हमारे दरमियान कोई नजरियाती इख्तलाफ है तो वो दुरुस्त नहीं है, और अगर है भी तो उसको बहुत कामयाबी से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए इसमें कोई नजरियाती कहानी नहीं, और सिर्फ एक भट्ट साहब के एक सेंटेंस पे जो है वो आप पूरा एहताज चला सकते हैं। जी जी, आबद मजीद साहब आपका क्या कहना है इस पर? जी मैं भी बिल्कुल बाशानी साहब ने जिस तरह कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो उस वक्त मकबूल भट्ट शहीद की जो जियो पोजीशन थी और जो पूरी वर्ल्ड की सियासत थी, उससे मुतासर होकर उन्होंने फ़लस्तीन की जो PLO की तहरीक थी उसको भी अपनाया, जिसको उन्होंने आइडियलाइज किया, और साथ में जो सोवियत यूनियन, वियतनाम और चाइना में तब्दीली आई थी उसको भी बिल्कुल इसी अल्फाज में जो बाशानी साहब ने बताए उसको भी एड्रेस किया अपनी तकरीर में। और फिर जो उनका सबसे बड़ा जो फंडा देखें कि दुनिया पूरी में बहुत बड़े बड़े लीडर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दानिश्वर रहे हैं, उनके भी वही सारे ख्यालात आज तक कायम नहीं है। पूरी दुनिया में देख लें, सोशलिस्टों से लेकर कम्युनिस्टों से लेकर, लेकिन फंडामेंटल्स ही रहते हैं, वो आपको बनाने पड़ते हैं, उन्हीं पे आप अपनी मरूज के मुताबिक दीवार अपनी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। उनका जो सबसे बड़ा कमाल है जिसको आप लेकर अपनी पूरी तहरीक को बना सकते हैं, वो ये है कि उन्होंने अपने इलाके में जाकर अपने काबिज के खिलाफ अपनी जदोजहद शुरू की, और आपको ये दर्ज दिया कि अपने इलाके में अपने काबिज के खिलाफ, और काबिज को रिकॉग्नाइज करके गए, वो किबला दुरुस्त करके गए कि आपका काबिज कौन है, आपकी रियासत तकसीम कैसी है, आपके दुश्मन कौन है, दुश्मनों तक के नाम बता के गए, उनके खिलाफ अपनी स्ट्रगल शुरू कर दें और आपका इत्तेहाद बन जाएगा अगर आप उसी स्ट्रगल को लेके चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी बनना चाहते हैं इधर की या उधर की, तो फिर आप मकबूल भट्ट के नजरियात को लेकर नहीं चल सकते। जो उनका नजरिए को लेकर चलेंगे वो इत्तेहाद बना सकते हैं उसको फंडामेंटल उन्हीं की बुनियाद पर, बुनियादी तौर पर उनकी सोच के मुताबिक। जी जनाब बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब और जनाब आबद मजीद साहब, आप दोनों अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में, और आइंदा भी JKTV पर तो ये डिबेट जारी रहते ही हैं। और अब हमने दूसरी सोच जो हामिद बाशानी साहब ने कहा, हम उनको भी बार बार दावत देते हैं, लेकिन हमें इस चीज का कोई इल्म नहीं कि वो क्यों हमारे पास नहीं आना चाहते। मेरे ख्याल में मैं ये कहूंगा बास के एंकर पर्सन कि अगर आपके पास दलाइल हैं अपने मौक़िफ़ को प्रोजेक्ट करने के, उसे डिफेंड करने के,
तो यकीनन आप सामने आते हैं। और जब आप सिर्फ अवाम को बेवकूफ बना रहे होते हैं तो तब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर शायद आना पसंद नहीं करते। मेरा तजिया तो तकरीबन यही निकलेगा। बहरहाल फिर भी अमीन बाशानी साहब, आबिद मजीद साहब, आपकी मौजूदगी में हम अपने मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ सोच के मालिक जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें हम दावत देते हैं कि वो जेके टीवी की टीम मेम्बरान के साथ राब्ता करें और अपना मौक़िफ़ अवाम तक पहुंचाने के लिए इस कौमी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब साहब, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बाशानी साहब के साथ मुझे बैठाया और अपने आखिरी प्रोग्राम में हमें ये मौका दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरा और बाशानी साहब की तरफ से भी उनको यही पैगाम है कि जब भी आप आएंगे हम आपके सामने बैठने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मकबूल भट्ट शहीद के माय मकबूल के हवाले से चलने वाली जम्मू कश्मीर टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आज चूंकि ये आखिरी प्रोग्राम था, 28 फरवरी है, इसलिए आज ये आखिरी प्रोग्राम है। इसमें हमें अमीन बाशानी साहब, बैरिस्टर अमीन बाशानी खान कनाडा से, और जनाब आबिद मजीद साहब स्विट्जरलैंड से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने इस महीने के इन प्रोग्रामों को समाप्त भी किया। पूरे महीने में जो भी प्रोग्राम हुए हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन स्पेशल ट्रांसमिशन का मीन्स ये आखिरी प्रोग्राम है। हमने जो कोशिश की आप तक पहुंची, आपका ये काम भी बनता है कि इन प्रोग्रामों को अगर आप मुनासिब समझते हैं कि मालूमाती हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको मिली हैं जो कि पहले आपको नहीं पता था, मुख्तलिफ मेहमानों के, बुजुर्ग मेहमानों के जरिए आप तक पहुंची हैं, तो यकीनन आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने दूसरे दोस्त अहबाब तक भी वो हकायक पहुंचाएं। और फिर आज के प्रोग्राम में जो पैगाम है खासकर कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर ये पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल जो इलाका है, इसी में ज्यादा कौम प्रस्त ग्रुपिंग में है, तो उनके लिए इन दोनों अहबाब का जो मैसेज है वो यही है कि मकबूल भट्ट के सिर्फ एक कॉल पर कि मैं इस्तेसाल, जुल्म, गुलामी, फरसूदगी और इस्तेसाल के खिलाफ बगावत का मुर्तकिब हुआ हूं। अगर मकबूल भट्ट के चाहने वाले हो तो सिर्फ एक लाइन पर यकजा हो जाइए, कामयाबी यकीनन आपकी होगी। अब ये आप पर है कि आप किस हद तक इन चीजों को अपनाते हैं। बसूरत दीगर, जैसा आबिद मजीद साहब ने कहा कि आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है, उनके कहने का जो मकसद था वो तकरीबन ये था कि अगर ये लोग एक साथ नहीं होंगे तो कारकुनान में से ही ऐसी मुतीद क़यादत सामने आएगी कि इन सब बड़े बड़े जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, इन सब को यकीनन फिर उन्हें फॉलो करना होगा जो यंग, और ये कौम की इस वक्त की जरूरत भी बनती है। आज के प्रोग्राम से इस वक्त आपसे इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि जुड़े रहेंगे आप जेके टीवी के साथ, अपने इस कौमी चैनल के साथ, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, बे आवाज़ों की आवाज़ के साथ, और इस प्रोग्राम को भी और दीगर प्रोग्रामों को भी अपने दीगर अहबाब के साथ भी शेयर करते रहिएगा। इसी पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक देखते रहिए जम्मू कश्मीर टीवी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद जम्मू कश्मीर माज़ इस्तिक़लाल की जानिब से 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में शहीद होने वाले तुलबा असातिज़ा और अमले की याद में बामुकाम सिटी कैंपस मुज़फ़्फ़राबाद यादगार शुदा पर शमें रोशन की गई और फातह ख़ानी भी की गई। फरहान तारिक, JKTV, मुज़फ़्फ़राबाद, जम्मू कश्मीर।
السلام علیکم، میں ہوں راحیلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی۔ اس وقت ہم یہاں کشمیر پریس کلب میرپور میں موجود ہیں۔ یہاں پر علمی و ادبی تنظیم سخن قدہ کے زیر اہتمام الحاج گلزار حسین ساگر کے شعری مجموعے گلہائے عقیدت کی تقریب رونمائی منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ مرزا زید اللہ فہیم کر رہے ہیں، جبکہ مہمان خصوصی صدر بار میرپور ایسوسی ایشن راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ ہیں۔ آئیے چل کے جانتے ہیں کہ شرکائے تقریب جو ہے وہ شاعر الحاج گلزار حسین ساکر کی شخصیت کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں۔ میرا نام خواجہ محمد آفاق ایڈوکیٹ ہے، جبکہ کلمی نام میرا جو ہے احمد آفاق ہے۔ آج کشمیر پریس کلب میرپور میں گلہائے عقیدت جو نعتیہ مجموعہ ہے گلزار حسین ساگر صاحب کا، ان کا پیش کیا جا رہا ہے، جس میں یہ حیرانگی کی بات ہوگی سننے والوں کے لیے کہ اس میں ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں امتیاز حسین راجہ صاحب صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار میرپور کے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا جو وکلاء حضرات ہیں، چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ قانون سے ہوتا ہے، سیکشن دن رات پڑھنا لکھنا، لیکن ہمارے جو صدر صاحب ہیں یہ علمی ادبی شخصیت ہیں جو کہ شہر کے اندر علمی و ادبی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں اور علم و ادب کی دن رات ترویج کرتے ہیں۔ تو آج شہر میں یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے کشمیر پریس کلب میرپور میں۔ جے کے ٹی وی جو ہے یہاں پہ آپ لوگ تشریف لائے، ٹیم ان کی، ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی کوریج کے لیے آئیں۔ باقی سننے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ علم و ادب سے آپ شغف رکھیں۔ بلا شبہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، لیکن علم و ادب سے جتنا آپ دور ہوں گے اتنی آپ ڈپریشن کا اور ذہنی تناؤ کا شکار ہوں گے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شبیر احمد، جو کہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے ریجنل آزاد کشمیر کے ریجنل ہیڈ بھی رہے ہیں اور علم و ادب سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ الحاج گلزار حسین ساگر جن کی شعری مجموعہ گلہائے عقیدت کی یہاں پہ تقریب رونمائی منعقد ہو رہی ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں اور آج یہ تقریب میں جو ہے علم و ادب سے ریلیٹڈ تقریب ہے، اس بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حسین ساگر صاحب سے میری ملاقات بالمشافہ تو نہیں ہے، لیکن اس گلہائے عقیدت جو کتاب ہے اس کے حوالے سے میری ان سے شناسائی ہوئی ہے، جس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ 1969 میں کوٹلی سے ہانگ کانگ گئے ہیں تارک وطن ہو کے، اور اس کے بعد وہاں محنت و مشقت کر کے انہوں نے اپنا وہاں مقام بنایا۔ اور جیسا میرا مشاہدہ ہے کہ جو ہمارے لوگ بیرون ملک رہتے ہیں وہ مذہب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس قربت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنی عقیدت کا اظہار حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول کے ذریعے کیا ہے۔ یہ جو گلہائے عقیدت ان کی کتاب ہے، یہ ان کے 4 شعری مجموع کا نچوڑ ہے، جس میں سے انہوں نے اپنی منقبت، اپنی حمد اور نعتیں جو ہے وہ منتخب کر کے اس میں شامل کی ہیں۔ بڑی اچھی نعتیں انہوں نے لکھی ہیں، بڑا اچھا ان کا کام ہے، اسلوب ان کا اچھا ہے، بڑے اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ اور زیادہ اس پہ ادب میں لکھیں اور اپنے حمد و نعت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر میرپور بار ایسوسی ایشن راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو جس کتاب کی گلہائے عقیدت نام شعری مجموعہ جو ہے اس کی تقریب رونمائی یہاں پہ ہو رہی ہے، اور جو اس کے مصنف شاعر ہیں الحاج گلزار حسین ساگر، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کچھ جانتے ہیں، اور یہ جو شعری مجموعہ ہے یہ بیسیکلی کس تھیم پر لکھا گیا ہے؟ آج الحاج گلزار حسین ساگر کشمیری ان کی کتاب گلہائے عقیدت کی تقریب رونمائی یا تقریب پذیرائی ہے۔ بیسیکلی گلزار حسین ساگر صاحب کوٹلی سے تعلق رکھتے ہیں ہانگ کانگ میں، اور انہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں، چاروں شعری مجموعے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ چاروں شعری مجموعوں میں سے انتخاب کر کے بالخصوص حمد اور نعت پر جو ان کے نظمیں، ان کی شاعری ہے، اس کو مربوط کیا گیا ہے۔ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ مرزا زید اللہ فہیم، جو کہ آج کی جو تقریب رونمائی ہے اس کی صدارت بھی کر رہے ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی علم و ادب سے بھی وہ شغف رکھتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور کا جو ادب ہے، جو مصنفین ہیں، شعراء ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ یقیناً بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ شاعری اور اس طرح کی کتابیں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو قدیم دور کے شعراء تھے اور آج کے دور کے
شعراء اور مصنفین جو ہیں، کیا ان میں فرق ہے؟ کیا جو اصلاحی شاعری ہے یا اصلاحی تصنیفات ہیں وہ کیا اس دور کے جو عظیم شعراء گزرے ہیں، ہمارے مصنفین گزرے ہیں، ان سے ہٹ کر ہے یا ان کے مطابق ہے؟ اور کیا اسی لیول کی شاعری اور تصنیفات آج کل بھی لکھی جا رہی ہیں؟ اگر نہیں تو مزید کیا کمیاں ہیں جن کو ریکور کرنا چاہیے؟ جی، اس کا جواب ایک سیف بن سیف کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں تو یہ ہے کہ وہ انداز بیاں ہوتا ہے، وہ بس غالب ہیں، وہ دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، میر صاحب ہیں، یہ تقریباً ذوق ہیں، ندیم قاسمی ہیں، اس طرح بہت سے فراز ہیں، تو اس لیے انداز بیاں رنگ بدلتا ورنہ بات پرانی ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں بھی اسی لیول کی شاعری اور تصنیفات ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں؟ اچھی بھی زیادہ اچھی ہو رہی ہیں، بعض لیکن پریس تو دیکھتا ہے اس میں کیا جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے، لیکن اچھے ادب مطلب ہو رہا ہے، اچھے رسالے آ رہے ہیں، اچھی کتابیں آ رہی ہیں، اور بڑے وہ نام بھی جو اچھی شاعری ہوتی ہے ان کے وہ معروف بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پرانی شاعری تو استاد جو جیسے غالب صاحب ہیں، ذوق ہیں، میر صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو بعد کی مطلب ادھر بھی اساتذہ تھے، اب بھی استاد بہت ہو رہے ہیں، بڑے اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علمی و ادبی تنظیم سخن قدہ، جس کے زیر اہتمام آج یہ تقریبی رونمائی ہو رہی ہے۔ ان کے صدر ذوالفقار علی اسد، ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو شاعر ہیں الحاج گلزار حسین ساگر، ان کی شخصیت کے بارے میں یہ کیا جانتے ہیں، اور جو ان کا شعری مجموعہ ہے گلہائے عقیدت، یہ بنیادی طور پر اس میں کس قسم کی شاعری جو ہے وہ کی گئی ہے؟ جی، یہ جو شعری مجموعہ ہے گلہائے عقیدت، بنیادی طور پہ یہ کوٹلی کے شاعر ہیں الحاج گلزار حسین ساگر، ان کا شعری مجموعہ ہے، یہ چوتھا ان کا شعری مجموعہ ہے، اور یہ جو شعری مجموعہ ہے اس میں نعت، منقبت، حمد، تو یہ اس پہ مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جو ان کے 3 شعری مجموعے آ چکے ہیں اس میں غزل بھی تھی، حمد بھی تھی، نعت بھی تھی، تو یہ ساری چیزیں ان کے اس مجموعے، اور یہ جو مجموعہ ہے یہ خاص طور پہ نعت اور حمد اور منقبت کے حوالے سے ہے۔ تو آج ہم اس کی تقریبی پذیرائی یہاں پہ کر رہے ہیں۔ ساگر صاحب کو تو ہانگ کانگ میں ہیں، تو یہاں ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کی کتاب کی یہاں پہ ہم تقریب کر رہے ہیں۔ کہ آج جو شعری مجموعہ گلہائے عقیدت گلزار حسین ساگر کی جو کتاب ہے شعری مجموعہ، اس کی تقریبی رونمائی میں ہم نے شرکت کی، یہاں پہ مختلف شرکائے تقریب سے بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ یہ کتاب بیسیکلی جو انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے ان کا اس کتاب کی شاعری جو ہے وہ دیکھنے سے اور لوگوں سے ہمیں یہ معلومات ملی ہے کہ یہ بیسیکلی انہوں نے ان کا دین سے شغف ہے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول اور حسین پاک کی شان میں بھی جو ہے وہ انہوں نے گلہائے عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دین سے ریلیٹڈ تاریخ میں مختلف کتابوں کا بھی حوالہ دیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ یقیناً آپ بھی اس کتاب کو پڑھیں گے، اس شعری مجموعے کو گلہائے عقیدت کو، تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ ہی راحلہ خان کو دیجیے اجازت۔ اسی طرح کے مزید رپورٹس، انٹرویوز، تبصروں و تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔ زندہ باد مرد آباد کے نعروں سے ہوشیار۔ سوشل میڈیا پر ابھی ایک ویڈیو گشت کر رہی ہے جس میں ہندوستان میں شہریت قوانین کے خلاف ایک مظاہرے میں موجود ایک نوجوان لڑکی پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کر رہی ہے، جبکہ وہاں موجود بھارتی مسلم رہنما اسد اویسی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پولیس اسے مائک چھین کر اسے لے جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی پر بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ کچھ عرصے قبل ایسے ہی ایک مظاہرے میں ایک نوجوان نے بھارتی ریاست اور دستور کے خلاف بیان بازی کی تھی اور بعد میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں اس نوجوان کے حق میں جملے بازی کی جاتی رہی، جیسے ابھی اس لڑکی کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور بعد بھارت میں سوشل میڈیا صارفین اسے ملک دشمن قرار دیتے رہے، جیسے اس لڑکی کو دے رہے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، مگر آئیے ان 2 واقعات کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے چل کیا رہا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی مظاہرے میں
कोई पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती तो उसके साथ क्या होता। लेकिन इस सवाल से ज़्यादा अहम सवाल ये है कि हिंदुस्तान में शहरियत कानून के खिलाफ जारी मुजाहरे, जिसमें लोग भारतीय दस्तूर की बालादस्ती और इंसानों के दरमियान मज़हब की बुनियाद पर फ़र्क के खात्मे के लिए एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की ज़रूरत क्या थी और क्या इस नारे से इस पूरी तहरीक का किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा मुमकिन था या है। जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान या हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे का है तो मैं पाकिस्तान या भारत या दुनिया की किसी भी दूसरी रियासत की पॉलिसियों पर शदीद तरीन तनकीद का हक रखता हूँ, मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी भी मुल्क या उस पर बसने वाले लोगों से नफ़रत करूँ। मैं किसी मज़हब या नज़रिए या अकीदे पर भी तनकीद कर सकता हूँ या सवाल कर सकता हूँ, मगर किसी सूरत ये मुमकिन नहीं होगा कि मैं उस मज़हब या नज़रिए या अकीदे के मानने वालों से नफ़रत शुरू कर दूँ। इसलिए मेरी निगाह में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही जगहों पर एक ख़ास तबका है जो ये नहीं चाहता कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह का कोई पुल बने या लोग नफ़रत छोड़कर गुफ्तो शुनीद करने लगें। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ हिंदुस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद को जैसे जोड़ कर रख दिया गया है, जैसे ये एक ही बात है। यानी हिंदुस्तान को मुर्दाबाद किए बगैर पाकिस्तान का जिंदाबाद होना मुश्किल है या पाकिस्तान को मुर्दाबाद किए बगैर हिंदुस्तान का जिंदाबाद होना मुश्किल है। हालांकि होना ये चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अमन जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत के दुश्मन मुर्दाबाद, जहालत मुर्दाबाद, नफरत मुर्दाबाद और बदएतमादी मुर्दाबाद। लेकिन यहां इस एहतजाज का मामला कुछ और पेचीदा है। एक तरफ तो मेरी राय में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पुल कायम करने और नफरत के सौदागरों की दुकानें बंद करने के लिए अमन के पैगंबरों और सफ़ीरों को निकलना चाहिए और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करते हुए एक दूसरे के लिए जिंदाबाद के नारे और जिंदाबाद का खुलूस ये अपने दिल में और ज़ुबान पर रखना चाहिए। उसी तरह शिद्दत पसंदी और नफरत अंगेज़ी पैदा करने वालों को अपनी सफ़ों से काट कर अलग करना चाहिए। लेकिन साथ ही ये देखना भी ज़रूरी है कि एक हसास मौजू पर एहतजाज जारी हो जिसमें हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत में अदम इत्मीनान, खौफ और फ़िक्र का उन्सर गालिब हो, जहाँ हुकूमत से ये शिकवा किया जा रहा हो कि वो इंसानों के दरमियान मज़हब की बुनियाद पर फ़र्क से बाज रहे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान अपनी असल शक्ल खो सकता है और खो रहा है। ऐसे में कोई आकर जानबूझकर अगर ये नारा बुलंद करता है या ऐसे किसी जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है तो इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आम जहनी सतह के हिंदुस्तानी दोस्त तो इस लड़की के खिलाफ जुमलेबाजी करेंगे ही और आम जहनी सतह के पाकिस्तानी दोस्त इस लड़की की वाह वाह करेंगे ही, मगर ये सोचने वाले कितने अफराद होंगे कि मुमकिन है इस लड़की को इल्म भी ना हो कि उसके इस अमल से असल में भारत में नए शहरियत बिल के खिलाफ जारी पूरी तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू इंतहा पसंद नज़रियात के लोग या RSS और BJP के हामी तो चलो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक के हक में कोई जुमला फेंक सकते हैं, मगर एक आम भारतीय शहरी जब ऐसे किसी जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनेगा और साथ ही मीडिया पर उसे बताया जा रहा होगा कि मुसलमानों के खिलाफ तफरीक से बाज रखने का सबक देने वाले असल में पाकिस्तानी एजेंट हैं, तो उसका मुसलमानों को या इस पूरी तहरीक को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। दोनों मुल्कों में एक पूरा तबका है जो पिछली कई दिहाइयों में पूरी मेहनत से तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे की ज़िद या उलट हैं। इस पूरे बयानिए में ना हिंदुस्तान में बसने वाले उन अफराद का जिक्र है जो तादाद में हिंदू इंतहा पसंदों से कहीं ज़्यादा हैं और जो मज़हब देखे बगैर इंसानों से मोहब्बत करते हैं, और ना पाकिस्तान में बसने वाले उन करोड़ों इंसानों का जिक्र है जो तादाद में मुस्लिम शिद्दत पसंदों से कहीं ज़्यादा हैं, जो किसी भी गैर मुस्लिम के साथ किसी जुल्म पर पूरा दुख महसूस करते हैं। तैयार करदा एक पूरा रियासती नफरत का बयानिया फैलाने वाला तबका छोटे छोटे से नुक्ते ढूंढता है, अल्फाज पकड़ता है ताकि कोई मौका मिल जाए जिसके ज़रिए नफरत का प्रचार किया जा सके और मुकालमत का रास्ता रोका जा सके। और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे इसके लिए बड़ा आसान नुक्ता है। भारत में जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली इस बच्ची की वाह वाह करने में आपको आगे आगे पाकिस्तान में वो लोग मिलेंगे जिनकी सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर ही अफगान सदर की जानिब से PTM की हिमायत की ट्वीट पर मंजूर पश्तीन और PTM की पूरी तहरीक को अफगान एजेंट करार दिया गया होगा। आपको इन्हीं लोगों की टाइमलाइन पर सोशलिस्ट तलबा के मुजाहरों में लाल लाल लहराएगा पर जुमलेबाजी भी दिखाई देगी। ख़वातीन के मार्च पर
फप्तियां भी नजर आएंगी और हुकूक मांगने वालों की जबरी गुमशुदगियों का दिफा भी मिलेगा। इन नौजवानों की जानिब से बात सुनना और समझना तो खैर दूर की बात, ये तक तसव्वुर करना गवारा नहीं किया जा रहा होगा कि रियासती पॉलिसियों के खिलाफ किसी मातमी जलसे में मुल्की परचम की बजाय सोग का स्याह परचम क्यों लहरा रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान में किसी जलसे में किसी शख्स ने भारत जिंदाबाद का नारा लगाया या लगाया होता तो नतीजा आप खुद जानते हैं। हमारे यहाँ तो अब तक वो वीडियोज़ या वो जो एक वीडियो थी गालिबन जो जिसमें पश्तूनों के अब तक गद्दार होने के सबूत के तौर पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पेश की जाती है, जिसमें चंद लोग जिनके बारे में ठीक से इल्म भी नहीं कि वो कौन है, किस जमात से या ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस वीडियो में पाकिस्तान फ़ौज की मुर्दाबाद और इसराइल फ़ौज को जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। मेरी राय में दोनों तरफ नफ़रत का व्यापार अब इतना मजबूत हो चुका है कि वो अब मोहब्बत या मुकालमत के किसी जुमले को भी या जिंदाबाद के किसी नारे को भी नफ़रत के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब है और कामयाब होता जा रहा है। ये मामला दोनों तरफ है और इसमें दिन रात इजाफा होता जा रहा है और दोनों ग्रोह सरहद के दोनों तरफ एक दूसरे को ज़ाहिरी तौर पर गालियां दे रहे हैं मगर हकीकी और अमली तौर पर एक दूसरे की भरपूर मदद कर रहे हैं। अब कुछ मिसालें देखिए। कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक जारी थी, अचानक वहां अस्करियत पसंद जाकर कश्मीरी पंडितों का कत्ल कर देते हैं और कश्मीरियों की बतौर कौम आज़ादी की तहरीक हिंदू मुस्लिम की बहस में बिखर जाती है, उलझ जाती है। यानी कश्मीरी जो एक कौम की तरह मुतहद होकर आगे बढ़ सकते थे, उनके दरमियान मजहब की बुनियाद पर पहले से पाई जाने वाली मामूली सी तकसीम का भरपूर फायदा उठाते हुए ये तकसीम इतनी फैला दी गई इस पंडितों के कत्ल के वाक़े के जरिए कि वो एक दूसरे से ही दूर हो गए। पाकिस्तान में हिंदू पंडितों के कत्ल पर अस्करियत पसंदों के गुन गाए गए मगर उसका फ़ायदा किसको हुआ? इसका फ़ायदा पाकिस्तान और भारत के एक ख़ास तबके को हुआ, वो तबका जिसका मफाद बदअमनी और अदम इस्तेहकाम में था। इसका फ़ायदा कश्मीरियों को नहीं हुआ। अभी कुछ अरसे पहले की बात है, नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान का जिक्र किया, यहाँ मदद की जाएगी और इनको पाकिस्तान से अलग करके रख दिया जाएगा। ये इलाके तो खैर पाकिस्तान से क्या अलग होना थे, मगर इन जुमलों की वजह से पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी जो यहाँ हुकूक के लिए उठने वाली आवाज़ों और यहाँ लापता होने वाले अफराद के लिए आवाज़ उठा रही थी, इस खौफ में मुब्तला हो गई कि कहीं वो बिलवास्ता तौर पर भारत की मदद ना कर रहे हों। साथ ही आम पाकिस्तानियों में इन इलाकों के लोगों के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए। नतीजा ये निकला कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ गईं और सिविल सोसाइटी और आम शहरी खामोश होकर बैठ गए। मोदी के इस बयान का फ़ायदा किसको हुआ? इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान और भारत के उसी ख़ास तबके को हुआ जिसका मफाद बदअमनी और अदम इस्तेहकाम में था। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान और भारत में रियासती पॉलिसियों या इंसानी हुकूक की पामालियों पर बात की जाए तो आवाज़ आती है आप मुल्क दुश्मन हैं। आप भारत में हैं तो आवाज़ आएगी आप पाकिस्तान चले जाएं। आप पाकिस्तान में हैं तो आवाज़ आएगी आप भारत चले जाएं। आप मुल्क से बाहर हैं किसी दूसरे खित्ते में तो आवाज़ आएगी कि यहाँ आके बात करें, और आप वहाँ होंगे तो आपको कहा जाएगा कि यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं और चले जाएं अगर आपको ये मुल्क या इसकी पॉलिसियाँ पसंद नहीं है। दोनों मुल्कों में इस वक्त एक ऐसे तबके की ज़रूरत है जो खुलकर इन दोनों मुल्कों के दरमियान मुकालमत के फ़रोग़ की बात करे और हुब्बुल वतनी की रियासती तारीफ़ को मुस्तरद करते हुए खित्ते में अमन की बुनियाद रखे। इस खित्ते में जहाँ बेशुमार बेइंतहा पोटेंशियल है, साथ ही इस खित्ते की निहायत पुरानी तहजीब भी है, तमद्दुन भी है। यूरोप की मिसाल आपके सामने है। यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों ने एक दूसरे के शहरों के शहर तबाह किए, करोड़ों इंसान कत्ल किए गए, मगर आज ये तमाम ममालिक एक साथ एक परचम तले जमा है, यूरोपीय यूनियन के परचम तले। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने तो एक दूसरे का इस सतह का नुकसान भी नहीं किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसाइल हैं क्या? उन्होंने कौन से एक दूसरे के शहर तबाह किए हैं? कौन से करोड़ों लोग मारे हैं? हमारे यहाँ कब इंसानों की बस्तियां उजाड़ी गई हैं इस तरह से? दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत निहायत कमज़ोर बुनियाद पर कायम है। ख़ास तौर पर शिमाली हिंदुस्तान के साथ तो ज़ुबान की वजह से पाकिस्तानियों का राबता और बेहद गहरा है। सरहद पार करके जो भी इधर से उधर या उधर से इधर आ जाता है वो हैरान रह जाता है वो क्या सुनता रहा है और यहाँ है क्या। जितने भारतीय हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं वो वहाँ जाकर पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के किस्से सुनाते हैं, और जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान पहुँचते हैं वो वहाँ जाकर अपने गली मोहल्लों जैसा माहौल देखते हैं। इन दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ ज़ुबान और तहजीब ही मुश्तरक नहीं है, बल्कि गुर्बत, जहालत, बीमारियाँ, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात, ख़वातीन के हुकूक और दर्जनों ऐसे मसाइल हैं जो मुश्तरक हैं और जिनके खिलाफ जंग मिलकर लड़ी जा सकती है और बेहतर लड़ी जा सकती है। बेहतर हमसायों की तरह रहने से ना हिंदू मत रोकता है ना इस्लाम रोकता है।
पाकिस्तान और भारत के लोग समझ लें कि पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए हिंदुस्तान मुर्दाबाद हरगिज ज़रूरी नहीं है, और हिंदुस्तान के लोग समझ लें कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का हरगिज मतलब पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं है, बल्कि सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद ही हिंदुस्तान जिंदाबाद भी है। क्योंकि अगर यहाँ एक मुल्क तबाह हुआ तो फिर तबाही फ़कत उस मुल्क तक नहीं रुकेगी, वो फैलती चली जाएगी। दोनों मुल्कों की सिविल सोसाइटी को चाहिए कि वो अपने अपने यहाँ मुकालमत को फ़रोग़ दें और मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने के लिए दबाव बनाएं अपनी अपनी हुकूमतों पर। दोनों मुल्कों का मफाद, ये जो एक ख़ास टोला है मफाद परस्त टोला, नफ़रत और अदम इस्तेहकाम के ज़रिए अपनी अपनी दुकान बहुत चमका चुका है। अब अमन जिंदाबाद, ज़िंदगी जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इन नारों की ज़रूरत है। JKTV के तमाम देखने वालों को हमारी आज जो योम सया मनाया जा रहा है, इसमें खुशामदीद कहते हैं हम आपको। और मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने पहले भी आपके सुबह से हमारे पास गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और अभी हमारे साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त सी शख्सियत तशरीफ लेकर आए हैं। APHC ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर कन्वीनियर है इस वक्त। पहले तो महमूद सागर साहब, मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी और साथ में उनसे ये भी रिक्वेस्ट पूछूंगी, हम बहुत सारे सवाल करेंगे कि आज क्या एक्टिविटीज़ हुई 2000, हम वही बातें सुन रहे हैं, AJK का क्या रोल बनता है इस वक्त, और हम वी हैव टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स विद हिम। और थैंक यू सो मच सर, आपने इस दिन में हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अनम्यूट कीजिएगा। सर मुझे ये बताइएगा, आज 370 and 35 एब्रिगेट हुए हुए और तकरीबन हमारे को 3 साल, बल्कि तकरीबन ही हो चुके हैं 3 ईयर्स। सर आप मुझे ये बताइएगा इस सब में क्या पेशरफ्त हुई अभी तक। मैं APHC का रोल स्पेशली जानना चाहूँगी, क्या हुआ। और पहले तो आप मुझे बताएं कि APHC के मेंबर्स कौन कौन है। अभी ये बॉडी रिवाइज हुई है और उसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं APHC में, हमें ये बताइएगा आप, ताकि हमें पता चल सके कि कौन लोग हैं जो APHC के नैरेटिव को भी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये जो आपने सवाल APHC के बारे में किया है, APHC 2 ग्रुपों में तकसीम थी, जैसे जाना जाता था कि मीरवाइज साहब और शेख गिलानी साहब के नाम से। और इसमें जो शख्सियात थी उसमें मीरवाइज साहब थे, गिलानी साहब थे, शबीर अहमद शाह साहब हैं, मसरत आलम भट्ट साहब इस वक्त हैं, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब हैं, मौलाना अब्बास अंसारी साहब हैं, आगा हसन बड़गामी साहब हैं। ऐसी तकरीबन अगर छोटी मोटी जमातों को मिलाया जाए तो तकरीबन 39 ऑर्गेनाइजेशन पूरी मौजूदा जम्मू कश्मीर में जो है वो इस अलायंस में शामिल है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, जैसे आप और सिर्फ गिलानी साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर आप मैं APHC को गिलानी साहब की पार्टी के बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकती। गुलाम अहमद सफ़ी साहब उनकी नुमाइंदगी करते हैं तहरीक हुर्रियत के नाम से ना। तहरीक हुर्रियत की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी नुमाइंदगी गुलाम अहमद सफ़ी साहब कर रहे हैं, मीरवाइज उमर फारूक साहब की सईद फैज़ नक्शबंदी साहब कर रहे हैं, इसी तरह से अब्बास अंसारी साहब के ताहिर मसूद साहब कर रहे हैं, रफ़ीक डार साहब यासीन साहब के हैं, और अब्दुल्ला अपने बिलाल लोन साहब के सैयद यूसुफ नसीम साहब कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पे, मसरत आलम भट्ट साहब के यहाँ पे शेख मतीन साहब कर रहे हैं। तो सारे यहाँ पे इस पे ये मुतहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल के बगैर बात तो इसके बगैर कोई चारा नहीं था कि जो तहरीक के लोग हैं, तहरीक की तंजीमें, वो एक जगह जमा होके इस हिंदुस्तान के इस चेहरे को बेनकाब करें और उसका मुकाबला करें। सर मुझे ये बताइएगा कि इसमें अब्दुल्ला गिलानी साहब की भी
शिरकत होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं है इस वक्त इस APHC का पार्ट? अब्दुल्ला गिलानी साहब क्योंकि गिलानी साहब की ही नुमाइंदगी करते हैं ना। सैयद शाह गिलानी साहब की तंजीम जो है वो तहरीक हुर्रियत है जी। अब्दुल्ला गिलानी साहब बकौल अब्दुल्ला गिलानी साहब वो कहते हैं मैं जी जानशीन हूँ सैयद शाह गिलानी साहब। लेकिन जहाँ तक उनकी तंजीम का ताल्लुक है, उस तंजीम की नुमाइंदगी तहरीक हुर्रियत में, जैसे सहराई साहब जिन्हें शहीद किया गया कसूर जम्मू जेल में, उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे गुलाम सफ़ी साहब कर रहे हैं, जिनका मैंने आपको जिक्र भी, वो भी शायद इस प्रोग्राम में शामिल होते वो, लेकिन क्योंकि हम सारे मुजफ्फराबाद में थे तो वहाँ से वापसी को कहीं और कमिटमेंट थी, इस वजह से वो उसमें शामिल था। तो सर उनको, अच्छा चलें हम इस बारे में तो बाद में बात करेंगे सर, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला गिलानी पहली बात ये है कि आज़ादी की लेगेसी है, जो कि अब्दुल्ला गिलानी साहब ही अच्छे लगते हैं कैरी करते हुए, लेकिन चलें वो आपका वो ये बात करने का वक्त नहीं है। सर लेट्स डिस्कस दिस। ये बताइएगा कि अब तक 3 सालों में APHC का क्या रोल रहा है इस सब में, या आपको, और आप हाउ डू यू सी द सिचुएशन इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड वैली में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे आपको ये बात इल्म होना चाहिए इस बात का कि 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने की है, पूरी की पूरी क़यादत जेल में है। आपको इस बात का इल्म होगा ना? जी जी। सैयद शाह गिलानी साहब फोत हो गए, सहराई साहब को कस्टोडियल डेथ उनकी हुई, उसके बाद शबीर अहमद शाह साहब 36 साल से जेलों में है, कासिम फख्तू साहब 29 सालों से जेलों में है, आसिया इंद्राजी साहब पिछले 6 साल से जेलों में है, मसर आलम भट्ट पिछले 18 PS से भुगत चुके हैं, हज़ारों की तादाद में नौजवान बंद हैं। आपके प्रोग्राम, आपने भी शायद काफ़ी प्रोग्रामों में कहा होगा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इस वक्त एक बड़ा जेल खाना बना हुआ है। हर जहाँ 10 लाख की फौज मौजूद हो, आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद कश्मीरी खड़े हैं। कश्मीरियों ने हिंदुस्तान की किसी चीज़ को तस्लीम नहीं किया है, उसकी जोर ज़बरदस्ती ज़रूर होगी, लेकिन आप मुझे अगर बता सकती हैं कि हिंदुस्तान ने 10 लाख फौजियों में से एक फौजी वापस निकाला हो, तो फिर वो दावा करे ना कि यहाँ पे कोई तब्दीली आई है, बल्कि उसमें दिन ब दिन बढ़ावा आ रहा है, कोई कमी उसमें नहीं आ रही। सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है सर, हम देख रहे हैं, वी हैव सीन वहाँ पर लोगों को कैसे, आप देखिए अभी बच्चों को जेल में बुलाया जा रहा है, उनसे एफिडेविट्स लिए जा रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जबरदस्ती शॉप्स खोली जा रही हैं, आधा श्रीनगर खुला हुआ है आधा बंद है। ये कौन सी डेमोक्रेसी में होता है ऐसा? इस बारे में तो हम बिल्कुल कहेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि इस 370 एप्लीकेशन के बाद हम कहाँ पर, आप आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट का रोल आप कैसे देखते हैं और पाकिस्तान का रोल कैसे देखते हैं सर? क्योंकि आजादी का बेस कैंप है, हमें ध्यान में रखें, जहाँ तक तहरीक आज़ादी का ताल्लुक है 370 के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 370 हिंदुस्तान के आईन का एक आर्टिकल है जो उसने खुद लगाया और खुद ही खत्म किया। NCA के साथ कंसर्न हो सकता है कश्मीरियों का, क्योंकि वो रियासत जम्मू कश्मीर का अपना एक एक्ट था जो महाराजा ने लगाया था कि वहाँ पे कोई गैर रियासती बाशिंदा वहाँ बसाया नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, उसके साथ जरूर हमारा जो उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका कतन ये गर्ज नहीं कि हमारा मकसद सिर्फ 370 है। हमारा मकसद तहरीक आज़ादी है, और जो सबसे बड़ा जुल्म, सबसे पहला जो खिलाफ वर्जी की हिंदुस्तान ने 27 अक्टूबर 1947 जब फौजें उतारी और उसके बाद जबरन कब्जा किया और खुद ही फिर अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए और वहाँ पे केस कश्मीर का पेश किया, और हिंदुस्तान का पहला वजीर आज़म वहाँ से वापस आने के फौरन बाद कश्मीर लाल चौक में आके कश्मीरियों से मुखातिब हुआ कि आपको ये हक दिया जाएगा। लेकिन हमने 1947 से लेके 1988 तक एक पुरअमन जद्दोजहद की है, जिसमें मैं खुद 12 साल जेल रह चुका हूँ। वहाँ पे मैंने हिंदुस्तान की जेलों में वक्त गुजारा है, लेकिन हकीकतन मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, पूरी क़यादत गिलानी साहब से लेके बुरहान वानी तक सब लोग सफ़र कर रहे थे, सब लोगों ने एक जद्दोजहद की थी पुरअमन, लेकिन हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान के साथ जो एक सपोर्ट दुनिया का हासिल किया है, एक झूठे नाम पे, एक झूठी जमहूरियत के नाम पे, और उसके बाद मौजूदा दौर की एक सोच है कि इक़्तिसादी तौर पे सब चीज़ों को देखा जाता है। उस वजह से हिंदुस्तान ने जो हरबा इख्तियार किया, हम 88 में मजबूर हो गए और हमारे नौजवान ने फिर बंदूक भी हाथ में उठाई, और ये बंदूक इसलिए उठाई कि
कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर हमें इस बात की इजाज़त दे रहा है कि हम हिंदुस्तान के अपने गासिब के खिलाफ बंदूक उठा सकते हैं। और आप ये किसी जगह साबित नहीं कर सकते हैं कि कश्मीरी ने किसी हिंदुस्तानी सिविल पे कोई अटैक किया हो, ये आप साबित नहीं कर सकते। जबकि हिंदुस्तान ने बदनाम करने के लिए कश्मीर की तहरीक को सिखों को भी मारा, पंडितों को भी मारा, लेकिन नाम तहरीक का बदनाम, लेकिन प्रूव नहीं कर सका। छठी सिंहपोरा वाक़या आपके सामने है, वो सिख बीएसएफ ने मारे थे, लेकिन नाम कश्मीरियों का दिया। मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए बुनियादी तौर पे हमारा मसला एक पॉलिटिकल मसला है और दुनिया का रिकग्नाइज मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हमारे मसले पे मौजूद हैं, जिसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ बाकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें इस वक्त भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सीज फायर लाइन पे कायम है कि नहीं? सबसे बड़ी बात कश्मीर के मसले के मुतनाज़ा होने की वाज़ेह सबूत है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त भी स्टेटमेंट की हद तक कश्मीर पर स्टेटमेंट करते हैं। अमली इक़दाम तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी करारदादें मौजूद है। लेकिन 370 का जहाँ तक मामला है, हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी इख्तियार की है, वो चाहता है कि कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, वहाँ की आबादी का तनासब को चेंज किया जाए, जिसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ। कोशिश उसकी जरूर करनी है। जम्मू में उसने काफी हद तक इस पे काम किया है, वादी में अभी इसमें कामयाबियां नहीं मिल रही। लेकिन हकीकत ये है, देखिए दुनिया बिलाकर इसी मकमसे में नहीं रहेगी, दुनिया को बिलाकर चेंज होना पड़ेगा। कश्मीरी मैं आज के दिन की बात आपसे कर रहा हूँ, आज भी वहाँ पर 2 या 3 जवान शहीद हुए होंगे। कश्मीरी बैठा नहीं है। इस लिहाज से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रोल जो है, वो कश्मीर के अंदर जो इस वक्त है, उसको हिंदुस्तान ने हर लिहाज से मुख्तलिफ हरबों से हर सतह पे दबाने की कोशिश की है। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो बाहर है, जो इस्लामाबाद, पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर में काम कर रही है, वो अपना काम अंजाम दे रही है जहां तक वो दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे इख्तियारात नहीं है कि वो स्टेट बन के किसी के सामने। यही मैं बात आपसे कहना चाह रही थी सर। देखें, मेरा तो ये आपसे मेरा ये ख्याल है कि हुर्रियत और एजे के जो आज़ादी का बेस कैंप कंसिडर किया जाता है, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्योंकि सर आप देखिए, इस वक्त मैं आपसे ये पूछूंगी कि पाकिस्तान पे कश्मीर पॉलिसी क्या है, आप मुझे समझा सकते हैं? बीइंग आपने तो इस इशू पे उम्र दी है, हम जैसे यंग लोगों को जो इस कश्मीर इशू की लेगेसी कैरी कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि क्या है। आपको अगर समझ आए तो आप हमें भी समझाइए, ताकि मैं इस बात पे पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी क्या है, वो आपके सबके सामने। वो हमारे पास कोई अलग कोई पॉलिसी नहीं है। वो हमेशा आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इखलाकी, सियासी और सफारती सपोर्ट हमारी जारी रहेगी, यही कश्मीर पॉलिसी है। लेकिन अमली तौर पे क्या करना चाहिए, ये हमारा भी सवाल है। अगर आपका ये सवाल है, हमारा भी ये सवाल है कि अमली इक़दामात में क्या करना चाहिए, उसके लिए कैसे आगे बढ़े। क्या फॉरेन ऑफिस जो हमारा है, क्योंकि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान वकील भी है, फरीक भी है। पाकिस्तान कश्मीरियों की तरफ से केस के, क्योंकि स्टेट एज अ स्टेट वही लड़ता। हमारी आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनके पास तो कश्मीर के हवाले से कोई इख्तियार नहीं। वो तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के दायरे कार में जो लोकल उनके अथॉरिटीज़ के काम है वो कर रहे हैं। कश्मीर के हवाले से तो जैसे आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेस कैंप का किरदार जो होना चाहिए, वो तो उनके पास है ही नहीं आईनी तौर पर, तो वो क्या करेंगे? जबरदस्त है सर। देखें कि ये है एपीएचसी का ट्रू नैरेटिव, और जो हमें ट्विटर स्पेसेस में और इधर उधर आकर फैलाया जा रहा है, और अपने आप को कोई किसका रिप्रेजेंटेटिव और कोई किसका रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनका एपीएचसी से कोई ताल्लुक नहीं है। सागर महमूद को जितना पाकिस्तान का और कश्मीर का दर्द है, शायद मुझे भी उतना ही है, या शायद मैं बिल्कुल। तो आप फजूल यहाँ पर इस किस्म की नॉनसेंस बातें की जाती हैं सर के मैंने ये इसीलिए भी यही समझा कि आपकी आवाज़ और आपका नैरेटिव ज़रूर आए, ताकि हमें पता चले कि ये हो क्या रहा है इस वक्त ग्राउंड पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिवाइड और डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अमल क्या, तो सर एपीएचसी क्यों नहीं डिमांड करती पाकिस्तान से कि आप एटलीस्ट ये जो एजे के है, इसकी गवर्नमेंट को ही इतनी पावर्स दे दें, बाद में आप इसको पावर्स देकर इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो दुनिया में अपना केस ले जाए। क्योंकि सर उम्मत मुस्लिमा भी हमारा मसला सुनने को तैयार नहीं है, और रियलिटी ये है कि आज भी लोगों पे गोलियां चली हैं वैली के अंदर। जी सर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैंने आज भी पीटीवी के प्रोग्राम में हम तकरीबन सारे सीनियर क़यादत मौजूद थी, जिसमें सफ़ी साहब थे, फैज़ साहब थे, अपना यूसुफ नसीम साहब थे, और 2 बुजुर्ग और भी थे, शाहीन साहब और खतीब साहब।
हमने वहाँ पे ये बिल्कुल आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान टीवी पे बिल्कुल बरबला कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एम्पावर करना चाहिए, लेकिन ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती, कह तो सकती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप, मैं ये बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है, आज़ाद कश्मीर में ये जो पार्टियां बनी है, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे अपना ये जो पीपल्स पार्टी हो, देखिए पाकिस्तान के आइन ने जो तहफ़्फ़ुज़ कश्मीरी को दिया है वो उनकी पार्टियों के आइन में नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने अपने आप को पाकिस्तान के आइन से निकाल के अपनी पाकिस्तान की पार्टियों के आइन के ताबे कर दिया। ये कैसे डिमांड करेंगे, जबकि इनको अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे एक पार्टी है जो कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में एक पार्टी है, जैसे मकबूजा कश्मीर की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वजूद ख़त्म करने की कोशिश होगी, और जो बड़ा नुकसानदेह है हमारे लिए। वहाँ पे जहाँ आप वहाँ जो इंतज़ामात हैं वो सारे बदकिस्मती से उनके अपने हाथ में नहीं है। उसमें APSC क्या करे? APSC तो सिर्फ अपने केस को पार के हवाले से यहाँ पे लड़ने के लिए आई है। हकीकतन मैं आप इस ऑन एयर बात कर रहा हूँ, अगर आज़ाद कश्मीर वाले, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप कश्मीर के मसले को सही सेंस में और सही सिमत में लेते, APSC के आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में क्या जरूरत थी? कश्मीर तो एक है ना जी, हम भी कश्मीरी हैं, वो भी कश्मीरी है। हम जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वो 1947 14 अगस्त से पहले की हैसियत कश्मीर की, जो स्टेट हिंदुस्तान की सबसे दूसरे नंबर की स्टेट थी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले। लेकिन हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कितना बोझ अपने ऊपर उठा सकते हैं? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है कि कश्मीर में जो तहरीक जिसको हिंदुस्तान हर सतह पे कुचलने की कोशिश कर रहा है उसको किसी भी तौर पे बरकरार रखे, और उन लोगों को जो बेचारे बेबस और बेसर हो गए हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकती हैं कि जो मेरा भाई बच्चे के बराबर बेटा वहां पे जेल में इस वक्त आगरा में है, यूपी में है, उसकी माँ के पास, बेचारी के पास खर्चा नहीं है कि वो उसको देखने के लिए बारामूला या श्रीनगर से वहां मुलाकात के लिए जाए। हम यहाँ तो मसाइल ही दूसरे हैं, हम उनका ख्याल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनका ख्याल किया जाए। बाकी जहाँ तक आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जो कानूनी मामलात हैं, ये आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप की जिम्मेदारी है, उनको वो पूरा करें। और ये बेस कैंप बनाई 48 में इसीलिए था कि उस कश्मीर को आज़ादी के लिए वो काम करेगा। सर मैं आपसे एक बात यहाँ पर अगेन पूछना चाहूंगी कि आप सर जो आप बात कर रहे हैं वो हर कश्मीरी की आवाज़ है। देखिए सर, हमें इस वक्त एक ऐसे नैरेटिव की ज़रूरत है, हमें छोड़ देना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए या हमें प्रो पाकिस्तान चाहिए या प्रो इंडिया चाहिए। आप अपना मसला तो सॉल्व करवाएं सर। इतना आइडेंटिटी का क्राइसिस है 70 साल में। मैं अगर एज अ न्यूट्रल पर्सन देखूं या एज अ इवन के स्टेट का पार्ट होते हुए भी देखूं तो मुझे मजीद तफरीक के कुछ नजर नहीं आ रहा। तो सर मुझे बताइएगा कि APHC, आप बिल्कुल सही कहा कि APHC का रोल बहुत लिमिटेड है, लेकिन सर आप मुझे ये बताएं कि हम APHC को कैसे इतना फाल कर सकते हैं कि APHC एटलीस्ट ये लोगों को एक पेज पर ले आए, जो कॉमन मैसेज को अपने साथ ले आए और APHC लीडिंग रोल प्ले करे। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि APHC का आइन जो है वो किसी उस चीज को नहीं ले रहा है जो किसी की पार्टी का नजरिया हो। APHC में JKTV भी है, APHC में जमात इस्लामी भी है, बिल्कुल दो अलग अलग नजरियात हैं। लेकिन APHC के आइन के मुताबिक अल्लाह ताला अमनुल्लाह खान साहब को गरीक रहमत करे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके साथ APHC के ऑफिस में इस्लामाबाद में ये डिस्कस हुआ APHC का आइन, और जिसमें हमने फिर ये लाइन लिखी कि अनफेटर्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन, किसी पाबंदी के बगैर कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि वो अपनी राय का मुस्तकबल का फैसला करें। और उसमें हम जब हक खुद इरादत की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बिल्कुल ये जिसको सख्तगीर मौकम गिलानी साहब को कहा जाता था, उसने भी एक वक्त में कहा अगर कल कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ ही रहना पसंद करेंगे, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा लेकिन फैसला कबूल करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम जिस हक खुद इरादत की बात कर रहे हैं
उस हक इरादियत में पंडित भी है, उस हक इरादियत में बुद्धिस्ट भी है, कश्मीर का सिख भी है, कश्मीर का डोगरा भी है, कश्मीर का मुसलमान भी है। हम किसी खास तबके के लिए हक नहीं जो ढूंढ रहे हैं, और ये आइन है। कितना देखिए सर, अब लोग पढ़ते हैं नहीं। मैं तो बड़ी आपकी बातें सुन के इतनी कंफ्यूजन APHC के बारे में जो फैलाई जा रही हैं कि गैर मुस्लिम जो हैं यहाँ, ये सेटलर्स हैं, ये कोलैबोरेटर्स हैं। सर अब जो भी है आप उनका पार्ट तो हैं, अब आप उनको निकाल तो नहीं सकते। पंडित्स का भी, अब जब तक सर मुझे बता दूं, पंडित्स को इंडिया ने यूज किया है, हमेशा यूज किया है, और जब तक ये पंडित्स हैं ये इशू सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये इनको जैलिन नहीं किया जाता। नबीला साहिबा भी हमारे साथ तशरीफ ला चुकी हैं। वेलकम नबीला मैम, आप अपना माइक अनम्यूट। आप उनसे बात करें, मैं तब तक थोड़ा सा म्यूट कर ले। नहीं सर, आप अभी वो आप बात कीजिएगा कि सर इस बारे में मैम वेलकम मैम से मैं आप पे पंडित वाले सवाल की तरफ बाद में आऊंगी। हम पहले मैम नबीला को वेलकम करते हैं। जी नबीला मैम, आप बताइएगा कि महमूद सागर साहब के हमारे, मेरी और आपका तो बेस कैंप से हमारा भी बिलोंग, हमारी तो ज्यादा जिम्मेदारी है महमूद साहब से। हमने महमूद साहब के लिए क्या किया, क्या होप दे सकते हैं हम महमूद साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम महमूद सागर साहब, आप खैरियत से हैं? जी महमूद साहब का मैं सारी बात सुन नहीं सकी, लेकिन जो आप कह रही हैं कि बीइंग बेस कैंप हमने क्या किया, तो बहुत सारी चीज़ें की हैं बेस कैंप ने, लेकिन बहुत सारी मामलात में हमने बिल्कुल गफलत की और उनका शिकवा जायज़ है और हम उसके कसूरवार हैं। हमें चाहिए था जो पिछले 30 साल की जो एरा हम देखते हैं उसमें बहुत सारी जो डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर से होनी चाहिए थी वो नहीं की जा सकी, और उसकी रीज़न चूँकि हमारे यहाँ ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आ गई, उसमें फिर छोटे मोटे मफादात की बुनियाद के ऊपर हम उस पाई की लीडरशिप का चुनाव नहीं कर सके, और जिसको कश्मीर की जो इसका जो हिस्ट्री थी, जो इसका पर्पस था, उसको नहीं समझ सके। तो मैं समझती हूँ कि आज के दौर में अब बहुत सारे हमारी जो यूथ है वो अवेयर हो गई है, और उनकी ये बड़ी वोकल डिमांड है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो बेस कैंप है, उनकी जो बुनियादी ज़िम्मेदारी थी उससे जो गफलत बरती गई है, तो अब हमारे पास मज़ीद गफलत बरतने का कोई वक्त नहीं रहा और कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो मैं समझती हूँ कि अब भी हमारे पास वक्त है कि हम होश के नाखुन लें और आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो अपना जो तारीख़ी किरदार है उसको दोहराएं, और जिस तरीके से आर्टिकल 370 हिंदुस्तान की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी ने आज के दिन जो है वो आर्टिकल 370 को रिमूव किया, और ये एक झांसा था जो कि मकबूजा कश्मीर की उस वक्त की क़यादत को दिया गया कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे और आप जो है वो कोई आज़ादी की बात ना करें। थैंक यू सो मच मैम। मुझे बताइएगा, आपसे मेरा एक सवाल है, हम ये जो बेस कैंप की हुकूमत है, हम ये बात क्यों नहीं करते कि आप बात करें कि इसको इतना स्ट्रेंथन करें, इसको इतने पावर्स दें कि ये बात करे, जाकर दुनिया बात सुनेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर लूज कर चुका है और पाकिस्तान की कैपेसिटी है ही नहीं कि पाकिस्तान वॉर की तरफ जाए। इंडिया से 10 दिन भी वॉर नहीं कर सकते, और अब तो ये हालात आ गए हैं कि FATF की वजह से पाकिस्तान तो अब मजीद जो जिहादी आउटफिट्स जिनको हम कहते हैं मिले रेजिस्टेंस लीडर्स जिनकी हम बात कर सकते थे, रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं कर सकता, और ये हमें रियलिटी में रहना चाहिए। तो हम ये डिमांड पाकिस्तान जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं AJK के अंदर, वो ये डिमांड क्यों नहीं करती? देखिए इफ़त, आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी डिमांड होना एक अलग बात है। जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, चाहे किसी भी सियासी जमात की गवर्नमेंट है, उसको जो वहाँ पे जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिविजिट करके हमारी आज़ाद कश्मीर की असेंबली को एम्पावर करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे। ये 13 अमेंडमेंट हुई थी और उसमें कुछ उन्होंने जो फाइनेंशियल पावर्स जो है वो अपने पास रखी हैं और उससे आगे नहीं बढ़ सके। तो मैं ये समझती हूँ कि आज़ाद कश्मीर की सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में जगह दे। तो हमने एक प्रपोजल दिया था 2011 में भी, 2016 में भी हमने कहा था कि आज़ाद कश्मीर में कम से कम जो सदर का ओहदा है उसके ऊपर बराह रास्त इलेक्शन होना चाहिए, जो कि पूरी रियासत से जो है इलेक्टेड नुमाइंदा हो, जो जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर
बात करे और उसकी बात के अंदर कोई वजन हो। लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ जो है हमारी सियासी जमातें चूँकि अपने ज़ाती मफादात के लिए अपने ज़ाती इक़्तिदार की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं और वो उसकी डिमांड नहीं करती। तो अब जो है, जो जेन्युइन लोग हैं, जैसे आप बात कर रही हैं, इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर का जो वोटर है, आज़ाद कश्मीर की जो पब्लिक है, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो ये डिमांड बड़े शद्दोमत के साथ करें कि आज़ाद कश्मीर का कम से कम बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रखते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आपको एक अनडिस्प्यूटेड जो है इलेक्टेड नुमाइंदा चाहिए। वो इलेक्टेड नुमाइंदा उसी सूरत में आपको मिल सकता है कि जब आज़ाद कश्मीर में आप सदर को जो है बराह रास्त अगर उसका इलेक्शन करवा दे ताकि वो मेजॉरिटी वोट लेके आए, और मेजॉरिटी वोट जब वो लेके आएगा, इलेक्टेड नुमाइंदा होगा, तो उसकी इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी कोई रिकग्निशन होगी और उसकी इंटरनली भी कोई उसकी वेटेज होगी उसकी बात के अंदर। थैंक यू सो मच नबीला साहब। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मैं महमूद सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सर ये बताइएगा, इस वक्त हमें ये बात कही जाती है कि जम्मू तो है ही प्रो इंडियन, लद्दाख में कारगिल और लेह का डिवीजन है, एजेके के अंदर अलग एक नेशनलिज्म का सेंटिमेंट है, लेकिन वो उसमें भी फिर डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स हैं, फिर पंडित्स का भी इशू है। तो सर आप मुझे ये बताइएगा, इस सारे डिवाइड ओपिनियन में यूएन को लेकर इतनी बातें हो रही हैं और आइडेंटिटी की बातें चलना शुरू हो गई हैं कि जीबी जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो सर इन तमाम ओपिनियंस का इतने जो मसले मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि 70 साल से मसले हैं, अब लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे सिविल राइट्स दे दो, हमें बेसिक नेसेसिटीज दे दो, ये इशू पता नहीं कब जाके सॉल्व होगा, वी आर इन डाफ्ट। सो सर आप इस सब में इस सारी चीज़ों को आप कैसे एड्रेस करते हैं, बीइंग कन्वीनियर ऑफ APHC, कि लोगों में जो इतनी मायूसी है और इतना डिवाइड आ रहा है उसको? देखिए, बुनियादी तौर पे एक तो ये जो आपने फरमाया ये दुरुस्त है कि हम मुख्तलिफ कौमों में तकसीम है, लेकिन एक बात दुनिया के लिए उसूल बना है, जहाँ मेजॉरिटी जिसकी होती है फैसला उसी के मुताबिक होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर माइनॉरिटी को तबाह करेगा या ख़त्म करेगा। उनके लिए भी उसूल बने हुए हैं कि माइनॉरिटी आपके साथ कैसे रहेगी, उनके साथ बाज़ाब्ता। खासकर आजकल की दुनिया में तो ये कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है, पहले भी तय किया जा सकता है, बाद में भी तय हो सकता है कि हम आपस में कैसे रह सकते हैं। ये एक प्रोसेस चलना चाहिए कि हमें आपस में डायलॉग करना चाहिए, कश्मीरी तमाम कम्युनिटी को आपस में मिल के कोई ना कोई लाएअमल तय करना चाहिए। लेकिन देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पे हम क्यों जमे हुए हैं और जमे रहना चाहिए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा एक बेहतरीन रोड मैप है, वो सारी जम्मू कश्मीर की इंसानियत के लिए है ना। उसमें मैंने जैसे पहले जिक्र आपसे किया, वो सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं है ना, वो हम कहते हैं जी पूरी जो रियासत की जो भी आबाद, चाहे इवन आपने कहा, देखिए जम्मू में कहा जाता है जी वो हिंदुस्तान नवाज, ये वजह है कि आप वहाँ की मेजॉरिटी हिंदू की बात कर रहे हैं ना। अगर आप जनरली वहाँ पे देखिए, खुद करण सिंह नहीं मान रहा था कल तक इस बात को। करण सिंह ने कल भी जो बात की है एज ए महाराजा के जन्मदिन के मौके, अपने वालिद साहब के जन्मदिन के मौके पे, उसने उसमें भी यही बात कही कि ये रियासत 84,000 मुरबा मील पे फैली हुई रियासत थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले इस पूरे खित्ते में दूसरी बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर। उस वक्त भी उसमें आबादियां सारी जमा थी। मुसलमानों को महाराजा के साथ इख्तिलाफ यही था कि महाराजा ने मुसलमानों को एक जुल्म सितम किया, जिसकी वजह से महाराजा के खिलाफ बगावत उठी। आज वक्त ऐसा है, आप अपनी हर कम्युनिटी के साथ डायलॉग कर सकते हैं अगर आप सिंसियर हो। देखिए, मैंने आपको गिलानी साहब जैसे सख्त तरीन मौक़िफ़ वाले इंसान की बात मिसाल पेश की। मैंने कहा, उसने भी कहा अगर कल कश्मीरी हिंदुस्तान का फैसला करें राजशुमारी में, हम कबूल करेंगे, लेकिन मैं शायद यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन कबूल तो करेंगे ना। यही चीज़ हम कह रहे हैं। देखिए, ये सबसे आसान और बेहतरीन रास्ता है हर एक कौम के। अगर किसी कौम को, अब ये जो अभी आप देखिए, हिंदुस्तान ने पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज कर दी, आपने भी सुना होगा, शायद देखी भी होगी। अब उसके खिलाफ खुद बजात खुद पंडितों ने भी बात की, मुसलमान तो मुसलमान, पंडितों ने भी बात की। उन्होंने उनसे कहा कि क्या वहां पे सिर्फ पंडित ही मारे गए, वहां और कोई कौम नहीं मारी गई? मुसलमान तो लाखों में मारे गए ना, मुसलमानों को तो सबसे ज्यादा तहरीक किया गया। लेकिन जहां तक आज़ाद कश्मीर, देखिए ये होना चाहिए था, और ये बहुत पहले होना चाहिए था कि आज़ाद कश्मीर की क़यादत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जो हमारी अक़लियत की कौमें हैं उन सब के साथ मिलकर कोई डायलॉग होना चाहिए था।
आपस में क्या कि उनको कोई खदशात न रहें कि कल अगर हम इस मुल्क में रहेंगे, इन लोगों के साथ रहेंगे कि हमें कोई खतरा कल ना हो। और जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, आप देखें जब पंडित, मैंने ये ज़ाती तौर देखा है, जब पंडित कश्मीर से निकले, वो जम्मू हालांकि स्टेट का हिस्सा था ना, वहाँ नहीं वो सेफ रह सके। उनकी हमारी बहनें, वो पंडित बहनें जो वहाँ पे थी, दिन रात रोया करती थी कि उनके साथ जो जुल्म वहाँ पे हुआ। इसी तरह दिल्ली में, मद्रास में, क्योंकि ये वाकई सही है कि पंडित फैमिलियां कुछ ऐसी भी कश्मीर में थी जिन्होंने अपना दूसरा मोहल्ला नहीं देखा था, लेकिन निकलना पड़ा। जगमोहन ने उनको साजिश करके निकाला कि उसको कश्मीरी मुसलमानों पे एक मसकर करना था, लेकिन वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, वो हो नहीं सका उससे बाद में। लेकिन हम इस वक्त भी ये बात कहते हैं, मैं दोबारा ये बात आपको दोहराऊंगा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए इस वक्त भी तैयार है, हम अपने तमाम जितने भी इसके स्टेक होल्डर उनके साथ बात करने के लिए तैयार है, और इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। और ये बात भी जहन नशीन दुनिया भी रखे, और खासकर हिंदुस्तान, कि वो कश्मीरियों को जुल्म से दबाएगा, ये नामुमकिन सी बात, ये हो नहीं सकता। जबरदस्त सर, आपने बड़ी जबरदस्त। जी 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 मैम नबीला, मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में ये जो मुबाहसा शुरू हो गया है कि कौन क्या चाहता है, जम्मू वाले क्या चाहते हैं या लद्दाख वाले क्या चाहते हैं या जीबी वाले क्या चाहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है प्लेबिसिट अनाउंस हो जाए, प्लेबिसिट करवा ले, रायशुमारी करवा ले, ताकि पता चल जाए हिंदुस्तान को किस चीज का खौफ है। अगर उसको पता है कि मैम यहाँ तो हिंदुस्तान से ज्यादा मुझे तो अब सीधी बात है, लेट्स बी वेरी क्लियर, मुझे तो अब ये लगने लगा है कि अब इतने अरसे के डिवीजन के बाद, इतने डिवाइडेड ओपिनियंस के बाद 70 साल में इस तहरीक ने कुछ नहीं निकला। तो मुझे तो आई से इट, मैं कैटेगोरिकली बात कह रही हूँ, एंड मुझे लगता है कि अब दोनों पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान इस बात पर अग्री कर चुके हैं कि सम हाउ हमें स्टेटस को ही मेंटेन करके इसको चला सकते हैं, क्योंकि 2-3 जनरेशन तो ऐसे ही गुजर गई हैं। तो मैं महमूद सागर साहब से भी इसकी तरफ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त से बज़ाहिर शक्ल यही नजर आती है, लेकिन देखिए एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, तहरीकें किसी के मरने से नहीं मरती है। महमूद सागर मरेगा, तहरीक नहीं मरती है। तहरीक में उतार चढ़ाव आते हैं, तहरीक दब सकती है, तहरीक खत्म नहीं होगी, तहरीकों में सदियां भी लगती हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को वजूद में आने के लिए भी 100 साल से ज्यादा अरसा लगा। इस लिहाज से हमें इस बात का कोई, इस चीज से घबराहट नहीं है। महमूद सागर नहीं देखेगा, लेकिन अगली जनरेशन देखेगी, लेकिन तहरीक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। मैं आपको बहस्त मुसलमान एक बात जरूर कहूंगा कि हमने वो कुर्बानियां दी है जो इंसानों की कुर्बानियां है। यहाँ पर अल्लाह के राह में अगर आप जानवर कुर्बान करेंगे, उसके एवज भी अल्लाह ताला आपको बख्शता है, सेहत देता है, जिंदगी देता है। यहाँ इंसानों की कुर्बानियां हैं। 1947 में तकरीबन 3.25 लाख मुसलमानों को काटा गया उस बेदर्दी से, आज तक उसको नाम निशान कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद आयरलैंड गया हूँ, 10 शहादतों को ब्लैक संडे के तौर पे मनाया जाता है। यहाँ 3.25 लाख शहीद किए गए, आज तक किसी जगह उस पर कोई बात नहीं हुई। 1 लाख से ज्यादा पिछले 30 साल में कश्मीरियों को शहीद किया गया, कहीं कोई नामो निशान, कोई बात कहीं से नहीं हो रही है। लेकिन ये जाया रायगा किसी सूरत में नहीं होंगी। मैं शायद नहीं हो न हूं, लेकिन तहरीक अपनी मंतकी अंजाम तक जरूर इंशाअल्लाह रहमान पहुंचेगी। हिंदुस्तान ने ये, आप इसको महसूस करें कि ये कोई आसान, ये बात कहने की है, लेकिन इसको आप महसूस करें कि 10 लाख फौजें जहां पर मौजूद हों और फिर वो मजबूर करे वहां के अवाम को मेरे झंडे चढ़ाओ, ये कामयाबी होती है। ये तो नफरत के बीज बो रहे हैं मजीद। हमने आज तक हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं ललकारा है। हमने अपनी रियासत से, मैंने पहले भी आपसे कहा, आप साबित नहीं कर सकती हैं कि हमने किसी गैर मुस्लिम को कश्मीर में मारा हो। इन्होंने खुद साजिशें की, इन्होंने खुद लोगों को कत्ल किया, फिर मुसलमानों को वो बात आपकी बिल्कुल सही, ठीक है। मैं तो सर इसमें हमें, मुझे जो लगता है, और मैं इसमें आपसे रहनुमाई भी चाहूंगी, क्योंकि माशाल्लाह आपने तो इस इशू पे उम्र दी है अपनी, और आप अभी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। सर हमें ये क्यों नहीं होता कि कुछ ऐसा हो कि लोगों को मिलने दिया जाए, और ये दोनों मिल के इंडिया पाकिस्तान को पुश करें कि एटलीस्ट ये मसला सॉल्व होने की तरफ जाना चाहिए। इट्स बीन 70 ईयर्स, आप सही कह रहे हैं। हमारे पास आयरलैंड की एग्जांपल है, मगर सर जितना इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है दुनिया में, हम कितना अरसा मजीद वेट करते रहेंगे और अपने जवान बच्चों की कुर्बानी दिलवाते रहेंगे, और मजीद लोगों में नफरत पैदा होगी। क्योंकि सर अब 70 ईयर्स आजकल के दौर में बहुत हैं,
बहुत टाइम है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से एक बात, आप इसका इनिशिएट करें ना कि कश्मीरियों को आपस में किसी जगह किसी तीसरे मुल्क में मिलाएं। इस रीजन जो कश्मीर के जितने हिस्से हैं उन तमाम की लीडरशिप को किसी एक जगह जमा कराएं, उनको कहें कि जी क्या वे फॉरवर्ड है। देखिए बातचीत से ही रास्ते खुलते हैं। हमने जहां अखबार में मुतहदा की करारदादों की बात की है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस साथ ये भी कहती है तीनों फरीक बैठ के बात करें ना जी कोई रास्ता निकाले। लेकिन बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, और अगर आपको उसमें कोई हिंड्रेंस पैदा हो रही है, आप तीनों फरीक कश्मीरी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बैठे बात करें। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपने खुद अभी कही है वो ये कि कश्मीरियों को किसी जगह मिलने का मौका दिया जाए। कश्मीरी लीडरशिप, पूरे कश्मीर की लीडरशिप, चाहे उसमें गैर मुस्लिम भी हो, मुसलमान भी हो, पंडित भी हो, सिख भी हो, इन तमामों की नुमाइंदगी हो, किसी मुल्क में बुला के बात करने का मौका दिया जाए। हम आपस में मशवरा करके शायद वे फॉरवर्ड कोई निकाले। बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही समझती हूँ कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, और लोग आपस में मिलें, शिकवे करें, शिकायतें करें, तो सब लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें और आगे मूव करें, क्योंकि ये इशू इस तरह तो कहीं जाता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा इतने अरसे के बाद भी। वेल सर, आई मीन लास्टली आप लोगों की कश्मीर के लिए सर कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस हैं जो कि बात डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको इतना इंडिया पे डिस्ट्रस्ट है सर। जितना हमने इस पूरी तहरीक को रिलीजियस आउटलुक दी है, आपको नहीं लगता कि क्या इसकी वजह से हम इंडियंस में और स्पेशली जो हिंदूज हैं उनमें और मुस्लिम जो वैली में है उनमें बहुत बड़ा एक डिवाइड और गैप है, जिसकी वजह से इट्स वेरी हार्ड कि वो लोग जो सबसे ज्यादा कुर्बानी दे रहे हैं वो आकर बैठे हैं। वो सर ये ट्रस्ट है ही नहीं लोगों में, तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में हमारी तरफ से इतना नहीं है जितना इसमें इस मौजूदा हिंदुस्तान की हुकूमत ने इसको कोशिश कर दूर करने की की है। अब देखिए ना, मैं आपको मिसाल के तौर पे कहूँगा कि यासीन मलिक साहब आज भी शायद मतलब कल उन्होंने भूख हड़ताल खत्म की, आज हमने सुबह, अल्लाह ताला बेहतर जानता है ये कंफर्म है या नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आज सुबह से फिर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है। इस यासीन मलिक साहब के पास या शबीर अहमद शाह साहब के पास हिंदुस्तान की जितनी भी सिविल सोसाइटी थी वो आती थी और बात करती थी उनके साथ, उनको कोशिश करती थी कि नहीं मसाइल का हल ऐसे हो सकता है। लेकिन ये जो मौजूदा दौर वहाँ पे चल रहा है, मोदी हुकूमत का दौर, इसने तो तमाम रास्ते बंद किए। अब देखिए ना, उसने कोशिश की है, ये जो फिल्म की मैं बात कर रहा था, इसमें सिर्फ इसके सिवा कोई चीज़ नहीं है कि पंडित और कश्मीरी मुसलमान को आपस में मजीद दूर किया जाए, और उसमें कोई फलसफा नहीं है। पंडितों में नफरत फैलाई जाए ताकि वो नाम न ले कश्मीर वापस जाने का। हम उनको वेलकम कर रहे हैं। एपीएस ने हमेशा कहा कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, वापस आ जाएं, हमारे घरों में आ जाएं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ दे देंगे। लेकिन हिंदुस्तान उनको नहीं वो रास्ता दिखाना चाहता है, हिंदुस्तान उनको इस्तेमाल कर रहा है। हमें जो बात आपने कही, इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हमें एक दूसरे पे एतमाद करना पड़ेगा। आपने कहा कि जी हिंदुस्तान वाले कहते हैं जी कि वो लोग जो एतमाद नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान इसमें बदअतमादी फैलाने में ज्यादा आजकल पेश है बनिस्बत उन लोगों के जिनके बारे में आप कहती हैं कि जी वो उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान आप एक कदम चले, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार, लेकिन डायलॉग का रास्ता तो खोले ना, आगे चले ना, आए ना, बात करें ना। अगर उसमें हिम्मत है, हम कहते हैं जी हमारे साथ बात करें, हम बात करने के लिए तैयार है, उसको क्या प्रॉब्लम है? वो लाख कहे कि जी ये मेरा अटूट अंग है, अटूट अंग तो है नहीं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर आके कहा जी इनको हक दिया जाएगा करारदादों का, तो वो उस प्राइम मिनिस्टर के कहने पे क्यों नहीं अमल कर रहा है? मैम नवीदा शाह साहब, आपका इंटरनेट पर ब्रेक हो रहा है, मैम आप बात कीजिएगा। जी मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? I guess she has internet issue. Thank you so much सागर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया और हमें आए, और सर आपका बहुत शुक्रिया। आप लास्टली क्या कहना चाहेंगे एटलीस्ट आप यूथ को, और जो इतने डिवाइडेड लोग हैं सर, आप उनको ये बताइए कि इस इशू का सोल्यूशन सिर्फ डिप्लोमेटिकली और पोलिटिकली ही निकलेगा, अगर इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है तो हमें बताएं कि हम तो फ्रंट पर आकर तैयार हैं, पहले भी किया है, अब भी करेंगे, हमने तो सब कुछ आजमा कर देख लिया इस इशू में। तो अब आप लास्टली लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, देखिए एक बात तो ये है कि डिप्लोमेटिक सतह पे बिल्कुल हमने तीनों फ्रंट्स पे काम करना है। हमें सियासी सतह पे भी काम करना है, डिप्लोमेटिक सतह पे भी काम करना है, और मौजूदा दौर में ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ह्यूमन राइट्स के बारे में भी करना पड़े। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं यहाँ पे ये ज़रूरी समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो रिपोर्ट कश्मीर के हवाले से दी, वो एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें बदकिस्मती के साथ उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन नहीं तो वो दुनिया के लिए आया था कि हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए। और जबकि उन्होंने ये डिमांड की थी उस वक्त कि हम दोनों कश्मीरों की तरफ विजिट करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने इजाज़त ही नहीं दी। नतीजा ये निकला कि वो फिर वैसे ही रहा। लेकिन हमें हर महाज पे, जहाँ डिप्लोमेटिक महाज है, वहाँ बाकी तमाम महाजों पे भी हमें काम करना पड़ेगा। और इस काम के लिए मैंने जैसे पहले आपको गुजारिश की कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पास ऐसी कोई पोजीशन नहीं जो एज ए स्टेट कोई केस अपना प्लीड कर सके। हमें किसी का सहारा लाजमी लेना पड़ेगा। और क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी खुद ली हुई है, और वो उसको ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर वही बात, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, मैं आपको ज़ाती तौर पर कहूँगा, मैं पिछले तकरीबन 25 साल से जब से मैं पाकिस्तान में हूँ, शायद कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी जिसमें मैंने ये नहीं कहा हो कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एम्पावर किया जाए कश्मीर के हवाले से। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप की खुद जिम्मेदारी है। जैसे भी हमारी हमशरा कह रही थी कि जी किसी एक को तो एम्पावर करो ना भाई, अगर यही प्रेसिडेंट को ही बनाना है, इसको पब्लिक के लिए लाओ, और उसके बाद उसको कहो जी इसको स्पेशली कश्मीर पे काम करना है। ये हर जगह दुनिया में जाएगा कश्मीर का केस लेके। जैसे आपने खुद कहा, ये हकीकत है, कश्मीरियों की बात लोग सुनते हैं क्योंकि उनको पता है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें। सर वो वाले फैक्शंस भी हैं यहाँ पर जो आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं आपने अपनी आज़ादी पुंछ मूवमेंट के टाइम पे ले ली है, तो आप हमें हमारी बात करें, हम वो करें। सर ये बेस कैंप है पाकिस्तान, इन लोगों को ये बात सर इनको कैसे समझाई जाए कि इंडिया और पाकिस्तान जब ये UN में ले गए, ये इन्होंने अपनी आज़ादी, अपना कब्जा, सब कुछ इस पे, अपना जो राइट जो जिसके कंट्रोल में आ गया, वो सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं। सर आपको नहीं लगता कि हमें इस इशू को नए तरीके से लोगों की समझाने की जरूरत है? हम लोग तो बिल्कुल रिवर्स गेस में ही चल रहे हैं। देखिए, ये मैं फिर यही गुजारिश करूंगा आपसे कि जरूर देखिए, हर वक्त इंसान के लिए सीखने का मौका मिलता है। जिंदगी के आखिरी दम तक इंसान को सीखना पड़ता है। जो भी कोई तरीके में मिल बैठ के हमें इसका हल निकालना है। कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये किसी एक का काम नहीं है। जब तक हम हमारे लिए समझे, देखिए ये भी एक शायद इसको मैं बदकिस्मती ही समझता हूँ कि हम 5 हिस्सों में तकसीम है। मकबूजा जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में है, 2 हिस्से यहाँ पे हैं, गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। 5 अलग अलग है, 5 में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमें मौका मिलना चाहिए, हमें मौका दिया जाए, हम किसी जगह बैठे और मुश्तरका तौर पे कोई लाहे-अमल तय करें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। आपका बहुत शुक्रिया। जी सर, आपके कमिटमेंट, आपको बहुत शुक्रिया। आपने इतने थोड़े वक्त में हमें इतना टाइम दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एंड आप बहुत बिजी भी थे, और अल्लाह हमारे लिए आसानियां करे। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम अपने सारे एक आज़ाद खुद मुख्तार कश्मीर देखें, या ऐसा ऑटोनमस या जो भी है लोगों की उमंगों की तर्जुमानी करता हुआ कश्मीर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और हर वो कश्मीर हो जो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव उनकी उमंगों की तर्जुमानी करें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। इंशाल्लाह हम आपको मदऊ करते रहेंगे, एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे स्पेस में तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया आपका सर। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे साथ JKTV के गेस्ट जो जैसे ही तशरीफ लाते रहेंगे, हमने और भी बहुत डिफरेंट तरीके के गेस्ट को बुलाया है। डाइवर्स ओपिनियन है, स्कॉलर्स भी तशरीफ लाएंगे अभी इसके बाद, क्योंकि सब लोग दिन में शोज में बिजी थे, तो हम आपके साथ दोबारा तशरीफ लाते रहेंगे। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
दुनिया बिच दुबई या अमरीका मां बोली ना भुलिया लोको मां बोली ना भुलिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जम्मू कश्मीर टीवी ने इस वक्त नी बराह रास्त नशरियात विच तुसां पसंदीदा प्रोग्राम मां बोली इन्नी ते तुसां खिदमत विच हाज़र देस। अज काफ़ी अरसे तो बाद तकरीबन 4 महीने तो बाद तुसां ये शो तुसां वास्ते इन्नी ते हाज़र देस तुसां खिदमत विच। गुज़श्ता जड़ियां गैर हाज़रियां दियां उन्हें नी माजरत। अज ने दिन ये प्रोग्राम जड़ा दा खास तौर पर दोबारा माँ बोली की इन्नी ते अज ने दिन और अज तो बाद अज तो इन्नी ते इस टाइम पर चूंकि इस प्रोग्राम ना स्क्वेजुअल टाइम ये दा और इस पर ए हर हफ्ते तुसे क्या ये प्रोग्राम हुन एना करसी बशर्ते जिंदगी जब तक सांस थे ये चलना रही तुसें वास्ते चूंकि तुसना ये पसंदीदा प्रोग्राम दा। आज ना दिन रियासत जम्मू कश्मीर ने हवाले करने बल्कि इंसानी तारीख विच भी अगर देखा जाए तो रियासती बाशिंदियों वास्ते खास तौर पर एक बड़ा एक काले दिनी हैसियत भी रखना गो के एक कुदरती आफत सी हो 2005 8 अक्टूबर यकीनन आने वाली नस्लें भी नहीं भुली सकने लगियां जड़ियां भी वो दास्तान सुननियां रहियां। अज ना वो दिन सा कि जदों सुबह सवेरे उठे एक कुदरती आफत जिसकी आख्या जाना बहरहाल जलजला होया जिसी के हज़ारा नहीं बल्कि ये दसिया जाना कि लाख तो भी ऊपर जाना ज़ाया हुई लेकिन जिसना रिकॉर्ड दा वो तकरीबन 85,000 तो ऊपर लोग चंद लम्हात विच अपनी जिंदगी तो हाथ धोई बैठे और उस तो बाद उतना नहीं तबाहकारियों ने असरात अज तक भी मौजूद दे। सब थी पहले जम्मू कश्मीर टीवी नी तरफा इस इदारे नी तरफा पूरी टीम नी तरफा और माड़ी तरफा उस क्यामत खेज जलजले विच अपनी जाना गवाए वाले सारे की जिन्हें क्या सकने कि अचानक मौत जड़ी होनी और शहादत नहीं मौत होनी और असने नज़दीक ये अदा कि उन्हें सारे की उया रुतबा दा उन्हें तमाम शोदा की असें खराज अकीदत पेश करने और उन्हें वास्ते दुआ गो दें कि रब कायनात उन्हें तमाम मनाजिल आसान फरमाए और उन्हें जितने लवाकिन जड़े कोई बचे खुचे पीछे दे अल्लाह ताला उन्हें की उस सदमे बर्दाश्त करने की ताकत भी दे हिम्मत भी दे और ताकि वो अपनी ज़िंदगी की अपने वक्त ने पूरे होने तक गुजारी सकें गो के बहुत कर बंगे जिंदगियां दियां उन्हें लोकें कोई कहर ऐसा न सा रहा कि जिसी चा जनाजे न से निकते और फिर कने कि जड़े जिंदा रहे वो किस साल विच रहे और अज वो किस साल विच दे यकीनन अगर उन्होंने हालात की देखा तो अज भी दिल खून ने आंसू रोना कन्ने कन्ने अज ने इस प्रोग्राम में अस गल करने कि ऐसी सूरत हाल विच जिथे इंसानी माशरा जड़ा होना इंसानी जड़ी सोसाइटी होनी उसने अंदर जड़े उतना ने अरबाब इख्तियार होने उन्हें क्या जिम्मेदारियां होनियां कि अपने लोकें वास्ते वो ऐसी सूरत हाल विच उन्हें क्या करना होना और क्या किया जाना पूरी दुनिया विच और फिर अस ये देखने कि असें ने उस बदकिस्मत खिते ने अंदर बसने वाले उन्हें बदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने वसाइल पर यकीनन उन्हें अपना इख्तियार नहीं उन्हें वास्ते उतना ने अरबाब इख्तियार क्या किया जबकि शायद तारीखी तौर पर अगर देखा जाए दुनिया में जाने वाली ऐसी आफात ने दौरान तो जितनी मदद बाहर थू लोकें की सी उतें क्या वो उन्हें लोकें तक हकदारें तक पहुंची सी अगर पहुंची तो फिर आज भी वो ऐसे हालात विच क्यों दे और अगर नहीं पहुंची तो वो मदद कुथे गई। इस पर असे कने आज मुख्तलिफ अहबाब असे की इस वक्त असे कने जुड़े ने और आज ना ये प्रोग्राम 8 अक्टूबर 2005 ने उस क़यामत खेज जलजले विच अपनी जाना गंवाने वाले अपना कारोबार उजाड़ने वाले और जिन्हें भी तबाह होया उन्हें सब लोगों ने ना दा ये प्रोग्राम और जम्मू कश्मीर टीवी नी तरफा ये उन्हें सारे लोग क्या खराजे अकीदत दा। आज ऐसे कि जड़े लोग ज्वाइन करने उन्हें कने मैं कने इस वक्त मौजूद दे अमेरिका तो जनाब सरदार अनवर खान एडवोकेट बरतानिया तो शबीर अहमद एडवोकेट और बरतानिया तो है ऐसे कि दूसरे स्टूडियो विचा माड़े को होस्ट भी दे आज और इस प्रोग्राम में भी वो गल कर ले जनाब साजिद नवाज खान जड़े के जम्मू कश्मीर टीवी ने एंकर पर्सन भी दे वो इस वक्त मैं कने को होस्ट ने तौर पर मौजूद दे भी इस तो अलावा असे कि मजीद भी कुछ अब आप ज्वाइन कर ले इस प्रोग्राम में और वो भी अपनी गल दस ले
सब तो पहले मैं जुलसा जनाब में सरदार अनवर खान साहब जड़े कि इस वक्त अनवर खान एडवोकेट जड़े कि इस वक्त अमेरिका का बराह रास्त हासिल करने दे उन्हें को पूछने कि सब तो पहले तो उस दिन उन्हें केड़ियां यादां देनी कि जड़ियां अजे तक उन्होंने दिमाग ऊपर उस तरह सवार दियां। जी अनवर साहब तुसी की प्रोग्राम में खुश आमदीद। कबीर साहब, साजिद साहब और शबीर साहब बहुत सलाम, और ख़ास तौर पर तुसें की JKTV की इस दिन ने मुनासबत ने हवाले करने लोगों ने यादों की और उस हालात ना तजिया की ना बहुत शुक्रिया। मैं ख्वाजा साहब उस दिन लाहौर से लेकिन जो ही जलजला आया था मैं को अगले 8-10 घंटे मुड़ी रावलाकोट पहुंची आसिस, और तकरीबन 2 महीने में कि पुंछा अंदर और बागा अंदर कम कितना मौका लब्बा। यकीनन वो बहुत क़यामत खेद घड़ी सी, और यो घड़ी खाली कश्मीरी कौमों पर नहीं आई। अगर तारीखी तनाजरे में देखा तो जापान दुनिया में वायद खिता था जरा फॉल्ट लाइन ऊपर था, और उस बहुत तारीखी जलजले आए और उस बहुत लोगों ने डिसास्टर होया, और उन्हें कौम उस कुदरती आफात करने मुकाबला करना सीखा, और उन्हें जलजले न तदारक करने वास्ते जदीद साइंटिफिक हिकमत अमली की थी। जलजले हुन भी उतने हैं लेकिन उन्हें करने लड़ना और मुताबकत सीखी। इसी तरीके ने कोरिया ने जरा शहर सूल दा उठी बहुत बड़े सैलाब ने से, और उन्हें उसने मुताबिक अंडरग्राउंड टैंक बनाए, उसका हल तलाश किया। क्यूबानी तारीख हासिल करने मौजूद थी पूरी दुनिया अंदर जलजले यकीनन एने, और यो इंसान ने एक खास खूबी थी कि उन्हें हैरात अंदर जीना सीखा। जदू तूफान आने से सूरज ने रोशनी की और सूरज की एक दोरी इंसान खुदा बनाया, लेकिन जदू सूरज ने करने की तस्खीर की था उन्हें किया, उस तो बाद इंसान इस दरिया की भी अपना खुदा और कुदरत की तरफा एक वो मनना, लेकिन इससे इंसान उस दरिया ऊपर और समुद्री लहरें ऊपर कब्जा करी, उन्हें कि अपने ताबे किया। सवाल ये पैदा होना कि अस उस जलजले ने जिन्हें मुतासरीन से जे हजारों की तादाद मरे और इज्तमाही कब्र हुई और बहुत सारे लोग की कब्र नसीब भी नहीं हुई। उस तो बाद जड़ियां स्कूल इमारत गिरियां, जेड़े उस तो बाद लोगों ने घर गिरे, और उनने ऊपर जो अरबों रुपए ने तजारत हुई, और दुनिया अंदर जेड़े उसना पैसा आया डॉलर की शक्ल वो पाकिस्तानी हुक्मरान और उन्होंने कश्मीरी सहूलतकार और आलाकार आज तक उस पिछले 15-20 साल 15 साल तो ज्यादा अरसा हुआ वो लोग आज भी उस तरह दरबदर दे, जबकि हुक्मरान अमीर तो अमीर तर बनते। यो सारा एक माइंड सेट था कि आज पाकिस्तान अंदर सैलाब आया और अरबों रुपए की जी इमदाद गई सी तो सैलाब तासीन तक नहीं पहुंची सकने लगी। यह कम जलजले अंदर भी हुआ। जलजले कबीर खान साहब दुनिया ने जो इकोसिस्टम था वो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन उतबा हुआ ना, इस तरीके करने जदू तुस नेचर की छेड़ लिया तो जलजले भी एले, तूफान भी एले, और अनसर्टन जरा बारिशां भी हो लिया, क्योंकि इकोसिस्टम तबाह आना, माहौलियाती आलूदगी दी, ओजोन लेयर शगाफ पे ने उतना अल्ट्रा वायलेट रेज जी वो इंसानी जिंदगी वास्ते बड़ी नुकसानदार दियों, जो सारे फैक्टर्स हो ले। लेकिन जी बाश और अकवाम हुई बाश और लोग उन्हें वो उन्हें ना हल तलाश करने और उन्हें ना मुकाबला करने, जबकि आज तेरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने लोग दो असने एक तबका 98% तबका उन्हें कुदरती आफात तो मुतासर होना, चाहे वो जलजले नहीं शक्ल दे, सैलाब नहीं शक्ल दे, या कुछ और आंधी नहीं शक्ल दे, और एक जरा तबका होना वो उस तो मुस्तफीद होना, जिस तरह कार्ल मार्क्स से गल आखी सी कि जड़ी भी आफात वो सरमायादारी वास्ते तिजारत दुनिया और द्वे लोगों वास्ते जड़ा है वो उस वास्ते गरीबे वास्ते वो बुनियादी तौर पर आफात दुनिया जिसे गरीब लोग सफर हो। तो इसका ला योदा कि इस पूरे अमल की ऐसे तजिया की बुनियादों को देखना पैसे जितने आज उन्हें शोधा की खराज अकीदत पेश करने, उन्होंने दुख दर्द शरीक दो, कितने लोगों ने अजीज माजूर हुए, कितने लोग बेघर हुए, उतने हासिल ना मैं समझना इसके खुद एहतसाबी जिसकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आखने, खुद जरा सेल्फ एनालिसिस आखने, जिसका खुद तजिया करना चाहिए ना कि आज पास ये के इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सारा जरा माइंड सेट था वो बहुत ही जाहिलाना और बहुत ही करप्शन दलदल फंसाना। इसका ला कि आज उस सारे समाज अंदर हुक्मरान तबका था हमेशा करप्ट होना, लेकिन उस करने तुसे देखा कि सारे जिंदगी ने शोभा पुलिस का निजाम, अदालत का निजाम,
اساتذہ کا نظام، تعلیمی نظام، عدلیہ کا نظام، سارا نہ سارا جڑا نظام تھا وہ کرپشن ایک ایسی دلدلی پھنسے نا کہ جتنے زلزلے اتنے روزے نے ہر اس شخص پر زلزلہ تھا جس نہ پرا قتل ہونا لیکن وہ انصاف خریدی نہیں سکنا. وہ ہر اس شخص سے وہ دن زلزلے نہ دن تھا جس دن ایک شخص کی بوڑھی ماں، اس کے معصوم بچے وہ بلبلائی تو مری گئے نے، انہیں دوائیاں نصیب نہیں ہو، وہ ڈاکٹر اتنے کسائی بنتے نے، جج اتنے جڑا انصاف نے قاتل بنتے نے. اس سماج اندر اوور ہالنگ کی ضرورت تھی، اتنے ایک مائنڈ سیٹ چینج کی ضرورت تھی کہ جتنے ایک انسانی معاشرہ قائم ہے. اور بدقسمتی کرنے میں آخنا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کا بالخصوص گلگت بلتستانی سیلاب آیا تو اسے دیکھا تباہ آئی اج بھی جڑا تھا انسانی سماج کو بہت دور دو. انسانی سماج وہ ہونا کہ جتنے جدو دانشور کا کول دا کہ جدو تس اپنا درد محسوس کرنے تو اس کا مطلب یہ کہ تو زندہ دیا، اور جدو تس دوے نہ درد محسوس کرنے تو اس کا مطلب یہ کہ تس انسان دیا. تو جدو آپ دوے نہ درد محسوس نہ کرنے اس کا مطلب یہ کہ آتا جی انسان نے سٹیج اوپر نہ پہنچے. تو سارا جو سماج تھا وہ آج انسان نے سٹیج اوپر نہیں پہنچانا. اور تس 4 مہینے اپنے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مختلف اضلاع اندر رہی آیا، تو پوری اس سماج نے اپنا ایک سیاسی تجزیہ کیتا، معاشی تجزیہ کیتا. اتنے نے جڑا سارا پورا ایک کنکلوژن تھا کہ اتنے لوگ کس حالت سے زندگی گزار رہے. لوگوں نے کیا اتنے مسائل دے، زلزلے تو بعد کیا مسائل دے، ان کا مسائل دے، اتنے لوگوں کی بجلی نے کیا مسائل دے، آٹے نے کیا مسائل دے، مہنگائی نے کیا مسائل دے، گورنمنٹ نے عیشیاں دیکھا. یہ ساری چیزیں جڑی ہیں سارے سسٹم کرنے جڑی، ساری آزادی کرنے جڑی ہیں. اور جس طرح مختلف آزادی ہونی، اظہار رائے نہیں آزادی ہونی، تحریر نہیں آزادی ہونی، تقریر نہیں آزادی ہونی، سماجی آزادی ہونی، معاشی آزادی ہونی، اس طرح غلامی نے بھی بہت ساری قسمت دیا. معاشی غلامی، ذہنی غلامی، اخلاقی غلامی، تعلیمی غلامی، ثقافتی غلامی. غلامی یہ بھی بے شمار اقسام جو سب تو بڑی غلامی وہ فکری غلامی جس تھی سوچو جڑی کنٹرول ہوئی ہیں. اس گل میں سمجھنا ہے کہ جڑا تساں جو ادارہ دا اور جڑے تسی جو لوگ دے وہ بنیادی طور پر لوگوں نے درمیان ایک پل کردار بھی ادا کرنے. اور یہ ایک سارا ایک تربیت گاہ بھی دی جس نے ایک دوسرے کو سیکھنے بھی دیں، ایک دوسرے گلاں کو نالج بھی حاصل کرنے، اور ماضی نے بھی تجزیہ کرنے، حال نے بھی نقطہ نظر رکھنے. اور ہمارے خیال بھی یہ ہوتا کہ ایسے مستقبل نے حوالے کرنے کی پیش بندی کرنی چاہیے کہ ایسے کنے بنیادوں پر کرنا چاہیے. تو میں کیونکہ باقی مہمان بھی موجود تھے تو میں اس سمجھنا ہے کہ ایسے جڑا 2008 میں جڑا زلزلہ تھا اس میں ایسے تاریخی، سیاسی، سماجی، سائنسی تجزیہ ضرور کرنا چاہیے. سائنسی تجزیہ اس کا کرنا چاہیے کہ ایتھکس کا تعلق ڈائریکٹ سائنس کرنے تھا. وہ پوری کاسموکالوجی، پوری سائنس کی سسمالوجی اس اوپر ایسے نہیں کتنے لوگ ریسرچ کرنے لگے نے. اگر خدا نہ خواستہ آج 2008 میں واقعہ دوبارہ رونما ہونا، کل دوبارہ رونما ہونا، اس نے ایسے واسطے تیاری کر دی. یہ ضروری نہیں ہے کہ زلزلہ آیا تھا کل نہیں آنے لگا. 6 مہینے بعد، 6 سال بعد، 6 دن بعد اگر زلزلہ ہے نا تو آسے نے اس کی کاؤنٹر کرنے واسطے آسے کل کہہ سدے باب تھا. یہ اس کا سائنسی تجزیہ تھا. باقی تجزیہ یہ تھا کہ آیا جڑے لوگ اس کرب نے شکار دے آج وہ سکول سب تو زیادہ گورنمنٹ یا عمارتوں گریاں. اس میں مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ یا عمارتی کرپشن ہوئی، سڑکیں وچ کرپشن ہوئی. گورنمنٹ نے جو سارے ادارے تھے وہ چونکہ گورنمنٹ نے ٹھیکیدار ہونے اسی کرپشن موجود تھی. اس کا مطلب یہ کہ ایسی بلڈنگیں بنانی چاہیے جنہیں زلزلہ پروف ہے، زلزلے جو پریشر برداشت کر سکیں اور اسی کرپشن میں اسی میٹیریل کی کمپوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے. میں سمجھنا کہ آج نے دن سارا تجزیہ کرنا بہت ضروری تھا. جی اس سے سیکھنا کہ آسیں اسی جا کیا سیکھا اور کی سیکھا گیا تو اس پر عمل ہونا یا نہیں. میں جلسہ جناب شبیر احمد ایڈوکیٹ آسے کی جوائن کیتا نا انہیں بھی انہیں کو پوچھنے ہو کہ وہ کیا آخنے کہ اس وچ کیا آج ایک طرف تے آسے نے ظاہر ہے ہوئی ہے کرب ایک دفعہ پھر وہ کہتا بھولنا دے نہیں لیکن آج نے دنوں زیادہ شدت کرنے آسے کی محسوس ہونا رہنا. لیکن آسیں اس کرب وچا، اس درد وچا، اس تباہی وچا کیا آسیں کوئی چیز سیکھی بھی دی اور اس وقت جڑی اتھے پوزیشن دی اتھے ارباب اختیار نہیں کیا وہ صرف دوائیہ تقریبات تک کیا محدود رہ لے یا انہیں لوگوں نے بہتری واسطے بھی وہ کچھ کری سکنے. شبیر صاحب اس پر کیا آخنے؟ جی شبیر صاحب جموں کشمیر ٹی وی اوپر تسے کی خوش آمدید اور آج نے خاص کری اس پروگرام میں تسے بہت بہت شکریہ کہ تسے آج نے پروگرام میں شرکت کی تھی. ویلکم. سب سے پہلے میں کبیر صاحب تسے بہت شکریہ ادا کرنا ہے. جے کے ٹی وی نا شکر گزار دے کہ تسے ایج نے مناسبت کرنے اے پاسیں پروگرام رکھیا. اور میں ناب سردار انور صاحب کی بہت بہت سلام دینا ہے اور ساجد صاحب کی بھی
और बड़े अरसे तो बाद इन्हें कन्नै ज़ाहिर चेहरा शनासी भी हुई तो इन्हें की बहुत बहुत सलाम। अनवर साहब दा बड़ी तफसील कन्नै बड़ा बयान किया और मैं उन्हें तकरीबन सारियां गल्लें कन्नै इतफाक भी करना इस बड़ी खूबसूरती कन्नै उन्हें तजिया किया। 8 अक्तूबर न जड़ा तूफानी भूंजल सा उत्थे में इतफाक कन्नै मैं भी उस वेला गया ना से कश्मीर मूसर अपने घर मौजूद से मड़ी अखी ने सामने बहुत सारे घर वो जड़े जिन्हें टीना वाले करना से कच्चे घर से बेशुमार घर साढ़े ग्रां अंदर भी ढहे और उत्थे फोतियां भी हुई। इस तरह जफराबाद बालाकोट और जम्मू कश्मीर ने दुए हिस्से भी जड़ा इंडिया ने कब्जे दा और शबीर साहब तुस असें गी दोबारा ज्वाइन करया क्योंकि शायद तुस ना डिस्कनेक्ट होया। जी जी शबीर साहब जारी रखें। जिस तरह तुसे भी जिक्र किया कि 85,000 तो ज्यादा लोग साढ़े इस दुनिया च आगे उठी और उन्हें सारे लोगों की से याद भी करने उन्हें की खराज तहसीन भी पेश करने और उसी बेशुमार लोग साढ़े तल्लक ने उसी एक में अपने एक साथी से साढ़े रहनुमा से गुलमाज भट्ट उन्हें नी शहादत हुई उन्हें भी एक बड़ी एक तारीखी एक जदोजहद दी उन्हें की खुसूसी तौर पर उन्हें की मैं याद करना है असने बेशुमार और लोग भी बड़े कीमती लोग इस दुनिया च गए उठी तो उन्हें की खुसूसियां से याद भी करने तो इस पूरे माहौल असें इस देखा कि पाकिस्तानी जेड़े लोग दे पंजाब थुआ से पख्तूनख्वा थुआ से या सिंध अंदर जेड़े कराची तो भी लोग असें खुद चुके हैं उत्थे मौजूद से मुख्तलिफ जगह गया बाग मुजफ्फराबाद इन एरिया च असें इतफाक होया गच्छे ना चूंकि अस इतने मुतासर ना से जिस एरिया च अस से तो उस मुतासरीन की देखा था बहुत पूरे पाकिस्तान तो लोगों मदद की थी उन्हें बहुत हेल्प से देखा कि बड़ा एक जज्बा देखा और उन्होंने अज भी शुक्रगुजार दिया लेकिन जिथे पाकिस्तानी अवाम असें सामने अच्छे हेल्प की थी उत्थे अस देखने कि जेडे हुक्मरान तबकात हैं जेडे हुक्मरान दे उन्हें बिल्कुल अज तक कोई ख्याल नहीं किया कि इतने कोई बड़ा तूफान आया कोई जलजले मुतासर होए और जी एड उन्हें पूरी दुनिया च आई यानी इतनी ज़्यादा इमदाद सी कि उस इमदाद कने पूरा आज़ाद कश्मीर बनाई सकने से उतने हर किस्म की रोड़ा बनाई सकने से हॉस्पिटल्स बनाई सकने से लेकिन बिल्कुल उन्हें बिल्कुल कुछ काम नहीं किया। टेलीग्राफ ने रिपोर्ट में पढ़ना से कि $300 बिलियन जड़ा ना उन्हें करप्शन उन्हें खाला सी जेडे उथे लोग से और अज तक जिस तरह अनवर साहब भी जिक्र किया कि वो जड़ा एक सिस्टम दा जब तक वो ठीक नहीं होना करप्शन उथे एक छोटे लेवल थे नहीं बड़े ऑफिसर तक एक हर जगह उसे करप्शन दी और जो पूरा एक सिस्टम खड़ा एक पुलिस की देख लिया उसने करप्शन किसा भी इदारे च गलिया एक करप्शन दी सारी और जब तक समझने कि ये डिसास्टर एक जिस तरह लोग आने के अल्लाह कह रहा अल्लाह कितना मैं इस चीज़ पर यकीन कर रहा इस कला के एक मिस मैनेजमेंट की वजह तो ज़्यादा तबाही होने अगर अल्लाह ना कहर वह या जुल्म जो करने में तो वो और जगह बहुत ही असें देखा कि बेशुमार पाकिस्तान अंदर जिथे जुल्म ने मरकज दे जिथे करप्शन ने अड्डे दे वो बिल्कुल महफूज दे हालिया सैलाब देखा कि पाकिस्तान कितनी तूफान तबाही आई कितने लोग मुतासर हुए इस वक्त पूरी दुनिया उन्हें की मदद करे पैनी लेकिन वो जेडे मुतासरीन दे अस देखने कि उन्हें तक वो मदद नहीं पहुंचे पैनी वो मदद रस्ते ही रुकी जानी वो अगर लोगों ना कसूर होना वो गरीब लोग जिस आदमी की एक टाइम की रोटी नहीं लानी वो कितना एक जुल्म करना कितनी बुराई करना उसके मुकाबले जेडे बड़े लोग हुक्मरान दे बड़े बड़े मैं नाने सीने चाहना चूंकि कुछ दिल शिकनी हुई सी बड़े बड़े जगह बैठे ने सियासत करने स्टेटस इंजॉय करने बड़िया बड़िया गड्डियां रखी करोड़ों रुपया उन्हें ऊपर इन्होंने खर्चा होना लेकिन वो उन्हें की कुछ नहीं होना इसका मतलब कि उठे एक उसने नहीं मैनेजमेंट ठीक नहीं उस वास्ते उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी एज भी तुम देखा कि आज़ाद कश्मीर अंदर जरा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर था जिस अस रहने उठे कितनी बुरी हालत थी सड़कें ना तुम देखा तो सालिया दिखिया ना कि पिंडी पहुंची क्या तुसें कितनी तकलीफ होनी रोड़े नहीं बुरी हालत थी पूरी दुनिया उसे जेडे पैसे दिते अबू धाबी वाले एक हॉस्पिटल से बनाई दिता कितनी खूबसूरत बिल्डिंगों ने बनाई रावलाकोट लेकिन उसे तुम देखा इलाज नहीं कोई सहूलत नहीं उसे जेडे डॉक्टर भेजने वो सिर्फ रेफर किया भेजने कोई सीरियस प्रॉब्लम है कोई ज्यादा मसला हुआ कोई ज्यादा बीमार हुआ आदमी तो उसमें कोई इलाज नहीं उसे कोई लैब नहीं अच्छी जेडे जिस पर तुसें ना टेस्ट हो सके उसे लिखी देने कि पिंडी का और मरीज नहीं जी अगर ज्यादा कंडीशन खराब थी तो वो मरीज पिंडी पहुंचे तो पहले उसकी डेथ हो जाने और इतनी बदबख्ती है साड़ी उठे और एक पूरा असें एक चेंज ज़ाहिर जरूरत है और असें मैं जिस तक समझा कि अस अगर असें ना मुल्क करा असें अपने इख्तियार चुना तो ये पूरी दुनिया की मदद असें की लभे वा और अस उसकी अच्छी तरीके ने उसकी यूज़ करवा उस अच्छे तरीके का अस लोगों की कंस्ट्रक्शन करवा बिल्डिंग्स ना लोगों की मदद करवा लोगों ने घर बने वा
लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं होया। यानी जितनी मदद दुनिया की थी उसना मैं दावे करने आना है कि उसना 15 to 20% भी उतने लोगों तक नहीं लभ्या। थोड़े थोड़े पैसे दे निके निके लोग कह रहा है और उन्हें चूंकि पैसे ही देने से घर बनाए पर 50,000 to 75,000 तक पाकिस्तानी पैसे उन्हें लोगों लभे, लेकिन वो अपने घर उस तरह नहीं बनाए सके, छोटे छोटे बनाए। उथे भी तो देखा कि साढ़े इतने बुरे हालात थे बदकिस्मती करने कि असे कोल यानी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर ना बुरी हालत थी, कोई सड़कें नहीं बुरी हालत थी, असे कोल स्कूल चंगे नहीं, इतना खूबसूरत मौसम छोड़ी, इतना अच्छा एरिया छोड़ी था, सारे लोग मजबूर थे कि पिंडी और दुनिया जगह इतनी इतने जिथे गंदगी थी, जिथे ना आलूदगी थी, उथे अच्छी बच्चे ही नहीं मजबूर थे किस गल्ला कि बच्चे नहीं तालीम ने हवाले करने करने की एजुकेशन दिया, अच्छी तालीमी इदारे नहीं, यूनिवर्सिटी उस तरह नहीं है, यानी मेडिकल कॉलेज ने तुझे देखा अस बहुत पीछे दिया। और देखा कि पहले भी मैं कई दफ़ा तजिया कर रहा इस दोस्तों कन्नै गल भी करना होना कि परले मकबूजा कश्मीरी जेडे लोग दे आज़ाद कश्मीर जेडे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर ने अस लोग दे ज़मीन और आसमान ना फर्क था। उथे तालीमी इदारे देखा, उथे एयरपोर्ट्स देखा, उथे रोडां देखा, उस जबर ने बावजूद उथे जुल्म ने बावजूद उन्हें कम अज कम उन्हें थोड़ा जा रिलीफ ही लभा। लेकिन उसने मुकाबले जेडे आसाने का बहुत आज़ाद हैं जो लोग आने कि उस आज़ादी च की क्या लभा, कोई चीज़ नहीं लभी। और उस वक्त तक जब तक असें बुनियादी जी चीज़ें ही उस वक्त तक मैंने समझना कि असें कि रिलीफ को लभी सकना थे जब तक अस अपने अपनी अस फ्री ने होने, आज़ाद ने होने। इस मुल्क अंदर पाकिस्तान अंदर मैंने समझना कि असें नहीं कोई गुंजाइश थी, यानी बीतरे नहीं 71 ही तो देखा कि बांग्लादेश निकोटा जा मुल्क सा, छोटे लोग से उन्हें क्या कंसिडर या नशे करें ये आने नशे के कोई ठीक दे। लेकिन जो जदों आज़ाद हुए ऐ तुस देखा बांग्लादेश जदों आज़ाद हुआ तो दुनिया ने किस मुकाम पर पहुंचिया, उन्हें इंडस्ट्री उन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री पर है दुनिया ने उन्हें इतने यूरोप जिथे गल है तो तुसें मेड इन बांग्लादेश ने प्रोडक्ट समझिया टेक्सटाइल इतना आगे उठी। लेकिन कि जब तक उस लोग अपने मामला की सही समझी तो अपने हुकूक वास्ते न खड़े होने की कोई रिलीफ नहीं लभना। हालिया तहरीक ही तुस देखा लोगें बिजली पर नाजायज टैक्सीज उन्हें लाने से, आटे ने देखा जरा सब्सिडी ना इशू सा, इतनी तूफानी महंगाई उसी लोग रोड़े रहे, उसने बावजूद उन्हें करने उन्हें वादे किए सब करने बावजूद ऐ भी लोग उससे जबर ना शिकार दे। ये बुनियादी तौर पर जो जबर है ये उस रियासती जबर ना शिकार दें। और इस अर्थक्वेक तो बाद असें की एक ज़ाहिर एक सबक लभा अगर अस कुतै किसी सही असें आज़ाद होने असें की सही असें दुनिया से कने डायरेक्ट असें कने कोई तामन करने तो असें इतने बुरे हालात ना से होने। ए नीलम में तुस देखा, मुजफ्फराबाद में तुस देखा, साढ़े हालात बहुत पीछे। और इस गल्ला मैं अनवर साहब ने इन्हें गल्लें करने बिल्कुल तायद करना है कि उतना जड़ा बुनियादी करप्ट सिस्टम दा फरसुदा सिस्टम दा और जब तक वो सिस्टम नहीं ठीक होना कोई बेहतरी नहीं, उथे गुंजाइश नहीं, उथे करप्शन इस तरह जारी रही, उथे मार जिस तरह इदारे करप्शन करने ये इन्हें दिन ब दिन बढ़ने कोई बेहतरी नहीं, गुंजाइश नहीं। उथे जब तक वो सिस्टम ठीक नहीं होना उस सिस्टम करने जेडे पाकिस्तान ने कंट्रोल ही जेडे लोग दें अस इन्हें करने नथी होने असें की कोई बेहतरी नहीं, असें कोई गुंजाइश नहीं लभे पे नहीं। तो इसी च असें दुनिया अंदर जिस तरह अनवर साहब बड़ी तफसील करें दस्या जलजले आने रहे, सुनामी ने शुरू थी कितने, लेकिन दुनिया अपनी तैयारी की थी। जापान की एक मिसाल असें सामने दी, लेकिन दुनिया अपनी तैयारी करी तो उस वास्ते अपने वो किता ना उन्हें कि असें क्या करना कुत्ते बोरा ना उठी। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ये तो मैं बिल्कुल दावे करने आना कि शुक्र करने के कोई इस तरह बोरा ना है, कोई इस तरह प्रॉब्लम अच्छा है जो कि गरीब तो मर रहे हैं, अमीर तो कुछ नहीं होना। उन्हें की इस नायों पर दुनिया पूरी मदद करनी, पैसे लाभने वैयाशियां करने, उन्हें तो मसला है नहीं ना। उन्हें इस गल्ला कि दुनिया भी देखनी जड़ा सैलाब जिन्हें दुनिया उन्हें की मदद करे पे नहीं, मजीद करे पे नहीं, वो लोग भी उठे उन्हें की करने। लेकिन बिल्कुल मैं दावे करने आना है कि उन्हें लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पे नहीं, ये करप्शन नहीं नजर आया पे नहीं, जिस तरह जलजले मदद जी करप्शन नहीं नजर आई इस तरह ही नहीं आया पे नहीं। इस गल्ला असें लोगें बिल्कुल बहुत गौर करना चाहिए ना कि असें जेडे इस तरह प्रॉब्लम उठे आने लोगें इन्हें किस तरह हल हो सकने और इस वास्ते लोग किस तरह तैयारी करें। देखो ना इंडिविजुअली लोग तैयारी करने एज भी तुस देखा असें 47 तो बाद जिस तो बाद असें ना मुल्क तकसीम हुआ ना एज भी लोग अपने बलबूते ऊपर कुतै मशरक वस्ता ना उन्हें रुख किया, यूरोप ना कितनी, अमेरिका ना कितनी आसूदा होए तो थोड़े थोड़े अन्य टीना वाले घर बनाए तो थोड़े भेजियाँ। अगर ये साढ़े लोग उठे ना हिजरत ना कर रहे हैं तो आई तो ठहरने लोग नहीं तरह वहाँ उठे असें कोई इंडस्ट्री नहीं उठे, कोई गुंजाइश नहीं उठे, कोई जॉब नहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई दुनिया नहीं असें कोई इस तरह की सहूलत नहीं लभी नहीं। इस गल्ला मैं हमेशा आना इसके असें ना जरा असें बड़ी बदकिस्मती है और यह जी साड़ी गुलामी दी ये दुनिया नहीं शायद एक
वाहिद और अनोखी गुलामी दी, बदतरीन गुलामी दी, जिस जबर नाल असें लोग शिकार दे मुतासर दें, तुसदे हसदे। तो ये जलजला जड़ा ये अज भी असें उन्हें लोगों की अस याद करने, और अज तक लोग मुतासर होए ने, जिन्हें बच्चे उत्थें फोत होए, जेह्ड़े बच्चे जिन्हें फैमिलीज पूरी खत्म हुई, कितने लोगों की अस जानने जिन्हें पूरे कबीले कुंबे खत्म हुई उत्थे, लेकिन उन्हें लोगों पर अज तक वो मुतासर थे। उन्हें यानी ज़हनी तौर पर उन्हें लोगों की कितना प्रेशर दा इसका लाना, वो अज तक अपने प्यारों की मिस करने, उन्हें की अज तक वो सहूलत नहीं लभी सकियां, उन्हें प्रॉपर्टीज खत्म हुई, मुजफ्फराबाद ही देखा पूरा शहर देखा तबाह हो गया, तो उन्हें लोगों की कुछ भी नहीं लभा जिन्हें लोगों ने इतनी तबाही। इस गल्ला असें मैं समझना कि असें जब तक असें इन्हें ने जेह्ड़ी चीज़ां इन्हें ऊपर जब तक अस अपने बुनियादी राइट्स ऊपर असें स्ट्रगल करनी चाहिए, और जिस वक्त तक असें बुनियादी मसाइल जेह्ड़े जब तक हल नहीं होने, साढ़े मुल्कै नी जेह्ड़ी गुलामी दी उस गुलामी तो असें छुटकारा नहीं लभना। तो इस तरह ना कोई भी मजीद कोई जलजला आया उठी तो फिर भी साड़ी इ'यै जी तबाही दी, इस तो मैंने समझना कि असें कोई बेहतरी नहीं कोई गुंजाइश थी, असें चाहे कोई मजीद बेहतर असें कि कोई सपोर्ट लभी सकनी। तो इस गल्ला असें इस वास्ते असें पब्लिक देखा ना, पब्लिक कुछ नहीं करी सकनी, तना एक इदारे होने, इंस्टीट्यूट्स होने, गवर्नमेंट को ताकत होनी, उस तरफा असें को बिल्कुल कोई मैं नहीं लगना कि असें मजीद कोई इस तरह डिसास्टर हो अच्छा, कोई तूफान अच्छा उठी थे उन्होंने वैसा नहीं गल नहीं कि उसकी संभालें, उसकी कंट्रोल करें, या उस पर यही देखा ना पाकिस्तान अंदर देखना से एक दिन वो बच्ची इसकी डेथ हुई नहीं, वो 3 दिन तो वो कह रही सी, तो उसने उनकी जगह ना सी, इतना पानी सैलाब तूफान उन्हें कर रखी नहीं रहे 3 दिन, और बेशुमार इस तरह ने असें केस देखे, और जिन्हें बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा एक दुख होया कि इस तरह ने लोग कितने तबाह बर्बाद हुए ने, और उन्होंने कोई पुरसान हाल नहीं, उन्हें कोई देखभाल की वाला नहीं। तो ये बेसिकली इस जड़ा सिस्टम दा इस सिस्टम अंदर रही, तो इस तरह ने कोई भी चीज़ होसी तो उसको असें कोई तवक्को नहीं, तो असें ये जड़ा जलजला दा ये असें कि इस वास्ते इस उपर असें बल्कि गौर व फिक्र असें लाजमी करना चाहिए। तुसें बड़ी मेहरबानी तुसें नहीं कि तुसें इतना ज़बरदस्त एक दिन इंतखाब किया कि अस एक उन्हें लोगों की याद करने, उन्हें की खराजी तहसीनी पेश करने, और वो देखने भी कि अज तक असें ने लोग उससे कसम पुरसी ने हालत ही थे, उससे तबाही नहीं हालत ही थे, उसने कोई बेहतरी नहीं गुंजाइश नहीं। असें लोग बाहर जेड़े फॉरेन कंट्रीज ही थे, ये थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करी तो अपनी फैमिलीज उत्थे पाले पे ने, लोग थोड़ा बहुत करना, अगर एक ना हुआ इधर नहीं सपोर्ट ना हुआ तो साढ़े लोग ना उस सर्वाइवल थे बहुत मुश्किल है, इस महंगाई न तूफान आए ना, तो इस वास्ते असें अपने मैं समझना इसके बाकी चीज़ें भी देखी, तो आपने जड़ा कौमी इशू था उस पर भी असें लोगों की एक शऊर देना चाहिए कि जब तक असें ना मुल्क आज़ाद नहीं होना तो मुश्किलात इस तरह रह लिया, असें कोई बेहतरी नहीं गुंजाइश नहीं इस सिस्टम अंदर। बहुत शुक्रिया जनाब शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। और असें कने काफ़ी देर तो असें की ज्वाइन किया ना जनाब सरदार नदीम खान साहब, और मैं इतने अपने देखे वाले क्या दसों कि सरदार नदीम खान एक सोशल एक्टिविस्ट मुतारक किस्म ने, यानी एक सोशल एक्टिविस्ट भी दे, और ख़ास तौर पर चूँकि असें ने रियासत जम्मू कश्मीर न खास करी ये जड़ा इलाका था जहाँ पाकिस्तान ने जेरे कंट्रोल था, इसी ज्यादातर अगर की लोगों की कोई सहूलत लब नहीं ना, कोई थोड़ी बहुत जड़ी की भी कुदा ना कुदा की लब ना देनी, तो वो शायद ज्यादातर असें ने एज ए लोग उन्हें जड़े के सोशली फलाई तौर पर एक्टिव कोई बहुत मुतारिक किस्म ना रोल प्ले करने उन्हें, और उन्हें नहीं वजह तो भी लाभना। और मैं इतने यकीनन मैं नदीम साहब ने हवाले कने गल जरूर आखसा कि माड़े शहर विच असने शहर रावलाकोट विच गुज़श्ता कुछ अरसे दी, यानी इससे जम्मू कश्मीर टीवी उपरा उसने एक कैंपेन चली सी, एक डायलिसिस सेंटर नहीं, और इस वक्त तो अपना काम शुरू करी चुका ना, उसी बहुत अच्छी किस्म नहीं, यानी रावलाकोट नहीं आज तक बेहतरीन मशीनरी इस वक्त पहुंची चुकी नहीं, और उसी भी नदीम खान साहब ने और बहुत सारे अहबाब ना बैरून मुल्क हुआ, जिसी में डॉक्टर मोहम्मद शमीम खान साहब जड़े उसने रूह रुहामी दे, डॉक्टर फरखंदा शमीम हैं, और अमेरिका तो बहुत सारे लोग इन्हें लोगों, और ये लगना ना सा कि इतने जल्दी भी चाहिए सी, लेकिन एक कायम करने में कामयाब हो गए, और उन सारे बहुत सारे लोगों की डायलिसिस वास्ते पिंडी नहीं शायद गया ना पैना उतना इर्द गिर्द ने जड़े लोग थे। लेकिन मैं कन्ने ये गल भी आखसा कि ये सेहत दियां सहूलतां, तालीम और बुनियादी जड़ियां रोजगार ये देना रियासत नहीं जिम्मेदारी होनी, ना कि आम शहरिये नहीं, बल्कि शहरिये ना दा हक होना।
आसे ने 4000 मरबा मील ने ਜਿਹੜੇ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 25-26 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੜੀ ਉਹਨੇ ਨੇ ਪੈਰਨੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ 12 ਹੋਈ ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ नदीम खान साहब और इन्हें पूरी टीम जड़ी दी उन्हें क्या भी खराज आज ने दिन ने मौके ऊपर भी और करने है कि हुकूमत वक्त वह या साबका वह या आने वाली वह अरबाब इख्तियार जितने उन्हें वास्ते बहुत बड़ा शर्मना मकाम भी होना कि वो अपनी आयशियों में तो लगे ने लेकिन लोगों की बुनियादी सहूलतां दित्तियां फिर उन्होंने हुई बेदर बेगैर जड़े बैरून मुल्क अस माजरे नहीं जी जिंदगी यानी जड़ी गुजारने इतने ज़ाहिर हिजरत की नहीं उया मुड़ी अपने उन्हें लोगों क्या बेहतर सहूलत दिते नहीं कोशिशें विच हमेशा लगे ने रहने और यकीनन ऐसे लोग ना सिर्फ नदीम साहब ने नहीं ऐसे लोग जिथे भी थे जेड़े भी काम करने जाहिर है कि उन्हें ना एक हवाले करने अगर देखा तो जड़ा काम वो कर रहे हैं तो उन्होंने अरबाब इख्तियार भी नहीं करी सके ने नाकाम दे और उही वजह दी इन्होंने दिल ने अंदर तड़प दी कि आसे ने लोगों की कोई सहूलत लब है और ये पहुंचाने मैं नदीम खान साहब की आज ने प्रोग्राम में खुश आमदीद भी आखना है और कन्या में उन्हें की गल आखना कि उन्होंने नजदीक एक स्कूल दा उन्होंने इलाके जिथे के आज तक वो स्कूल जड़ा दा इस तरह दा बेशुमार स्कूल दे अगर मैं उन्हें लिस्ट ही नहीं बिजी गच्छां तो शायद 4 घंटे ना प्रोग्राम भी काट पे लेकिन एक स्कूल दा इन्होंने इलाके जड़ा के जलजले नहीं नजर होया सा इस वक्त उसने कितनी एक बड़ी इमारत गवर्नमेंट बनवाई चुकी नहीं कितने एक बड़े स्टैंडर्ड नहीं उसने इमारत बनी चुकी नहीं यकीनन नदीम खान साहब को पूरी मालूमात उसी उसे बड़ी वसी अरीज बिल्डिंग नहीं और वो भी ऐसे की दस ले कन्या में गल भी दसा कि मैं इससे कबल भी हर साल आज ने दिन ने प्रोग्रामों पर याद दिलाना है कि साढ़े सबका वजीर आजम और सबका सदर जनाब हाजी याकूब साहब ने करैकोला मुल्की करैकोला ज्यादा से ज्यादा 5 नहीं तो 7 किलोमीटर दूर एक बच्चियां स्कूल होना सा जड़ा के जलजले विच गिरया सा और आज तक नहीं इतलात ने मुताबिक भी उसनी बिल्डिंग आज तक नहीं बनी नहीं और उस स्कूल ने बच्चियां आज उते तालीम हासिल तो जरूर करनी उस स्कूल पढ़ी बच्चियां आज मुख्तलिफ जगह बहुत अच्छी जगह पर दियां लेकिन उस स्कूल आज तक नहीं बनता ना लेकिन मैं नदीम खान साहब को ला उस स्कूल ने बारे जरूर पूछने चाहता जानने जड़ा के बिल्कुल इन्होंने अपने इलाके विच दा ते कने में उन्हें की आज ने प्रोग्राम में खुश आमदीद भी आखना है और आज ने दिन ने हवाले करने और क्या गल करने चाहने जनाब नदीम खान साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले तो मैं कबीर साहब तुझने जेकेटीवी टीवी और आज ने दिल ने हवाले करने जेडे मुतासिन से साढ़े जलजले विच उन्हें फैमिलियां की उन्हें सारे की उन्होंने बराबर उन्होंने दुखी बराबर ने शरीक थे चूंकि वक्त बड़ा कम होना इस ऊपर हमारे दूसरे जो 2 साथी से उन्हें बड़ी तफसील करने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान ने जो सिस्टम था उसने ऊपर उन्हें बड़ी खुली गल की थी तो मैं चाहना कि मैं थोड़ा जा जड़ा टाइम था मैं इसकी जड़ा तुसें जिक्र किया ने स्कूल ने हवाले करना है मैं अपने जड़े सुनने वाले और देखने वाले प्रोग्राम की उन्हें तक पहुंचाने चाहना सी आवाज कि ये जो सिर्फ सारा स्कूल नहीं सारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक टोटल कोई 22 स्कूल से गवर्नमेंट ने जड़े जलजले बुरी तरह मुतासर होए और उस तो बाद इन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक डिपार्टमेंट बनाया ईरा सीरा उसी जिन्हें क्या किया कि इन्हें जितने भी जर्नल से इन्हें सियासी रिश्वत के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कोई बलोचिस्तान ने लोके की दिते कोई पाकिस्तान ने लोके की दिते उन्हें जड़ा बड़ा उन्हें देखा जो कश्मीर अच्छी काम शम किया तो जी उतने लोकल PWD उन्हें भी उन्हें को तावन नहीं किया उन्हें की रिश्वत मंगने उन्हें की तंग करने को ये करने वो भी मतलब है उन्हें देखा कि भाई इन्हें की कोई इंटरेस्ट नहीं थे अपने लोके करने अपने बच्चे करने अपनी फ्यूचर जनरेशन करने उन्हें भी उसका मौके को फायदा उठाया तो वो जी बिल्डिंग आदि छोड़ी तो वो अब्दुल्ला इनको एक एक्स सैनिटर साहब बलोचिस्तान उसकी 8 साढ़े स्कूल से डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जिसमें सारा गवर्नमेंट हाई स्कूल दार गला जिसकी आखना है अब पिछले अरसे काफी तुसे देखा उसी ऐसे मीडिया ऊपर सोशल मीडिया ऊपर इधर उधर ऐसे काफी कैंपेन शुरू की थी उसने बारे में
तो उसने वो उन्हें उस अधूरा छोड़ी तो वो पैसे ही नहीं दे PWD विच रिश्वत दे तो उन्हीं 80% 26% काम किया उस प्रोजेक्ट पर और 80% पैसे ही नहीं दे जनाब नसी। और पिछले 17 साल तो साढ़े बच्चे बाहर बैठे ने धुप्पा बदला विच और कोई उन्होंने सिरा ऊपर छत नहीं, कोई थोड़े बजे कोई मंगी तंगी कोई टीचरें हो रहा पराठा पैसे आपने लाई दे थोड़ी जी चादरों ऊपर दिती वो तुसे सोशल मीडिया पर तुसे देखा उसी स्कूल है ना हल्का दा पिछले ध्याड़े जी चादर उन्हें दी वो हवा पई तो वो भी उड़ रही हैं तो वो बेचारे वो बच्चे आज तक उसे बचने। और बड़ी देखो बड़ी इतनी क्यों के आसे ने उसे कोई इन्वॉल्वमेंट थी आस इतना बरतानिया सु भी कैनेडा सु भी अमेरिका साढ़े साथी जिस कुछ की भी मैं आखना आज तक साढ़े कश्मीर ने कोई साढ़े साथी ना नहीं की असें उसे अपने तौर ने अपने मदद अपने तौर पर असें 3 स्कूल प्राइमरी स्कूल ने बिल्डिंगां बनाया असें गवर्नमेंट ने हवाले कीतियां तो उस तो बाद काफी गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट विच असें जुली 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 जुतियां पाड़ियां तो नहीं कोनी असें नहीं गल बुझी तो उस तो बाद फिर असें ये कोशिश की मैं सरदार अफताब साहब जो कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन वाले थे उन्हें कन्ने गल की कि यार कोई कोशिश करा था कि अस आपस में मिली जुली तो इसकी क्योंकि उस प्रोजेक्ट पर सारा सिर्फ सारा स्कूल का जो सिर्फ सारा स्कूल उस पर 50% कम हुआ तो पिछले 17 साल सिर्फ छत चाइना प्लास्टर दरवाजे की चाइना उसकी तो वो जड़ा ना उसने खातर फिर असें कोशिश की कि अपने तौर पर अपने साथियों कन्ने अपने जो कश्मीर ने लोग थे उन्हें कन्ने अस गल करा ताकि अस अपनी मदद आपने तहत अस उन्हें की छत बाई दें यो साड़ा चौथा प्रोजेक्ट उसी साढ़े उस एरिए विच मैं अपने साथियों कन्ने अपने कश्मीर ने लोगों की मैं दावत देना के अच्छे थोड़े थोड़े भी 10-10 15-15 20 पाउंड भी अगर वो हेल्प करें असें टारगेट था टोटल 40,000 पाउंड उसकी छत बाई स्कूल है की तो उसने जड़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह असें तकरीबन 3-4,000 पाउंड इतने माड़े गोरे दोस्त इतने वर्दिंग विच उन्हें हमारी सपोर्ट की थी उन्हें मतलब फंडिंग की थी असें 4,000 पाउंड तक किया प्लस असें लोकल मस्जिद विच भी असें कलेक्शन रखी नहीं 2 तारीखा तो मैं अपने कश्मीर ने सारे लोग की आना सी कदा आज सारे मेरी एक प्रोजेक्ट भी अस अपने हाथा च नहीं छोड़ा महीने में कदा 10-10 15-15 20 पाउंड भी दें बहुत सारा काम करी सकते हैं ये जेडे आजकल रोना पिटना सारी रखो साढ़े गवर्नमेंट नहीं करनी साढ़े उतने अफसर नहीं करने उन्हें जी मुँह कन्ने अड्डी लगी नहीं ना वो उसकी कदा छोड़ी नहीं सकने तो उन्हें ना जड़ा ना वो तुस रवाइए कभी तुस चैन ना करी सकने चाहे तुस कुछ भी करे ना भावे कोई नया कंबर भी अच्छा थी ना वो नया चैन उन्हें तुस की करा तो इस गल्ला वो तुझे भी तुस देखा कि असें बदकिस्मती दी कि साढ़े 56 मुसलमान कंट्री दे उन्हें भी कदा जलजले ने कदा सैलाब ने कदा ये मुसीबतों क्यों आसे ऊपर ही है नहीं आखिर इसकी क्या वजह दी मतलब इसकी कोई वजह जरूर थी ना और क्यों आस इन्हें वेस्टर्न कंट्री को या दुनिया कंट्री को आस पीछे दिया इस गल्ला के आसे को लैक ऑफ विल दी एक तो दुई गल समझौता करने अजय माड़ा जानने वाला माड़ा रिश्तेदार है कमीशन सारा जानने वाला इसने बारे की बाया ना करया अब बोला इन्हें खिलाफ आवाज तो इन्हें की चिक्की का बाहर नचा और मैं जुन्ना गए उसे सारे डार बाजार है भी गंद लोग ने सारे नाले भी सटने वो नाले भी जी 12 कंट्रियां उन्हें असें दरिया झेलम दिता दरिया झेलम ऊपर असें डैम बनाई दिता सारा गंद उठे कहना कोई कश्मीर ना लीडर उस ऊपर उठी बोलना कह रहा जो कि असें नहीं करना चाहना गंद इन्हें नाले में नहीं सटना चाहना वो साड़ा सिटता उसने कितनी सारी बिजली पैदा होनी साढ़े पूरे साढ़े पाकिस्तान ने खिलाफ नहीं हो असि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर ने निजाम ने खिलाफ थे क्योंकि खुदा ने बंदे थोड़े अक्ल नाखुन ना और कंट्रियां असी को बांग्लादेश अग्गे बड़ी यार दुनिया तुस देखा के वियतनाम यंग ज्यादा एरिया सा उसे मतलब वैल्यू एडिड आइटम्स बनाए हेलीकॉप्टर बनाए पूरी दुनिया में बेचने अब आजाद कश्मीरी क्यों नहीं आ सकते छोटे छोटे प्लांट लाई सकते मैं जुन्ना भी वजीर आजम साहब दे उन्हें मामले या सिक्योरिटी इंचार्ज में उन्हें की पूरी लिस्ट एक बनाई कि तुस 10 कम करी छोड़ा अस खुद कफील हो सकते हैं पाकिस्तान को पैसे भी नहीं चाहिए लेकिन मजाल है कि वो कद इन्हें कम बजाय इसने बस रोज भुलने की कद आज ही अद में इतमाद आई कल इतमाद ही नहीं कल है करना फलाना कहिए वो भावियों एक दूसरे को शिकवे करनी है वो उन्हें क्या लगा पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर ने लोगों ने हालात बेहतर वहन या की वह मतलब है इस दायरे में निकलना चाहना पर खैर मैं मुड़ी जुला स्कूलों ने हवाले करना
तो उस बड़ी खुश तुसें सारें की जे बुझी खुशी भी होसी कि इन सारियां गल्लें दे बावजूद साढ़े उत्थे जेह्ड़े टीचर से या असें उत्थे जेह्ड़ी कोई मुदाखलत सी या असें उस जेह्ड़ी उस उप्पर जेह्ड़ा फंड कीता असें उत्थे स्कूल च प्राइवेट टीचर असें अपनियां रखियां और मजे नी गल जिन्ना जेह्ड़ा मैट्रिक ना इम्तहान होया ते 100% रिजल्ट आया 67 हाई स्कूल जेह्ड़े से साढ़े डिस्ट्रिक्ट पुंछ बिचा उस बिचा वो साढ़ा स्कूल टॉप आया तो हमारी थोड़ी जी कोशिश की वजह से असें इतना बड़ा कदे अचीव करी सकने हो तो कदे अस सारे लोग मिली अपने अपने स्कूलें एक एक दो दो अस गवर्नर बनी अच्छा उन्हें छोटी छोटी कुछ स्कूल टीवी लाई दे छड़िया कुछ कंप्यूटर लाई दे छड़िया कुछ पानी लाई दे छड़िया कुछ की करी छड़िया बजाय ने गवर्नमेंट ने लोकें महकमे दिखे बजी देखने रोज इन्हें बड़िया बड़िया गड्डियों पर कल भी असें उस स्कूला विच एक प्रोग्राम रखा उस हवाले कन्नै साढ़े मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन साहब और दूसरे साढ़े दीगर साथी सरदार इरफान सदक साहब और जो सरदार इम्तियाज साहब आसे वो बुलाए उन्हें की आख्या क्या साड़ी बिल्डिंग दी तो वो बस वादे करने पिछले 17 साल से बच्चे साढ़े जरा ना बाहर भेजी पढ़ने तो मैं तुझे ने इस टीवी ने हवाले करने अपने सारे जो बुझने वाले सुनने वाले लोग थे उन्हें कि मैं रिक्वेस्ट करना है कि जुन्ना तू साड़ी मदद करा अस स्कूल की बनाने कश्मीर कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने प्लेटफॉर्म पर तुस गच्छा तुसने की दस लिया भी कि उसे तुस पेमेंट करा कार्ड कने 5 पाउंड 10 पाउंड 20 पाउंड करा इंशाल्लाह अस तुसे की जियो असे डायलिसिस सेंटर बनाया जियो असे और छोटे मोटे काम किए आजाद कश्मीरी असे प्राइमरी स्कूल ने बिल्डिंग बनाइया अस ए भी तुसे की बनाई दसने और गवर्नमेंट की भी दसने क्या तुसे तो अलावा भी असे ने लोग दिल नदीम भाई एक चीज मारे जहन च आई नहीं और मैं जरूर पूछता हूं ये था कि जदू ये काम सारे तुस अपनी मजदूरियां 12 घंटे इथे करी तरीकी अपने आप की अपने बच्चे ने अपने फैमिली ने पेट कट्टी ते तुस उत्थे कोशिश करने आ कि कुछ ना कुछ वे वो जेड़े 50 तो 55 तुसे मुजफ्फराबाद बैठाए ने उन्हें नहीं हुन कप लिया वो किस लोड़ने वो क्या करने उन्हें नहीं क्या जिम्मेदारी बननी तुसे सब चीजों लोके की क्यों ना आखने कि अपने हुकूक वास्ते तुस उठो भाई उठने वाले ना है कि तुसे इंतजार करा के 12 बैठे ने उइया भेज ले करना चाहिए ना इसी कोई होगी नहीं साढ़े पैर नहीं भरा दे असने बच्चे दे लेकिन जेड़े वो 55 या 50 तुसे उत्थे बैठाए ने और करोड़ों रुपए नहीं अय्याशी ऊपर लगना उन्हें कोला कौन पुछसी फिर तुस जदों सारियां सहूलतां आप ही देनियां शुरू करी छुड़िया फिर उन्हें उत्थे बैठाए ना क्या फायदा था कभी सर मैं तुसे कहने बाखुदा में पिछले 17 साल सु अस ना सिर्फ उस स्कूल ने हवाले करने सारे बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल दे जेडे सब करप्शन नजर हुई ने अस गच्छी अस कमिश्नर की मिलने लोकल जेडे साढ़े MLA या कोई दूसरे सहीर साहब अल्लाह ताला उन्हें जनसीब करा बड़े अच्छे इंसान से साढ़ा उन्हें करने राबता रहा सारा कुछ हर जगह आवाज उठाने लेकिन ये ऐसे बेहिस कौम हो गई है कि ना इन्हें जलजले को डरने ना ये सलाबा को डरने ना की और इतने बड़े बड़े इन्हें पे तो ये कि तुम सोच नहीं सकते कि साड़ी जड़ी ना जड़ी उठना नहीं एलीट क्लास थी वो उनने की कोई फिक्र नहीं हो आप यकीन करें कि किसी सियासतदान से तुस आजाद कश्मीर सियासत कौन गल करा किसी मुसीबत वो सीरियस ही नहीं होना बस उसने उन्होंने बस ये गल होनी जी असी कोल फंड्स नहीं असी कोल अबे तुसी कोल गड्डियां जो फंड्स थे तुस जेड़ा ना 2.5 करोड़ नी गड्डियां तुसे रखियां उन्होंने पेट्रोल तुस लाने तुस गच्ची बस जल्द से अटेंड करने सारा की करने तुसे ने बच्चे बारूने ममालिक पढ़ने उन्हें सारी गल्लें तुसी फंड जेड़ा साढ़े गरीब लोग उत्थे उन्हें की यो साढ़े स्कूल ना प्रोग्राम दा जो इंडिया भी ब्रॉडकास्ट कीता वो शर्मिंदगी नहीं गल देखा इन्हें की उसको भी इन्हें सबक नहीं उठाया कि यार इंडिया जरा इस मसले की प्रोजेक्ट करना कि आजाद कश्मीर ने स्कूल ने हालदा जलजले तो बाद और इन्हें वो पैसा जरा सा वो जरा अब्दुल्ला इनको कंपनी सी वो सेंटर ही नहीं गया कि साढ़ा आजाद कश्मीर में जो एक मामूल बनता ना कि कल कुत्ता करप्शन करनी वाला तो केस ही नहीं गया चाची कोटा वो सिंध हाई कोर्ट ही गए मुड़ी पता नहीं 15 लाख रुपया के 20 लाख रुपया गवर्नमेंट आजाद कश्मीर उसने केसा ऊपर उत्ते लाया सिर्फ इस गल्ला कि साढ़ा एक्सीडेंट सा रावलो कोटा ना वो उत्ते मतलब भी वाइस केसा ऊपर बाद वो उस बंदे को पैसे मंगना सा कि तू असी की पैसे दा माड़ी अब्दुल्ला इनको माल के अपने आप ही गल हुई उन्हें अजी कि इन्होंने इतने बड़े बड़े मतलब इन्होंने मुंह इतने खुले ने बड़े कि उन्हें की फील की थी मैं कदा अमरीका ना कदा बजट ना छोड़ इन्हें की मैं रज जा नहीं सकना है
اس حالت تک اخلاقی طور پر گریاں اور اتنے پست ہوئیاں کہ خدا کی قسم اٹھاتے ہو کہ کوئی ٹیسٹ تو میس انہیں لوگوں کی نہیں ہونی. پاکستان نے زلزلے سیلاب نے حوالے کو نے آسی تے بڑی کلیکشن کری تے اور پرے کری بھیجے پیسے, لیکن اتنے نے وہ دیکھا جی وہ جڑی سارے حکمران طبقہ دا وہ باہر علاج کیتے تو جلنا ہوئے تو اتنے پاکستانی تسے علاج کروائی سکنے. اور مطلب یہ میں کسی ایک پارٹی کے حوالے سے میں بات نہ کرنا, میں کچھ اس نے گلا میں اتنے سارے نہ جڑے سڑے اتنے دیکھا آرمی نے ساری آرمی نے تو دیکھا کہ سارے پورے پاکستانی 12% زمین انہیں آرمی والے کیپچر کیتی نہیں. اور دنیا میں کئی شہروں میں جی کنٹونمنٹ ہے جڑے بہترین جڑے سارے سٹی دے انہیں بچکار وہ بیٹھے نے جی مطلب ہے انہیں بیگمات اور انہیں اولادوں اور انہیں جڑے بیوروکریٹس تھے یا جڑے سیاستدان دے وہ عیاشی کرنے سارے لوگ بیچارے ایک آج کل اتنا بھی مسئلہ ہو گیا کہ ساری سٹنٹڈ گروتھ اتنی ہے کہ سارے پورے اس گراؤں میں وہ دودھ نہیں لبنا اتنے بچوں کی پیوا جس خود کفیل سے کشمیری 1960 تک 1980 تک اصل نے ماوری پہنا بچے سارے گھر سب کچھ گھر جب پیدا ہونا سا. اور آج کل انہیں لت لگی ہے جی کہ سبزی بھی جڑی آنی وہ نالا لئی نے گندا بنے وہ نالے سبزیاں بنائی دا آنی راولا کوٹ بیچن آسو دودھ بھی راولا کوٹ گندا دودھ آنی دا اتر راولا کوٹ بیچن ساڑھے ارباب اختیار جڑے دے انہیں اتنی ہوکی نہیں کہ وہ ٹیسٹ تک کرو کہ انہیں وچ کیا بیماری ہیں کیا دا مطلب ہے. اور جڑا ساڑھے راولا کوٹ ہے نا جڑا نا 92% پانی جڑا دا واٹر پانی جڑا دا وہ جڑا نا گندے پانیاں کنے ملنا اور اسی چو کیونکہ ایتھے بن اوپر بورنگ کیتی نہیں اس کنے اوپر ٹوائلٹ نے ٹینک بنائے نہیں. ایتھے تو انگلینڈ میں تو کچی کسا زمینوں میں چو کری دیکھا ماں اور باقاعدہ تسے اتنے ٹریٹمنٹ پلانٹ لانے پینا وہ پانی صاف ہوئی دے زمینوں میں گہنا چاہینا. اور 92 بلکہ 93% ساڑا پانی جڑا نا وہ گندا پانی آس پینے اس کنے ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس سی اور کوئی ساڑا حکمران اس بارے میں گل کیتے والا تھیا یعنی کوئی جو مسئلہ بھی اٹھائے اتھے مطلب ہے. یہ صرف ساڑا ایک گل ایریا نہیں ساڑے پورے آزاد کشمیر میں آج کل ہر چیز انٹرنیٹ پر دی اس بیجی تو تھوڑے جی ریسرچ کرا اس اپنے لوگی کی کوئیاں مستفید کری سکتے ہیں کیا بہتر طریقہ آنی سکتے ہیں. اور میں گچی درخواست دیتی کمشنر صاحب کی کہ یار سر جی تو صرف اتنا حکم کری لکھی دے چھڑا کہ با حکم کمشنر راولا کوٹ میں حکم دینا ہے کہ اتنے گن جڑا ضرب زارے نے لوگ تے اتنے نالے بھی نہ سکتے ہیں. اور یقین کرا میں کی آنا میں لا دیکھسوں میں کروں آج تک اس بندے نے ہمارا وہ لیٹر اپروو نہیں کیا. اور وہ سارا گند اتنے پانی نہیں سکنے وہ پانی جو ہے نا اس کا نے کہا ہونا کہ جو چرند پرند جڑا ایکو سسٹم سارا وہ مرنے جلنے وہ یا وہ مائگریٹ ہونے جلنے کیونکہ اتنے فوڈ یا نہیں تو اتنے پھر قدرتی آفات تو ایلین نا جی ایلین مطلب ہے اس کا لگے کوئی بلا شبہ بہرحال اسی پھر بھی یہ دا کہ گو کے اپنے لوگوں نے مدد کرنا ہر آسے سارے نہ فرض بننا لیکن دعا پس ہے انہیں لوگوں نے ذمہ داری بننی جڑے گراؤنڈ پر دے کے جنہیں کی پیجنے انہیں کی رستے ہی چھکن کڈیں اور سری لنکا والے نا دیکھیں رپورٹوں اور اس طرح نا اتھے جڑا تھا وہ اپنے ارباب اختیار کو اپنے رائٹس انہیں کوشش کریں. ندیم صاحب تو سنو بھی بہت بہت شکریہ. آسنا ٹائم ہی تقریباً اینڈ پر لانا اور میں کہنے اسنے میں کہنے کو ہوسٹ بھی اسنے دے اینکر پرسن جناب سردار ساجد نواز خان صاحب میں 3-4 منٹ آخری انہیں کی دینے چاہنا ہے. ندیم صاحب تو سنا بہت بہت شکریہ کہ آج نے اس خاص پروگرام بھی تسیں اپنا نقطہ نظر رکھا. بہت بہت شکریہ. شکریہ جی شکریہ. سردار ساجد نواز خان صاحب اسے کہنے دے اور میں انہیں کو پوچھنے چاہنا ہے کہ آج نے اسنے میں چکے واپس آئے نے آج پہلا پروگرام دا 4 مہینے تو بعد اور اس سے دن نے موقع پر ظاہر ہے کہ شیڈیول نے مطابق بھی پروگرام مڑائے آج نہ دن نہ ہونا اور آج نہ دن بھی ایسا آیا کہ اس پر میں کی ایسے مہمان یا بلانے سے ظاہر ہے اور اس تو عام کوئی چیز نہ سی کہ جس پر آج اس گل کر رہا ہوں چونکہ آج نہ دن اسنی تاریخ بھی چیکیں اس کی انتہائی بہت سارے نا دیتے جائے سکنے لیکن مڑے نزدیک انتہائی کرب انگیز دن دا کہ اس دن نہ جڑا کرب دا وہ شاید آنے والی نسلیں بھی نہیں بھولی سکنے لگیاں. بہرحال میں سردار ساجد نواز خان صاحب کو پوچھتا کہ آج نے مہمانے کی بجھی تے او کس کنکلوژن پر پہنچنے آج نہیں ڈسکشن تو بعد آج نہیں گل بات تو بعد. جناب سردار ساجد نواز خان صاحب السلام علیکم خوش آمدید. وعلیکم السلام خالد صاحب امید ہے تس خرید کرنے والے آپ
सॉरी अपना शबीर साहब की सुनिया, अनवर साहब की सुनिया, नदीम साहब की सुनिया, देखा ऐसे सारे लोगों ने ये दर्द था। बसन नदीम साहब गल की थी कि इन्ने स्कूल को ने बसन तू सारे उन्हें की जाने आप इंशाल्लाह चलो पता आगे नदीम साहब को ने मुलाकात भी कर रहे थे बर्तानिया विच। मैं तुसे कि अपने एक स्कूल ना वाकया सुनना जेड़ा बोसा गला दा ज़ाहिर है उस स्कूल विच इस रियासत ने सबक स्पीकर जेड़े आजकल पीटीआई विच थे, उसके बाद सबक जनरल सबक सदर वो उस स्कूल पढ़े ने और मरे ताया मरहूम ने वो शागिर्द भी से। वो स्कूल 8 अक्टूबर 2005 ने जलजले विच जेड़ा सुबह 8 बजे 52 मिनटा पर आया सा। उस पर मैं चलो तुसे की थोड़ा जा गल भी सुना कि एक आर्मी जनरल सा उसको उन्हें पूछा मैं इन्हें सारे पर बल करिए रोशनी बस हुई उन्होंने क्लास भी इंसो इन्हें गीता ना कहता थोड़ा जा मेरे को ने खलिया है ए याद रखा कि आसे ना जरा टाइम दिया ना वासे बोलने यार 6 मिनट टोटल मुक्का ही छोड़ सो भाई साहब क्यों परेशानी कर रहे हैं यार तुसे मैं सही नहीं से बहरहाल क्योंकि मैं टाइम नहीं पाबंदी रमजान सा पहली चीज दुनिया जी रमजान में सा को चौथा या पंजवा रोजा सा मैं ज़रा सारी गल्ला ना याद आ तो बहरहाल उन्हें जनरल साहब को उन्हें पूछा कि जी जब जलजला आया तो तुस क्या कर रहे थे उन्हें में सुबह नाश्ता करने से बहरहाल ये सारी साड़ी जी कौम दिन नाश्ते लगी नहीं वो जो बुस गल इन स्कूल का सर तकरीबन 17 साल हुई है ऑलमोस्ट उसकी दीवारों आज तक ढही नहीं हो। उस स्कूल अंदर सबक सदर भी रहे स्पीकर भी रहे और बड़ी बड़ी शख्सियात रही हुकूमतें ने मशीर भी रहे लेकिन कुछ स्कूलों पर मुड़ी कौम नहीं किया बच्चे उस तरीका सर्दियों में पढ़ने बारिशें लईनी बुरी हालत ये इस कौम की मजमूई जी तुस आई सकने कि एक स्कूल ऑफ थॉट थी। फिर उसके बाद अगेन 8 अक्टूबर 2005 में जलजला अल्लाह ने ज़ात गरीक रहमत करे सारे जो लोग शहीद हुए मैं गुलनवाज भट्ट की जरूर याद करसा उन्होंने जिंदगी की खराज अकीदत पेश करसा। रियासत जम्मू और कश्मीर की तहरीक नो आज़ादी नो खूबसूरत चेहरा और ज़ाहिर है बड़ा नुकसान इस तहरीक आज़ादी कश्मीर के और बाकी दीगर जी तकरीबन 80,000 तो ज़्यादा अमवात हुई हैं उन्हें साथ ऐसे रियासत वास्ता एक काबिल तलाफी नुकसान सा। उस तो बाद का आया उससे दरमियान का उन्होंने सा मैं फिर ही अगेन जी पाकिस्तानी कौम इंटरनेशनल कम्यूनिटी सारे ने शुक्रिया भी अदा कर सो कि उन्हें बहुत बढ़ चढ़ के साड़ी मदद की थी और उससे मुझे रिगार्ड विच उन पाकिस्तानी सलाब दा मैं अपनी कश्मीरी कौम की बहैसियत एक इंसान दोस्त पॉलिसियों पर यकीन रखे वाले अगेन सारे लोगों को ला कि तुस भले कुसा एक छोटी फैमिली नहीं भी थोड़ी बहुत अगर कदा कुसा नहीं हेल्प करी सकने आज जो लोग मुश्किल बीतते उन्हें की मदद करा। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज ये इंसानी बुनियादें पर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंसानी बुनियादें पर सड़ी मदद की थी सड़ी जड़ी एक तहरीकी नजरियाती जंग दी व पाकिस्तान ने हुक्मरान तबके करने दी हिंदुस्तान ने हुक्मरान तबके करने दी वह कुछ कौम करने कुछ मजहब करने लोग करने नहीं है। दुआ उस पर है मैं एक इंटरव्यू की दासा सरदार अतीक अहमद खान साहब करने उसकी आज मैं गल इस कला कर रहा है 8 अक्टूबर 2005 में जलजला आया तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से सरदार सिकंदर याद साहब वज़ीर आज़म से और उसके बाद भी 2009 तक के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रहे फिर हाजी याकूब साहब आया से ठीक बाद में अतमाद हुई सी 2006 इलेक्शन हुए से दोबारा इस पूरे अरसे बीच मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही सारी और जी एक रोफ क्लासा की रिपोर्ट थी एक क्वेश्चन में पूछा सा उन्हें को कि $5 अरब ये शबीर साहब 300 मिलियन की गल की थी ये भी कोई रिपोर्ट हो सकनी बहरहाल आई एम नॉट देयर टू लाइक कॉन्फ्रेंट टीम लेकिन जी रोफ क्लास है पाकिस्तान एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे $5 बिलियन न जरा पूरा उस बालाकोट मुजफ्फराबाद उसके बाद गड़ी दुपट्टा ये सारे इलाके वास्ते जोड़े पैसे आए $5 बिलियन न गबन किया पाकिस्तानी जनरल नहीं हुकूमत सी उन्हें जनरले पैसे खा दे जरा पुराना उन्हें कोल टाटा से टेंटा से सामान साहब फौजियों को उन्हें कटी तासीन की दित्या जो दुनिया तो बेहतरीन टेंट थर्मल किस्म ने जो लाइफ सेविंग तो सारी सकने के इक्विपमेंट्स होने वो सारे जो इन्हें फौजियां आप हेठ भाई ये भी तारीख थी चलो को नहीं बोना मेरा बासन हो इतने बड़े चोर दे ऐसे पर भेजे ने आखिर मतलब है ये मासरो माड़ी गल बुझा ये पाकिस्तानी फौज ने किरदार सा जी उस रियासत अंदर सा 80,000 जो लोगों की अमवात हुई शहादतों हुई उन्हें लोगों की मुड़ी दफन करना कफन दफन का निज़ाम ये बहुत बड़ा मुश्किल मरला सा और बड़ी आ सकने कि लोग बहुत जदोजहद की थी इस पर मैं तुझे कि चलो इसको ना एक और गल जोड़ना कि क्यूबन डॉक्टर्स आए पूरी दुनिया ने लोग आए क्यूबा एक मुल्क सा उन्हें स्कॉलरशिप्स ने भी ऐलान किया साढ़े स्टूडेंट्स वास्ते तकरीबन को 10,000 स्कॉलरशिप्स ऐसी कि जेडे साढ़े स्टूडेंट्स की मेडिकल और डिफरेंट आई सकना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अंदर उन्हें की लभे ना वो भी जड़ियाँ सीयां वो सारिया ने आपस ही बनिया साढ़े लोगों की स्कॉलरशिप्स या उन्हें की तालीमी जरा मामला सा उन्होंने नहीं हो सकिया ये भी बड़ी शर्मनाक गल दी
اور اس حکمران طبقے کی شرم آنی چاہیے. میں تو ایک اور دسنا سے ایک چیز جوڑی کہ یہ جڑا اج ندیم صاحب گل کی تھی کہ سلاب صاحب باقی یہ لوگ جڑا رولنگ ایلیٹ تھی پولیٹیکل ایلیٹ تھی اس پر پیسے کھائے پہ نہیں اور اس طرح جدوں کوئی چیز آنی تو 12 پیسے آنے اور یہ لوگ اپنی جیواں گرم کر رہے ہیں. سر میں اس دسنا کہ 92 آزاد کشمیر اندر اور اس پورے علاقے ایک بہت بڑا سیلاب آیا سا. اس سیلاب کو ایک گراؤنڈ بنتا سا مظفر آباد لوور پلیٹ نہ علاقہ دا جڑا وادی نیلم کرنے دا شیل پیٹرول پمپ نہیں اس نے پیریفریز بنی ہیں. اس اندر آج بھی اس ٹائم پی ٹی آئی نہیں گورنمنٹ نے ایک سٹنگ منسٹر جڑے دے اس زمین پر انہیں قبضہ کیتا نا. عدالت اندر کیس موجود ہے سٹے وانا اتنے اپنی کو پراپرٹی بنا رہے ہیں ان کو 30-32 کنال لیے زمین دی. میں اس پر ڈاکومنٹس کٹھے کرا پہنس میں اس پر پروگرام کر سا میں اس پروگرام میں جس گل کی شامل کیوں کیتا 92 سیلاب تو بعد وہ جگہ تھوڑی جی کریٹ ہوئی ہے جگہ بنتی اور یہ جڑے پی ٹی آئی نے اس ٹائم سٹنگ منسٹر دے ان نے اس جگہ پر قبضہ کرا پے نے. اور میرے کو ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ اس گراؤنڈ اندر کیونکہ ذرا ریاست نہیں ملکی سی وہ کچھ عام شخص نہیں تھا آسی نہ سی اس نے اقسامی باڑی تو نہ سی وہ تو اتنے جڑے 8 اکتوبر 2005 نے شہدا سے انہوں قبروں دیاں اتنے اور یہ اتنے بے بس اتنے بے غیرت قسم نے حکمران دے. آئی ایم سوری ٹو سے دس بٹ دیا اے اس قبرستانے کی بھی ختم کری تے اس اوپر وہ اپنی بلڈنگوں دا پراپرٹیاں بنایا پے نے. اے اس ٹائم پی ٹی آئی نے ایک سٹنگ منسٹر دا میں آنے والے دنوں وچ پروفس کرنے میں ہماری ٹیم اس پہ انویسٹیگیشن کرا پی نہیں اور میں اگین جڑے لوگ ایسے کہ دیکھا پے نے میں اس پر آکساں کہ رہا اتنی تسے شرم نہیں آنی کہ قبرستان دا ریاست نہ اتنے شہدا دے اور او شہدا دے کہ جن کو نے اتنا المناک سانحہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے یہ قبریں کی مسمار کری تو اوپر اپنی پراپرٹیاں دا ہوٹل دا پلازے بنایا پے نے اے حکمران طبقے نہیں ہوکی دی. پھر اگین جدوں بھی کوئی زلزلہ نہ کوئی اس طرح کی قدرتی آفت نہیں تو جڑے حکومت نہیں اس کو آزاد کشمیری کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو میکینزم تے تھیا نہیں یا وہ فوجیوں کو پیسے کھاوانے ویسے ہی کھا دینے بہت شوقین دے فوجی تسے پتا جنرل جڑے دے اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ انتظامیہ جڑی دی اس اگے چیزاں دینے کے چلو تس ری ہیپ نے ریسکیو نے سارے آپریشنز کرا. سر گل دس رہی تھی کہ یہ وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ دی کہ جڑی تسے نے لوگوں نے پٹواریوں نے کیس تحصیلداروں نے کیس تسے لوگوں کی ویسے بھی انصاف نہیں دیا پے نے بڑی ان لوگوں کو جدو سارے اختیارات آنے پیسے آنے اور والے دن بھی سائی صاحب پروگرام کرنے ہیں انشاءاللہ چونکہ میں بھی 4 مہینے لائی تا آیا نا اس تے بہت کیدا دسے جو گا تسے 4 مہینے راولا کوٹ لائے ہیں نا تو تسے کولا بہت کے سیکھنا پیسی لوگ 4 مہینے کیتا ہو برحال میں ون لائنر تو میں میں کنکلوڈ کر رہا ہاں جا کنکلوڈ کر رہا چونکہ اس کو ٹائم ختم ہوئی گیا میں ٹائم بڑی ٹائم ہے نظر دی سر ڈونٹ وری سر آخر نا مطلب ہے کہ یہ جی ڈسٹرکٹ انتظامیہ دی سارے معاملات اس کو لڑنے اتھارٹی اس کو لڑنی ایگزیکیوشن نہیں پلاننگ نہیں اور اس کے بعد انہیں ساری چیزیں کی کنڈکٹ کیتے نہیں یا کمنٹس کیتے نہیں یہ سارے پیسے اوہ لوگ کھانے. اگین اگر کہتا ہے کوئی خدا نخواستہ زلزلہ ہوا ہے کوئی طوفانی بارش ہوا ہے کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے یا سیز فائر لائن پر گولہ باری ہونی لوگ متاثر ہونے کیا ریاست کو انہوں ڈیٹا موجود تھا کیا ریاست کو کوئی ایجا ادارہ موجود تھا کہ جڑی قدرتی آفت ہے آئدر اٹ از آئی سکنے کو آرٹیفیشل کلائمیٹی ہے یا نیچرل کلائمیٹی ہے اس پر لوگوں کی زندگیاں بچائیں جائیں اور انہیں کی ریسکیو اور ریلیف دیا جائے. آج تک کوئی ادارہ نہیں بنتا نا ایسے کیا سیکھا کہ دارا یہ دارا کا گاؤں ہے اس میں 2 کمرے ہیں یہ اس کا گھر ہے اور دارا 40 سالیں پہلے بھی دارا سا تھا آئی بھی دارا ہے تھا وہ کدا سدھریا نہیں. لہٰذا ریاست نے ادارے کی فارمولیشن کرا اور اداریوں کی تس یہ چیزاں کرا کے لوگوں کی انصاف بھی دیں اور اس کے بعد ان چیزیں لک آفٹر بھی کریں اور کچھ ہے مشکل صورتحال وچ وہ لوگوں کی ریسکیو ریلیف آپریشن بھی دیں. ریاست کو کوئی ایجا ادارہ موجود نہیں ہے. بہرحال افسوسناک گل دی اور میں ونس اگین شہدائے کشمیر جڑے دے اس زلزلے نے انہیں جڑی سی بہتر درجات کی دعا کرساں اور ہدایت کی دعا بھی کرساں جڑے لوگ زندہ بچی ہے اس زلزلے تو بعد. سارے واسطے شکریہ بہت بہت شکریہ جی. سارے دیکھے والے کی 2-3 منٹ اس نے اوپر ہوئی میں خاص چیز چونکہ میں کیا ہونی ہے پیغام ایک لبا دعوت لبی اس نے حوالے کرنے گل کرساں کہ یہ تو اج نا پروگرام جڑا دا وہ یقیناً 8 اکتوبر 2005 نے اس قیامت کے زلزلے وچ اپنی جانا گوانے والی یاد وچ دا اور انہیں نے نا کیتا ہے پروگرام آج نا کرنے ہمیں برطانیہ وچ یعنی بلیتا وچ رہے والے جڑے بھی ایتھے کشمیری رہنے اور خاص کری جڑے سیاسی ایکٹیوسٹ دے سیاسی سرگرم کارکنان دے مختلف پارٹیاں نے
उन्हें वास्ते एक इतला दी मैं तक उन पैगाम पहुंचा और हमारा प्रोफेशनल ये जिम्मेदारी बननी कि जब मैं कैमरे ने सामने दसता है अगर ऐसा कोई पैगाम पहुंचना तो तुझे तक जरूर पहुंचा। वो है कि बरतानिया विच कायम जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी जिसने मरकजी सदर रियासत जम्मू कश्मीर ने अंदर सरदार लियाकत अयात खान दे उन्हें ना बरतानिया चैप्टर ना कन्वेंशन जिसकी उन्हें फ़हीम अकरम शहीद कन्वेंशन ना ना दिता ना वो कल बरतानिया विच उन्हें आए थे और बरतानिया ने शहर नॉटिंगम विच कल 3 बजे उन्हें ना कन्वेंशन दा उन्हें तरफा उन्हें जिम्मेदारान तरफा दावत दी के आज़ादी पसंद कश्मीरी जिहड़े रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी ऊपर ईमान रखने और रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी की है उस पूरे साउथ एशिया वास्ते बल्कि एक जड़ा आख सकना उसके एक रोशन मुस्तकबिल वास्ते वो ये तसव्वुर करने ये सोचने के खुद मुख्तार कश्मीर है उसने जामन दा उन्हें सारे लोगों की दावत दी कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी ने फ़हीम अकरम शहीद कन्वेंशन में कल 3 बजे नॉटिंगम में होने वाले उसी शिरकत करें। चूँकि शायद मैं रावलाकोट ने लहजे विच बोलना है और यकीनन बहुत सारी मिक्स बोलना है लेकिन ये जड़ा दा वो करने मैं उर्दू विच भी तुसे की दस छड़ा कि जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी बरतानिया का फ़हीम अकरम शहीद कन्वेंशन बरतानिया के शहर नॉटिंगम में कल दिन के 3 बजे मुनक्कद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के जिम्मेदारान की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ादी पसंद आज़ादी और खुद मुख्तारी के खाखां रियासती बशिंदे बरतानिया में जो मौजूद हैं उन्हें दावत दी जाती है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के कल एतवार को दिन के 3 बजे बरतानिया के शहर नॉटिंगम में होने वाले इस कन्वेंशन में शिरकत करे और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाएं कि रियासती बाशिंदे अपनी रियासत की तकसीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी के अलावा उन्हें कोई हाल कबूल नहीं होगा। इस ऐलान करने तुसे कोला मैं इजाजत ही मंगना है आइंदा माड़े जड़े प्रोग्राम होने रहने ओ इन्हीं में तुसनी खिदमत विच हाजिर होना रहे माँ बोली हर हफ्ते की शामी 6 बजे और इस तरह जो बाकी माड़े प्रोग्राम दे वो भी हुन जारी रेले। अपनी दुआएं भी याद रखा और देखने रहा बे आवाज़ नहीं आवाज़ अपनी रियासत नहीं आवाज़ अपनी आवाज़ जम्मू कश्मीर टीवी अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ज़िला मीरपुर के नवाई इलाके असलामगढ़ न्यू सिटी में चोरों ने एक और कामयाब वारदात कर डाली। चंद हफ्तों के दौरान चोर दूसरी मरतबा रात की तारीकी में ट्रांसफार्मर से कॉइल्स निकाल कर ले गए। ये तीसरा ट्रांसफार्मर है जिसकी कॉइल्स चोरी की गई। ताहम इस्लामगढ़ पुलिस की सुस्ती के बायस अभी तक चोर नहीं पकड़े जा सके हैं। अलियान न्यू सिटी ने चोरी की इन वारदातों पर शदीद तफ्तीश का इज़हार करते हुए मुतालबा किया है पुलिस जदीद तरीके इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर चोरों को पकड़े और इनसे चोरी शुदा कॉइल्स बरामद करे। इन चोरों को करार वाकई सज़ा दी जाए जो 200 kV के कीमती ट्रांसफार्मर को नकारा बना रहे हैं। इस्लामगढ़ पुलिस ने वारदात से मुतल्लक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इससे पहले भी मीरपुर और गर्दनवाब से कई ट्रांसफार्मर्स की कॉइल्स को चोरी किया जा चुका है और वो सिलसिला ताहाल जारी है, लेकिन अभी तक कोई मुलज़म गिरफ्तार नहीं हो सका जो कि बाइसे तफ्तीश है।
امریکہ کے شہر ڈیلاس میں گزشتہ شام یوکرین اور جموں کشمیر پر قبضہ کا تقابلی جائزہ کے موضوع پر ڈیلاس ٹیکساس میں کشمیر گلوبل کونسل کے زیر اہتمام سیمینار منعقد ہوا، جس میں امریکی رائے عامہ سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، سیاسی رہنماؤں اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سیمینار کے شرکاء نے یوکرین اور جموں کشمیر میں قبضے کی مماثلت پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یوکرین اور جموں کشمیر پر قبضے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ سیمینار میں مقررین نے جموں کشمیر اور یوکرین سمیت دنیا کے دیگر کئی علاقوں میں فوجی طاقت کے ذریعے کمزور قوموں پر قبضہ کرنے کے بڑھتے ہوئے خطرناک رجحان پر تشویش کا اظہار کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے امریکی دانشوروں انیٹ فرینچ، بیورلی ہل، رابرٹ شائک نے جموں کشمیر کے عوام کے غیر مبہم مطالبہ خود مختاری کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت، پاکستان اور چین کو جموں کشمیر سے فوجیں نکال کر جموں کشمیر کی خود مختار حیثیت بحال کرنی چاہیے۔ یوکرین سے دمتری بلاشوف نے ویڈیو لنک کے ذریعے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں بھی کشمیر کی طرح بہت سی قومیتیں آباد ہیں، مگر یوکرینی عوام ان مفروضوں کی بنیاد پر اپنے ملک کی تقسیم کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کشمیری عوام سے کہا کہ وہ بھی یوکرینی عوام کی طرح اپنے ملک کی تقسیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر گلوبل کونسل کے صدر فاروق صدیقی نے کہا کہ مغربی ممالک یوکرین اور جموں کشمیر پر قبضہ کرنے والوں کو یکساں نظر سے دیکھیں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے الطاف قادری نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں تنازعات کو منصفانہ بنیادوں پر حل کرنے کے لیے قابض ملکوں کے بجائے براہ راست عوام جو قبضے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں ان سے ڈائلیگ کرنے کا میکانزم بحال کرنا چاہیے۔ کانفرنس کے میزبان راجہ مظفر نے شرکاء سیمینار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے عوام کو آج جس صورتحال کا سامنا ہے اس سے جموں کشمیر کے عوام انڈیا، پاکستان اور چین اور بھارت کے درمیان ہوئی جنگوں اور مسلسل فوجی تناؤ کی صورت میں سامنا کر چکے ہیں۔ جموں کشمیر میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور ہزاروں کو ترک سنت پر مجبور کرنا پڑا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما اور مسلم ڈیموکریٹک کاسٹ کے پاکستانی امریکی صدر سید فیاض حسن نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان نے اپنے رویوں سے ظاہر کیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی آزادی کے آپشن کے خلاف یکساں سوچ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک پاکستانی نژاد امریکی ہونے کے ناطے دونوں ممالک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جموں کشمیر سے اپنی افواج نکال کر کشمیری عوام کو اپنی ریاست کا نظام سنبھالنے اور چلانے کا موقع دیں۔ سید حسن نے کہا کہ دونوں ممالک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے دنیا کو بلیک میل کرنے کے لیے اس خطے کو دنیا کا ایٹمی فلیش پوائنٹ اور خطرناک تنازع کے طور پر پیش کیا ہے۔ سیمینار میں یوکرین میں روس اور جموں کشمیر پر بھارت پاکستان کے مشترکہ قبضے کے خاتمے کے لیے یوکرینی اور کشمیری عوام کی بہادرانہ جدید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سیمینار میں پاس کی گئی قراردادوں میں آزادی اور خود مختاری کے لیے یوکرین اور جموں کشمیر کے عوام کی واضح حمایت کا اعلان کیا گیا۔ سیمینار میں منظور کی گئی ایک اور قرارداد میں بھارتی حکام کی طرف سے کشمیریوں کی جائز سیاسی مانگوں کو خاموش کرنے کے لیے سخت قوانین کے استعمال، من مانی ہراستوں، بڑھتی ہوئی پولیس بربریت اور جعلی مقابلوں کی مذمت کی گئی۔ کانفرنس میں روس، بھارت اور پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ یوکرین اور جموں کشمیر سے اپنی قابض افواج کو نکالیں اور جموں کشمیر اور یوکرین دونوں کی قومی سالمیت کا احترام کریں۔ کانفرنس میں بھارت اور پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ جنگ بندی لائن کے دونوں جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایشیا واچ کو جموں کشمیر کے تمام ریجنز کو دورہ کرنے کی اجازت دیں۔ سیمینار کے نظامت کے فرائض وی او کے چیف ایگزیکٹو قاضی مجیب نے ادا کیے اور ان کی معاونت اٹارنی آشیا نے نبھائی۔ سیمینار سے خطاب کرنے والوں میں انسانی حقوق کی علمبردار بیورلی ہل انیتا فرینچ، سوسان موٹلے، رابرٹ شائک کے علاوہ کینیڈا سے آئے ہوئے کشمیر گلوبل کونسل کے صدر کشمیر رہنما فاروق صدیقی، جموں کشمیر لبریشن فنڈ کے قائم مقام چیئرمین الطاف قادری، ڈیلس سیمینار کے میزبان راجہ مظفر، کشمیری پنڈت رہنما ویر کشمیری، منیر بیگ، ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما سید فیاض حسن، ممتاز قانوندان بیرسٹر توصیف کمال، JKTV امریکہ کے صدر سردار حلیم، ساؤتھ ایشیا ڈیموکریسی واچ کے بورڈ ڈائریکٹر آفتاب صدیقی، کشمیر گلوبل کونسل کے بورڈ ڈائریکٹر انجینئر قاسم کھوکھر اور دیگر شامل ہیں۔ ملک افکار JKTV جموں کشمیر۔
जंग नहीं है। इससे यहाँ पर नहीं, दिल्ली में भी, शाहीन बाग में, मैं वहाँ पर भी स्टेज पर बोला हूँ यही बात कि जितने नॉन मुस्लिम लोग इस कानून के खिलाफ खड़े होंगे उतना उनके लिए भी अच्छा है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी समझना। दूसरी बात कि हमने यहाँ पर इतना बड़ा तिरंगा देखा है, मगर मैं कहता हूँ जब पिछले जम्मू मस्जिद दिल्ली में जो एहतजाज हुआ है, जहाँ पर इससे बड़ा तिरंगा जम्मू मस्जिद के गेट पर लहराया गया उसमें, तो तिरंगा बार बार लहराना पड़ेगा। ये उनके घर की जायदाद नहीं है और हिंदुस्तान जिंदाबाद हम सबका नारा है। और हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो प्रेम्बल है, उसको हम हिफाजत करना हमारा पहला फर्ज है। तो इसलिए हम सब लोग आप देख रहे हैं कि हर बार कोई ना कोई टोली अपने जुलूस लेके आती है और उनके ऊपर जो है तिरंगा फहराया हुआ है। इसलिए तिरंगा हमारा अपना, ये हमारे हाथ से ना छीन ले। ये दो चीज़ें जो जिसके आधार पर वो हमें डरा रहे हैं, वो जरूरी है कि हम हर बार तिरंगा उनको दिखाएं। और अभिजीत यहाँ पर अभिजीत को इसलिए मंत्र ले रहा हूँ कि आप हमें जानबूझ कर जो गैर मुसलमान लोग हैं वो इस जमीन में शामिल होने चाहिए, इसलिए अभिजीत को दे रहा हूँ। शुक्रिया इंदर भाई को। और साथ साथ में जो लोग अभी हैं, मैं talking on Israeli settler state, India, neocolonialism, and the case of Kashmir. Our next talk will be on Thursday, 31st January 2023, at the same time, 6 p.m. Palestine time, by renowned activist Tariq Ali, who will be talking on the global implications of the India-Israel relationship. We are holding this talk while recognizing the intensification of Israeli attacks on Gaza and the continuing oppression of the Palestinian people. Our intention in this series of talks is to offer a basis for solidarity with those struggling for freedom and justice in the Arab and South Asian worlds. Whilst our first talk attracted a personal attack on me by the supporters of the Israeli settler colonial project, the necessity for voices to stand up to injustice is ever more pressing. And we hope that these talks are part of an opportunity to build networks of resisting peoples so that we can learn from each other's experiences. And today, I'm really delighted that we have a speaker who's produced some of the best academic and popular literature on the Kashmir struggle and resistance movement. Atazia is a political anthropologist, poet, short fiction writer, and columnist. I think to earn money, she's an associate professor at the Department of Anthropology and Gender Studies program at the University of Northern Colorado in the US. Atta is the author of Resisting Disappearances, Military Occupation and Women's Activism in Kashmir, which is an amazing book if you can get hold of it, which won the 2020 Gloria Andalusia Honorable Mention Award, the Public Anthropologist Award, and Advocate of the Year 2021. She has been featured in the FemList 2021, a list of 100 women from the Global South working on critical issues. She's the co-editor of Can You Hear Kashmiri Women Speak? Resisting Occupation in Kashmir, and A Desolation Called Peace. I'm really happy that Atta is also a poet, and she's published a poetry collection called The Frame, and another collection is forthcoming. In 2008 and 13, Atta's ethnographic poetry on Kashmir won an award for the Society for Humanistic Anthropology.
She's the founder editor of Kashmir Lit, and is the co-founder of Critical Kashmir Studies Collective, an interdisciplinary study network of scholars working on the Kashmir region. Today, she will talk to us for about 20 minutes, which will be followed by a question and answer. Please put your questions in the chat box in Zoom if you're joining us in that way, or in the chat function on Facebook as we're going along. Also, if you can please share the Facebook link on your social media feeds, that would be really appreciated. I'd like to hand over to Ada. Thank you so much, Professor Kalra, and thank you so much to the Palestinian Studies and also Professor Ali for inviting me for this talk. And I had prepared some remarks that were written remarks just in the interest of time, but I feel like the way we format it now, which is 15 to 20 minutes, and then we have Q&A, I'll just let go of the paper and just talk about my topic today, which is Israeli settler state, Indian neocolonialism, and the case of Kashmir. One of the earliest discussions that I was having with the organizers when we were talking about this panel today, this talk today, was, is India learning from Israel? And is this Israelification, or, you know, all those things that we think of when we think about the two parallel struggles of the Palestinian and Kashmiri people? So one of the things, and I know that the ground has already been laid by Professor Wilson with regards to the Zionism and thinking about Hindutva. So I don't really need to go there, but I did want to say at the outset that while we think of Kashmiris and the Kashmiri struggle, and when we think about the Palestinians and the Palestinian struggle, and both of them parallel, it does come across that there are a lot of similarities, because they are one of the, or the two of the oldest issues or disputes on the agenda of United Nations. But at the same time, there are a lot of differences which we need to keep in mind, and also to think about Israelification of Kashmir would not be doing justice to either of the two struggles. So I would, which is why I felt like that I have to really separate Israeli settler state and see what kind of learning India does, if at all, from the Israeli settler state, and what does Indian neocolonialism look like, and what is actually the case of Kashmir. So what this talk today does is tries to reiterate that India has its own brand of settler colonialism in Kashmir, and that's something that we need to consider. It's its own historical structure. And there is transference of technologies from Israel to India, and there's a lot of back and forth right now, and we know how friendly they have gotten over the last 50 years, and how friendly they are now, and how in sync with each other they are. That's very palpable through the technologies of punishment that are used on people. So we'll come to that later, but I just to talk about a little bit about Indian neocolonialism, or Indian imperialism, so to speak. We don't have to go too far. We have a very recent example of what happened in Kashmir in 2019, even though the thing that happened in 2019 in Kashmir was not something new. So just to go back to the event, in 2019, August 5, what happened was that India unilaterally and militarily took away Kashmir's autonomy. And when we think about Kashmir's autonomy, what did that look like? That needs to be reiterated a little bit. That looked like it was sort of a negotiation that had been done by client politicians of Kashmir in 1947 with the Indian politicians, and they had negotiated this status for Kashmir, which was a semi-autonomous status for the region, where they would have control over some of the things. India would have control over some of the things, which was communication, currency, and foreign affairs. Of course, defense is kind of like implicit in all of that. And then Kashmiris would take care of the local governance, and they would take care of everything else that came under administering the territory. So that was kind of a truce that they had come to in 1947, and it came into effect in 1949. And after that, and part of that was also that there is going to be a plebiscite under the United Nations mandate, and the plebiscite would decide whether Kashmiris wanted to go with Pakistan, or they would want to go with India. And
implicit in all of that is that Kashmiris also want to be independent, which was not part of what the fleeing colonists had left as one of the resolutions, but it was, again, thinking about these larger democracies that Kashmiris had to join the larger nation states. But Kashmiris were, even in that point in time, for independence and still are for independence. And that is one of the key issues that Kashmiris are fighting for as their resistance continues in different phases and different forms. So 2019 was kind of this watershed mark in Kashmir's history in a different way, which was it became re-internationalized. And the reason I say it's re-internationalized was because from 1989, what India had done, what India had told the rest of the world was that there was this arms struggle that started in 1989 because democracy had failed in Kashmir. And there's a lot of invisibilization that happens with all of those narratives that have been thrown around and that the world has also bought and sold as well. So one of the things that thinking about democracy in Kashmir, democracy never existed in Kashmir. And I also have problems with a democracy per se, but that's a separate thing altogether. But democracy, as we know, people, by the people, for the people, of the people, that kind of a government, that never existed in Kashmir because Kashmir is a disputed territory. You cannot have elections in a disputed territory. And that is what the United Nations told India in 1950s when it held one of its first elections, that this is an out of order situation and the case is sub judice. Because remember, both Palestine and Kashmir were on UN agenda as disputed territories, which needed a resolve. So the election that was held first and foremost was never a legal way of governing Kashmir. But then occupied territories also need to be governed, so it could be kind of seen under that rubric. But India took that as something that laid a foundation of what it calls a democracy, but it's a weaponization of democratic politics, basically. It's a weaponization of tools of democracy, and one of them is the electoral system. So it put that in place, and then you had client politicians that fell in place and who would run along with that infrastructure that was created around the quote-unquote democracy. So that's what we see happening from 1950s onwards. They set into motion this politics of democracy, which till very recently has been very easy for the rest of the international community to kind of run with and to understand Kashmir through. But it's not a lens that Kashmiris look at it from. It's a completely imposed lens. So a lot of people, they collate that when elections are happening in a place, democracy is also in place. And I think that's something that has created layers of invisibility around Kashmir for the last 74 years, so to speak. And of course, we also see something similar happening in the Palestinian territories as well, occupied territories as well. So that's kind of a little bit about thinking about Indian neocolonialism, like how do we see it? How does it hide within what the world sees as a democracy? Because both Israel and India profess to be these largest democracies. That's what Modi said to the Prime Minister of Israel very recently, that they are the largest democracies in their own regions, so to speak. And I think that needs to be considered. What do we see as a democracy? Like when you see an occupation, a full-fledged occupation where people are repressed. If we think about Kashmir in this moment, everything has been criminalized, even breathing as a Kashmiri identity has been criminalized. And I think both Palestine and Kashmiris, they are fighting for the right to exist, basically call themselves who they are under the camouflages that the quote-unquote democracies have created around them and their issues. So 2019, what does 2019 tell us about the neocolonialism in Kashmir? And what does it also say about the post-colonial school of thought? And what does it say about post-coloniality or the post-colonial thought that has been used as a lens to understand India, and that has also been used as a lens to understand other non-Western cultures? I think it's very important for us in this moment to understand that
post-colonialism has done much violence to issues like Kashmir and a Palestinian issue, because they don't really exist. In context of Kashmir, if you look at post-colonial literature that kind of thinks about India and that has the subaltern school of thought, till very recently, no one even talked about Kashmir. And Kashmir has been an issue for the last 74 years from the creation of India and Pakistan, but also an issue before that. How does it get so invisibilized and no one asks a question about how is it that Kashmiris are still restive and resisting under what has been created, the superstructure around them of a nation state that calls itself a democracy? How is it that 70,000 plus people can be killed, both combatants and non-combatants, and you can have laws in place that criminalize a small assembly from 4 people to the bigger assemblies, whatever people can have, to protests? How can a media be criminalized to such an extent that today Kashmiri journalists are not able to write?